वहां पहुंचते ही काला कछुआ तुरंत गहरी नींद में सो गया और उसने आपको अनसुना कर दिया। और जब आप वहां पहुंचे तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि आप उस छोटे से द्वीप की गहराई की ओर चल पड़े। आपको पता था कि ग्रेट सीलिंग फॉर्मेशन का एक हिस्सा वहां मौजूद था। आप इस विशाल संरचना के संचालन को और करीब से देख सकते थे। लेकिन जैसे ही आप चले गए, काले कछुए ने अपनी आंखें खोल दी। अब वह बहुत असमंजस में था। वह सोच रहा था, क्या आजकल के युवा इतने साहसी होते हैं? द्वीप पर आपका पहला ही दिन था और आपने इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। तो आपको कष्ट सहना पड़ा। सीलिंग फॉर्मेशन तक पहुंचने से पहले ही आपको काले कछुए ने वापस पकड़ लिया। इसने अपना मुंह खोलकर तुम्हें धमकी दी और कहा कि अगर तुमने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो ये तुम्हें खा जाएगा। इससे आप तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या तुम सहयोगी नहीं थे? फिर से कुछ अप्रत्याशित क्यों हो गया? दरअसल काला कछुआ भी इस समय थोड़ा परेशान था। वह सोच रहा था, इस युवक की प्रतिभा अच्छी है और वह देवताओं के मार्ग का अभ्यास करता है। उसे लगा कि भविष्य में आपको इस सीलिंग फॉर्मेशन को पूरी तरह से तोड़ने का मौका मिलेगा। एक बार जब ये संरचना पूरी तरह से टूट जाएगी तो इसे बांधने वाली जंजीरें अपनी अधिकांश शक्ति खो देंगी और यह यहाँ से भागने में सक्षम हो जाएगी। बस बात ये थी कि तुम बहुत लापरवाह थे, इसलिए इसे तुम्हें सबक सिखाना और तुम्हारे मन में कुछ आदत पैदा करना जरूरी लगा। वरना अगर तुम इतने लापरवाह रहे तो तुम्हारी कम उम्र में ही मृत्यु हो सकती है, और कौन जाने कब तुम्हारे जैसा कोई दूसरा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति प्रकट होगा जिसे इस बंधन को तोड़ने का मौका मिला हो। उसके बाद तुम आज्ञाकारी हो गए और स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की हिम्मत नहीं करते थे। चौथे वर्ष में द्वीप के किनारे कभी कभार कुछ मछलियां पकड़ने के अलावा आपने कोई अन्य गतिविधि नहीं की। आपको यह नहीं पता था कि काले कछुए का व्यवहार पिछले सिमुलेशन से अलग क्यों था, लेकिन आप समझ गए थे कि इतने शक्तिशाली वरिष्ठ को उकसाना संभव नहीं था और अपनी जान बचाना अधिक महत्वपूर्ण था। जियांग यीफेंग ने वास्तव में ये देखा। उसे हल्का सिर दर्द था। ऐसा लग रहा था मानो उसका काल्पनिक रूप उस काले कछुए से सचमुच डर गया हो। यह मूल योजना से अलग था, लेकिन असल में यह उसके नकली स्वरूप की गलती नहीं थी। बात बस इतनी सी थी कि यह काला कछुआ बहुत ही अप्रत्याशित था। तुम तो पहले से ही मेरे सहयोगी हो, मुझे डराने के लिए इतनी अतिरिक्त परेशानी क्यों उठा रहे हो? अंत में जियांग यीफेंग ने आह भरी और चुपचाप एक वाक्य कहा, एक दिवसीय गहन सिमुलेशन सक्रिय करें। उन्हें लगा कि उन्हें वास्तविकता में हस्तक्षेप करना होगा। वह सिमुलेशन में इस तरह समय बर्बाद नहीं कर सकता था। डिंग, 24 घंटे का गहन सिमुलेशन सक्रिय हो रहा है, जिसमें 240,000 सिमुलेशन ऊर्जा खर्च हो रही है। पलक झपकते ही जियांग यीफेंग सिमुलेशन में प्रवेश कर गया। उसने जरा भी संकोच नहीं किया और सीधे द्वीप की गहराई की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह गहराई की ओर बढ़ता गया, उसने काले कछुए को थोड़ा हिलते हुए भी देखा। हालांकि सिमुलेटर के बाहर से जियांग यीफेंग ने स्पष्ट रूप से देखा कि इस बार काले कछुए का कोई बुरा इरादा नहीं था। उसे बस लगा कि वह लापरवाह है और चाहता था कि वह थोड़ा और सावधान रहे। चूंकि ऐसा था, इसलिए जियांग यीफेंग को स्वाभाविक रूप से कोई परवाह नहीं थी। उन्हें लगा कि सिमुलेटर ने पहले ही दिखा दिया है कि 1 साल बीत चुका है। काले कछुए को दोबारा हिलना डुलना नहीं चाहिए। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और वह छोटे से द्वीप की गहराई में पहुंच चुका था। जियांग यीफेंग ने विशाल सीलिंग फॉर्मेशन को कुछ बार देखा और उसे केवल यही महसूस हुआ कि फॉर्मेशन के प्रति गहन और समझने में कठिन है। उसने इसका विश्लेषण करने की कोशिश की और तुरंत ही उसका दिमाग हिल गया और ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। अंततः जियांग यीफेंग ने हार मान ली। उसे लगा कि ऐसी चीजें सिमुलेटर के लिए अधिक उपयुक्त हैं, इसलिए उसने सीधे सीधे एक वाक्य बुदबुदाया, गहन सिमुलेशन समाप्त करो। पलक झपकते ही जियांग यीफेंग की चेतना किंगशान शहर के जियांग हवेली में लौट आए। बिना ज्यादा सोचे समझे वह सिमुलेटर के विकास को देखता रहा। आपने पास ही स्थित विशाल सीलिंग फॉर्मेशन को देखा और एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। आप सोच रहे थे आप यहाँ कैसे पहुंच गए। काफी देर सोचने के बाद अचानक आपको एक एहसास हुआ और आपने मन ही मन कहा, क्या वास्तविकता मुझे प्रभावित कर रही है? चावन, खेती का स्तर 8वें स्तर के गठन जादूगर को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि आप द्वीप के इतने अंदरूनी हिस्से तक कैसे पहुंचे। आपने एक पल के लिए चारों ओर देखा और पाया कि काला कछुआ स्थिर था, या तो सो रहा था या आपको पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। इस प्रकार आपने सीलिंग फॉर्मेशन को देखा, इस उम्मीद में कि इससे आपको अपने फॉर्मेशन के दाव को बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। फॉर्मेशन रूम्स के विशाल विस्तार ने एक के बाद एक अपरिचित फॉर्मेशन पैटर्न को रेखांकित किया, जिससे आपके लिए उन सभी को एक साथ समझना मुश्किल हो गया। आप जानते थे कि आपकी वर्तमान फॉर्मेशन मास्टर उपलब्धियों के साथ आप इस सीलिंग फॉर्मेशन को पूरी तरह से समझ नहीं सकते थे। तो असंख्य आपस में गुथे हुए फॉर्मेशन पैटर्न में से आपने एक को चुना और उसका विश्लेषण करना शुरू कर दिया। आप एक बिंदु से शुरू करके धीरे धीरे उसे समझते हुए पूरी बात को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहते थे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे आप लगातार विश्लेषण करते रहे, आपको ऐसा लगा जैसे आपका सिर फटने वाला हो। आधे घंटे बाद आप और अधिक देर तक टिक नहीं सके और कुछ समय के लिए आराम करने का विकल्प चुना। लेकिन आपने हार नहीं मानी। आधे दिन आराम करने के बाद आपने एक बार फिर उस संरचना के विश्लेषण में जुट गए। उसके बाद से आपने यही दिनचर्या जारी रखी। आप प्रतिदिन रुक रुक कर सीलिंग फॉर्मेशन का विश्लेषण और उसे समझने का प्रयास करते थे। चौथे वर्ष में पूरा 1 वर्ष बीत जाने के बाद आपने उस एकल गठन पैटर्न के केवल एक छोटे से हिस्से का ही विश्लेषण किया था। इसके बावजूद आपको ऐसा लगा कि निरंतर विश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से संरचनाओं के बारे में आपकी समझ में काफी सुधार हुआ है। 5वें वर्ष में आपने उस गठन पैटर्न के आधे हिस्से का विश्लेषण किया था और आपको स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि आपके पास गठन के बारे में कई अलग अलग समझ हैं। 6ठे वर्ष में आपने उस गठन पैटर्न का विश्लेषण करना जारी रखा। 8वें वर्ष में आपने अंततः उस संरचना पैटर्न का विश्लेषण पूरा कर लिया, जिससे संरचनाओं के बारे में आपका ज्ञान काफी बढ़ गया। इससे आपका मूड बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जैसे ही आपने अपने आसपास के अन्य फॉर्मेशन पैटर्न को देखा, आपका दिल तुरंत फिर से बैठ गया। सिर्फ एक फॉर्मेशन पैटर्न बनाने में ही आपको 5 साल लग गए, और इस तरह के लाखों संरचनात्मक पैटर्न केवल उस क्षेत्र में ही मौजूद थे जिसे आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते थे। संपूर्ण सीलिंग फॉर्मेशन केवल आपके सामने ही नहीं था, बल्कि इसने पूरे दक्षिणी क्षेत्र को घेर रखा था। ऐसे कितने फॉर्मेशन पैटर्न होंगे, और इस संपूर्ण सीलिंग फॉर्मेशन को तोड़ने और चकनाचूर करने का तरीका खोजने से पहले आपको इसके अंतर्निहित तर्क का विश्लेषण और समझना आवश्यक था। आपकी वर्तमान विश्लेषण गति को देखते हुए आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इसमें कितना समय लगेगा। अफसोस, ये यात्रा लंबी और कठिन है, आपने आह भरी। हालांकि यह आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही था। यहाँ आने का आपका उद्देश्य केवल इस अवसर का उपयोग करके अपनी फॉर्मेशन मास्टर क्षमता को बढ़ाना था। जब आपकी फॉर्मेशन की दाव और भी बेहतर हो जाए, तो जब आप दोबारा स्पाइन माउंटेन जाएं, तो आप सीनियर लू वेआई द्वारा छोड़ी गई उस फॉर्मेशन की मरम्मत करने की कोशिश कर सकते हैं जो स्वर्गीय बिजली का सामना कर सकती थी। आप अभी जो कुछ भी कर रहे थे वह केवल सिमुलेशन की अवधि बढ़ाने और अपनी ताकत को लगन से बेहतर बनाने के लिए था। 9वें वर्ष में आपने नए गठन पैटर्न का विश्लेषण करना बंद कर दिया। इसके बजाय आप लगातार पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त अपनी उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करते रहे। इस समय आपको लगा कि संरचनाओं के बारे में आपकी समझ 8 पंक्ति संरचना को व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है।
आपने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया। हालांकि जब आप 8 स्तरीय संरचना बना रहे थे तब आपने केवल 5 संरचना प्रतीकों को ही उकेरा था, एक भी पैटर्न नहीं बना पाए थे। तभी आपके ची सागर में आध्यात्मिक ची समाप्त हो गई, जिससे आगे बढ़ना असंभव हो गया। आपने मन ही मन बुदबुदाया, क्या सचमुच ऐसा ही है? आपको इस स्थिति का कुछ हद तक अंदाजा था, लेकिन फिर भी आप इसे आजमाने से खुद को रोक नहीं पाए। फॉर्मेशन रून्स को आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उकेरा जाता है और फॉर्मेशन का रैंक जितना ऊंचा होता है, प्रत्येक रून को उकेरने के लिए उतनी ही अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तार्किक रूप से देखा जाए तो एक साधारण कोर फॉर्मेशन क्षेत्र का साधक अधिक से अधिक 4 स्तरीय फॉर्मेशन ही बना सकता है। कुछ प्रतिभाशाली लोग जिनके पास बेहतर आधार, अधिक गोल्डन कोर पैटर्न, बड़े चिसागर और अधिक आध्यात्मिक ची भंडार होते हैं, वे 5 स्तरीय या यहाँ तक कि 6 स्तरीय संरचना का आयोजन कर सकते थे, जो पहले से ही अत्यंत दुर्लभ था। 12वें दर्जे के स्वर्णिम कोर की आपकी दिव्यपथ साधना के कारण आप मूल ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते थे। साथ ही आपकी ऊर्जा सागर क्षमता, जो एक साधारण साधक की तुलना में 3 गुना अधिक थी, के कारण आप 7 स्तरीय संरचना का निर्माण कर सकते थे। लेकिन ये तो आपकी सीमा ही थी और 8 पंक्ति वाली संरचना बनाने की कोशिश करना अभी भी एक तरह का दिवास्वप्न ही था। आपने सिर हिलाया, लेकिन आप निराश नहीं हुए। हालांकि आप 8 स्तरीय संरचना का आयोजन नहीं कर सके, लेकिन यह आपकी संरचना संबंधी दाव की समस्या नहीं थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि आपके पास इसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। आपको विश्वास था कि जैसे जैसे आपकी ताकत में सुधार होगा, आप जल्द ही 8 पंक्ति वाली संरचना बनाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके अलावा 8 पंक्ति संरचना का आयोजन न कर पाने से यहाँ आने के आपके उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप मूल रूप से यहाँ फॉर्मेशन के दाव के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, ताकि आप लुवेयाई द्वारा छोड़े गए फॉर्मेशन की मरम्मत कर सकें। मरम्मत करना और व्यवस्थित करना अलग अलग चीजें हैं। मरम्मत के लिए जरूरी नहीं कि आपको फॉर्मेशन रून्स उकेरने की आवश्यकता हो, शायद केवल समस्याग्रस्त क्षेत्रों को निर्देशित करने की आवश्यकता हो। आपको लगा कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। 10वें वर्ष में काले कछुए द्वारा आपको अनंत सागर से बाहर निकाला गया और इसने अपना उद्देश्य प्रकट किया। काले कछुए ने आपको बताया कि वह भी एक कैदी था और इसने आपको चेतावनी दी कि जब आपका सामना किसी ऐसे शत्रु से हो जिसका सामना करना असंभव हो, तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, बल्कि कार्रवाई करने से पहले स्थिति का आकलन करें। तब आपको एहसास हुआ कि काले कछुए द्वारा आपको खाने की पहले दी गई धमकी इसलिए थी क्योंकि उसे लगा था कि आप शुरू में बहुत लापरवाह थे। 12वें वर्ष में आप किंगशान शहर लौट आए। 13वें वर्ष में अमरदासों का काला वस्त्रधारी व्यक्ति अवतरित हुआ और आपने देखा कि जियान परिवार का परिसर उसके एक ही हथेली के प्रहार से ढह गया। उसके बाद आपके पिता जियान फुशान अन्य लोगों के साथ आए, अमरदासों के काले वस्त्रधारी व्यक्ति को मार डाला और जियान परिवार के सदस्यों को वहां से निकलने के लिए नेतृत्व किया। आप भी समय पर पहुंचे, भीड़ का अनुसरण किया और स्पाइन माउंटेन की ओर चल दिए। स्पाइन माउंटेन पहुंचने के बाद आपने तुरंत सीनियर लुवेयाई द्वारा छोड़ी गई संरचना को देखने के लिए नहीं कहा। इसके बजाय आपने यहाँ शांतिपूर्वक साधना की और सूक्ष्मता से यह प्रकट किया कि आप 7 श्रेणी के गठन के उस्ताद हैं। 14वें वर्ष में एल्डरली ने आपको खोजा, इस उम्मीद में कि आप स्पाइन माउंटेन को कुछ उन्नत आत्मा संग्रहण संरचनाएं स्थापित करने में मदद कर सकते हैं, ताकि यहाँ के शियुक्सियानवादियों की साधना की गति को तेज किया जा सके। आपने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत सहमति दे दी। एडवांस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन 7 स्तरीय फॉर्मेशन है और आपकी अपर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण आपने उन्हें जल्दी से व्यवस्थित नहीं किया। अक्सर एक एडवांस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन आयोजित करने के बाद आपको कुछ समय के लिए आराम करने और स्वस्थ होने की आवश्यकता होगी। 16वें वर्ष में स्पाइन माउंटेन पर 5 उन्नत आत्मा सभा संरचनाओं को व्यवस्थित करने में आपको पूरे 2 साल लग गए। इस समय बाहर से ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि उन्नत आत्मा संग्रहण संरचनाओं द्वारा दूर से बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित की जा रही थी। 17वें वर्ष में स्पाइन माउंटेन में साधना का वातावरण काफी बेहतर हो गया। यहाँ के शियुक्सियनवादियों को अब स्पिरिट स्टोन के लिए अमरदासों को लूटने का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं थी। वे अब आसानी से उपलब्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से ही अपनी साधना में सुधार कर सकते थे। इस वर्ष आपको शियुक्सियनवादियों से कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में बड़ी संख्या में उपहार प्राप्त हुए। इनमें से स्पिरिट स्टोन की कुल संख्या 900,000 से अधिक थी। 18वें वर्ष में आपने स्पाइन माउंटेन पर काफी लोकप्रियता हासिल कर ली थी और हर कोई आप पर बहुत भरोसा करता था। इस वर्ष आपने एल्डरली से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आप सीनियर लुवेयाई द्वारा छोड़ी गई संरचना का अवलोकन करना चाहते हैं। आप इससे प्रेरणा लेकर अपने स्वयं के फॉर्मेशन मास्टर कौशल को बेहतर बनाना चाहते थे। 55 उत्तम योजना, मार्शल आर्ट में तीव्र सुधार। ये सुनकर सीनियर ली सीधे आपको वहां ले गए। इस बार सीनियर ली को आप पर जरा भी शक नहीं था। आपको उस स्थान तक ले जाने के बाद वह मुड़ा और चला गया। आप यहाँ पहले ही 5 साल से रह रहे थे और आपका चरित्र, साथ ही स्पाइन माउंटेन में आपका योगदान अनगिनत अन्य लोगों से कहीं आगे निकल चुका था। आप पर शक करने का कोई कारण ही नहीं था। बेशक यही आपका लक्ष्य भी था। अगर सीनियर ली को आप पर शक होता और वे आपके साथ रहते, तो सीनियर लुवेयाई द्वारा छोड़े गए फॉर्मेशन को ठीक करने में सक्षम होने पर भी संभवतः सीनियर ली ही बाधा डालते। आखिरकार ये संरचना वरिष्ठ लुवेयाई द्वारा छोड़ी गई थी और स्वर्गीय बिजली का सामना करते समय स्पाइन माउंटेन पर सभी साधकों के लिए एकमात्र जीवन रेखा थी। सीनियर ली ने आपको इस फॉर्मेशन में इतनी आसानी से छेड़छाड़ करने की अनुमति कैसे दे दी? अब जबकि सीनियर ली को आप पर पूरा भरोसा था और वह आपका पीछा नहीं कर रहे थे, आप स्वतंत्र रूप से इस फॉर्मेशन का अध्ययन कर सकते थे, इसकी मरम्मत करने का प्रयास कर सकते थे और इसके तेजी से पतन को रोक सकते थे। 19वें वर्ष में आपने सीनियर लुवेयाई द्वारा छोड़ी गई संरचना का अध्ययन करने में 1 वर्ष व्यतीत किया। हालांकि यह संरचना स्पष्ट रूप से दक्षिण डोमेन की प्रतिबंधात्मक महान संरचना से काफी अलग थी, जिसने दक्षिण डोमेन को सील कर दिया था। आपको लगा कि यह संरचना भी एक अमर संरचना होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल की पढ़ाई के बाद भी आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। यद्यपि आप अभी भी 7वीं श्रेणी के गठन विशेषज्ञ थे, फिर भी आपको लगता था कि आपका गठन सिद्धांत 8वीं श्रेणी के गठन विशेषज्ञ से कमजोर नहीं होना चाहिए। एक ऐसी संरचना जिसे आप अपने सैद्धांतिक ज्ञान के स्तर के बावजूद भी ठीक से समझ नहीं पाए, वह निसंदेह एक अमर संरचना होनी चाहिए। 8 पंक्ति संरचना के विशेषज्ञ का सिद्धांत शायद 8 पंक्ति संरचना स्थापित करने में सक्षम न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से 9 पंक्ति संरचना के अधिकांश भाग को समझ सकते हैं। आखिरकार वह संरचना ठीक आपके सामने थी, जो इस बात के बराबर थी कि उत्तर वहीं मौजूद था। यदि आपके पास उत्तर था और फिर भी आप समस्या को नहीं समझ पा रहे थे, तो इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि स्तर बहुत दूर दूर थे। आपको लगा कि शायद सीनियर ली समेत सभी ने सीनियर लुवेयाई को कमाका था। उन्होंने कहा कि सीनियर लुवेयाई की ताकत अपर्याप्त थी, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो अमर गठन स्थापित कर सकता है, वास्तव में कमजोर हो सकता है? कम से कम आपको इतना तो यकीन था कि वह कमजोर नहीं था। फॉर्मेशन के बारे में आपकी समझ के अनुसार उचित साधना के बिना इतनी जटिल अमर फॉर्मेशन बनाने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का समर्थन मिलना असंभव था। आपने ज्यादा सोचना जारी नहीं रखा। हालांकि आपको इस संरचना के कई पहलुओं की समझ नहीं थी, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आपको केवल इस गठन के मार्गदर्शक मार्ग को समझने की आवश्यकता थी। आखिरकार पिछली सिमुलेशन से आपको इस संरचना का कारण पहले से ही पता था।
इस संरचना ने स्वर्गीय बिजली को स्पाइन माउंटेन के भूमिगत भाग में निर्देशित किया और भूमिगत भाग में स्वर्गीय बिजली की उथल पुथल के कारण यह संरचना ध्वस्त हो गई। जब तक आप इस संरचना के मार्गदर्शक मार्ग को समझ लेते हैं और उस मार्ग का अनुसरण करते हुए स्पाइन माउंटेन में भूमिगत स्वर्गीय बिजली का पता लगा लेते हैं, फिर आप उसके स्थान के बगल में एक छोटा सा लाइटनिंग गाइडिंग फॉर्मेशन स्थापित करेंगे। इससे धीरे धीरे स्पाइन माउंटेन में भूमिगत रूप से सील की गई स्वर्गीय बिजली बाहर निकलने लगेगी और धीरे धीरे उसका क्षरण होता जाएगा। जब तक वे भूमिगत स्वर्गीय बिजली नष्ट नहीं हो जाती तब तक आपको लगता था कि इससे संरचना के पतन के संकट को अस्थायी रूप से कम किया जा सकेगा। 22वें वर्ष में 3 वर्षों के बाद आपने अंततः गठन के मार्गदर्शक पैटर्न का पालन किया और भूमिगत स्वर्गीय बिजली के स्थानों का निर्धारण किया। 23वें वर्ष में निर्धारित स्थान पर आपने एक उल्टी 7 श्रेणी की बिजली मार्गदर्शक संरचना स्थापित की। अगर अन्य महान सूत्रधार जिन्हें इसका कारण नहीं पता होता इस सूत्रधार को देखते तो वे निश्चित रूप से सोचते कि आपने जो कुछ भी किया है वह पूरी तरह से बेतुका है। किसकी बिजली की दिशा बताने वाली संरचना जमीन की ओर थी। जमीन के नीचे से बिजली कहां से आती होगी। जैसे ही आपकी संरचना ने आकार लिया, भूमिगत से बिजली की एक हरी चमक लाइटनिंग गाइडिंग फॉर्मेशन के माध्यम से निकली। एक जोरदार धमाके के साथ ये सीधे आपके भौतिक शरीर से टकराया। आपका शरीर तुरंत ही बुरी तरह से घायल और जख्मी हो गया। हालांकि ये सब आपकी सहनशीलता के दायरे में था। आखिरकार यह आपके द्वारा स्थापित संरचना द्वारा निर्देशित किया गया था और आपने पहले ही बिजली की अनुमानित तीव्रता की गणना कर ली थी जिसे बाहर निकाला जा सकता था। जल्द ही आपके शरीर पर लगे घाव स्पष्ट रूप से ठीक होने लगे और इस उपचार प्रक्रिया के दौरान आपकी मार्शल आर्ट साधना भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये देखकर तुम मुस्कुरा उठे। वाकई ये वो डिवाइन बॉडी और मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन का एकदम सही मेल था। अगले दिनों में आपको प्रतिदिन बिजली गिरने के बपतिस्मा का सामना करना पड़ा। आप दोनों दर्द में थे और उत्साहित भी। दर्द इसलिए क्योंकि हर दिन बिजली गिरना वास्तव में अप्रिय था। सबसे रोमांचक बात तो ये थी कि आपकी मार्शल आर्ट साधना में लगातार और तेजी से सुधार हो रहा था। आपको लगा कि आपकी योजना बिल्कुल सही थी। इससे न केवल सीनियर लू वेई द्वारा छोड़ी गई संरचना के पतन में देरी हुई जिससे संभवतः आपका सिमुलेशन समय लंबा हो सकता था, बल्कि इसने आपकी मार्शल आर्ट साधना को भी मजबूत किया। 24वें वर्ष में आप मार्शल आर्ट में किदोंग क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच जाते हैं। 25वें वर्ष में आप मार्शल आर्ट में किदोंग क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच जाते हैं। 26वें वर्ष में आपने मार्शल आर्ट में सफलता प्राप्त करते हुए किदोंग क्षेत्र के 6ठे स्तर को पार कर लिया। प्रतिवर्ष एक छोटे से क्षेत्र में सुधार करते हुए मार्शल आर्ट में सुधार की ऐसी गति आपकी कल्पना से कहीं अधिक थी। हालांकि किदोंग क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंचने के बाद आपने महसूस किया कि मार्शल आर्ट में प्रगति की गति काफी धीमी हो गई है, क्योंकि बिजली की पहले वाली तीव्रता अब आपको गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकती, केवल मामूली चोटें ही पहुंचा सकती है। 27वें वर्ष में आपने बिजली की तीव्रता बढ़ाने के लिए बिजली को निर्देशित करने वाली संरचना में समायोजन किया। 28वें वर्ष में आपने मार्शल आर्ट में सफलता प्राप्त करते हुए किदोंग क्षेत्र के 7वें स्तर को छुआ। समायोजन के बाद आपकी मार्शल आर्ट साधना में एक बार फिर तेजी से प्रगति होने लगी। 31वें वर्ष में आपकी मार्शल आर्ट किदोंग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी। लेकिन इस बिंदु पर आपको एक गंभीर समस्या का पता चला। क्योंकि आपका गोल्डन कोर 12वीं श्रेणी का था, इसलिए दिव्य दाव प्राप्त करने के लिए, एक प्रमुख क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अमर दाव और मार्शल आर्ट दोनों को एक साथ अपने चरम पर पहुंचना आवश्यक था। अब आपकी मार्शल आर्ट किदोंग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन आपकी शियानदाव साधना कोर फॉर्मेशन के पहले स्तर पर ही बनी रही। इसलिए आप केवल अस्थायी रूप से लाइटनिंग गाइडिंग फॉर्मेशन को हटा सकते हैं और अपनी मार्शल आर्ट साधना को रोक सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आप स्पाइन माउंटेन के भूमिगत हिस्से में स्वर्गीय बिजली का उपभोग जारी नहीं रख पाएंगे। फिर सीनियर लू वेई द्वारा छोड़ी गई संरचना कितने समय तक टिक पाएगी। हालांकि आपने स्पाइन माउंटेन में भूमिगत रूप से लाइटनिंग गाइडिंग फॉर्मेशन के माध्यम से कुछ स्वर्गीय बिजली का सेवन किया था, फिर भी आपको लगा कि यह पर्याप्त सुरक्षित नहीं था। आखिरकार आपकी ताकत अपर्याप्त थी और आपने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं था। इसके बाद आपने सीनियर ली को ढूंढा और उन्हें बताया कि सीनियर लू वेई द्वारा छोड़ी गई फॉर्मेशन में कोई समस्या आ गई है। सीनियर ली के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उन्हें काफी समय से पता था कि फॉर्मेशन ढहने की कगार पर है, लेकिन उन्हें इसके सटीक कारण का पता नहीं था। कुछ ही समय बाद सीनियर ली ने स्पाइन माउंटेन के कुछ बुजुर्गों को इकट्ठा किया और एक बैठक आयोजित की। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए और आखिरकार सीनियर ली और अन्य लोगों ने बैठक समाप्त कर दी। आपको यह नहीं पता था कि उन्होंने इस बारे में विशेष रूप से कैसे चर्चा की थी। हालांकि सीनियर ली ने आखिरकार आपको ढूंढ लिया और आपको बताया कि यद्यपि आपकी फॉर्मेशन उपलब्धि अच्छी थी, आप केवल एक 7 रैंक फॉर्मेशन मास्टर थे और आपके द्वारा देखी गई समस्याएं सटीक नहीं हो सकती हैं। सीनियर लू वेई द्वारा छोड़ी गई संरचना को जल्दबाजी में छूने से अप्रत्याशित खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। आपने मन ही मन समझ लिया कि सीनियर ली के ऐसा कहने का मतलब यह था कि बैठक ने आपके सुझाव को मंजूरी नहीं दी थी। सभी ने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया, या शायद उन्होंने विश्वास तो किया लेकिन जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। दरअसल आप सीनियर ली और अन्य लोगों की बात समझ सकते हैं। आखिरकार स्पाइन माउंटेन के साधकों के लिए स्वर्गीय बिजली से बचने का ही एकमात्र रास्ता था। वे तब तक जोखिम नहीं उठाते जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो, लेकिन अगर वे तब तक इंतजार करते जब तक ये बिल्कुल जरूरी न हो जाए, तो क्या तब भी यह समय पर होगा। 56 किंगशान शहर लौटें, शांति से गरज का सामना करें। तुम्हें पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। पिछले सिमुलेशन की तरह ही लीलाओं ने आपसे तभी मदद मांगी जब यह बिल्कुल आवश्यक था, और इसका परिणाम यह हुआ कि आप बिजली के समुद्र में समा गए, जिससे सिमुलेशन तुरंत समाप्त हो गया। अंत में आपने बस अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। आप जानते थे कि उनसे स्वर्गीय बिजली को खत्म करने में मदद लेना असंभव था। 32वें वर्ष में आपने पाया कि स्पाइन माउंटेन पर कई लोग आपसे सावधान हो गए थे। जब भी आप उस समूह के पास पहुंचते, कोई ना कोई जानबूझकर या अनजाने में आपके बगल में प्रकट हो जाता। तुमने कड़वी मुस्कान दी। ये लोग सचमुच सतर्क थे। उन्हें चिंता थी कि तुम उनकी सलाह नहीं मानोगे और खुद ही संरचना को ठीक करने की कोशिश करोगे, इसलिए वे तुम पर नजर रख रहे थे। इसलिए उसके बाद आप बहुत कम ही बाहर जाने लगे। आपने प्रतिदिन लगन से शियानदाव का अभ्यास करना शुरू कर दिया। आपके पास प्रचुर मात्रा में स्पिरिट स्टोन थे। आप अपने साथ 6 लाख स्पिरिट स्टोन लाए थे। साथ ही स्पाइन माउंटेन के शियुक्सियनवादियों के लिए एडवांस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए धन्यवाद स्वरूप 9 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन उपहार स्वरूप दिए थे। 10 लाख से अधिक स्पिरिट स्टोन के संयोजन से आपकी शियानदाव साधना में भी असाधारण रूप से तेजी से प्रगति हुई। 33वें वर्ष में आपने सफलतापूर्वक जिदान द्वितीय लोक में प्रवेश प्राप्त किया। 35वें वर्ष में आपने सफलतापूर्वक जिदान तृतीय क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त किया। 40वें वर्ष तक आप जिदान पंचम स्तर तक पहुंच चुके थे। हालांकि इस साल आपने स्पाइन माउंटेन छोड़ दिया। आपको पता था कि पिछले सिमुलेशन में सीनियर लू वेई द्वारा छोड़ी गई संरचना को 42वें वर्ष में समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। हालांकि इस बार आपने कुछ दिव्य बिजली का सेवन किया है, जिससे इस बार थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन आपको यह निश्चित नहीं था कि इसमें कितनी देरी होगी, इसलिए लंबी अवधि के लिए सिमुलेशन करने के लिए आपने जल्दी निकलने का फैसला किया। 43वें वर्ष में आपने कोर फॉर्मेशन के 6ठे क्षेत्र में प्रवेश किया।
45वें वर्ष में आपने अपनी प्रतिभा को सक्रिय किया, सामयिक ज्ञानोदय, जिससे आपको साधना की गति में 8 गुना वृद्धि और अधिक सक्रिय विचार प्राप्त हुए। ये ज्ञानोदय पूरे 1 वर्ष तक चला, जिससे आपकी शियानदाओ साधना सीधे जिदान 8वें क्षेत्र में प्रवेश कर गई। 51वें वर्ष में अंततः आपने जिदान 9वें क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त कर लिया। तुम्हें पता था कि 2 साल बाद ही दिव्य बिजली गिरेगी। तुम जानते थे कि यदि तुम सामान्य रूप से साधना करते तो बहुत देर हो चुकी होती। तुम्हारे पास शियानदाओ साधना और मार्शल आर्ट साधना दोनों को पूर्णता तक पहुंचाने और अगले प्रमुख स्तर तक पहुंचने के लिए अब समय नहीं बचा था। तो आप स्पाइन माउंटेन की ओर बढ़ने लगे। आप ये जानना चाहते थे कि लू वेयाई द्वारा छोड़ी गई संरचना आपके द्वारा कुछ स्वर्गीय बिजली को नष्ट करने के बाद भी बरकरार है या नहीं। अगर यह अभी भी मजबूत होता तो शायद आप इस संरचना का उपयोग करके कुछ और समय तक जीवित रह सकते थे। 52वें वर्ष में आप फिर से स्पाइन माउंटेन पहुंचे। आपने चारों ओर देखा और आपको केवल झुलसी हुई काली भूमि दिखाई दी, जहां कभी कभार बिजली की चिंगारियां टिमटिमाती थीं। तुम्हारी मुस्कान कड़वी थी। ऐसा लग रहा था कि सीनियर लू वेयाई द्वारा छोड़ी गई संरचना अभी भी कायम नहीं रह पाई थी। आपको पता था कि यह सिमुलेशन संभवतः अपने अंत के करीब है। आकाशीय बिजली का सामना करते हुए आपके पास फिलहाल कोई अच्छा समाधान नहीं था। 53वें वर्ष में आप किंगशान शहर लौट आए। उस समय किंगशान शहर खंडहरों और सफेद हड्डियों के ढेर के सिवा कुछ नहीं था। तुम्हारा दिल कांप उठा। तुम्हें इस स्थिति का लंबे समय से संदेह था। ऐसा माना जाता है कि दशकों पहले जब काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने प्राचीन भूमि में प्रकट होकर जियान परिवार पर हमला किया था, तब किंगशान शहर के लोगों को अमर लोगों के अस्तित्व के बारे में पता चला था। इसके बाद अमरों के अस्तित्व के रहस्य को संरक्षित रखने और अधिक मनुष्यों को अमरों के बारे में जानने और उनकी साधना करने से रोकने के लिए शियानलिन संप्रदाय के अमरदासों ने यह कार्य किया। बिना ज्यादा सोचे समझे तुम पूर्व जियांग हवेली के खंडहरों पर पालथी मारकर बैठ गए और आकाशीय बिजली के उतरने की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन आकाश में बिजली चमकी और गरज उठी और एक बैंगनी रंग की बिजली की चमक तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ी। आकाशीय बिजली को देखते हुए भी तुम हिले नहीं। दरअसल आप अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करने और 1-2 दिन और टिके रहने के लिए कुछ रणनीतियां बना सकते थे, लेकिन अंत में आपने बस हल्की सी मुस्कान दी और शांति से इसे स्वीकार कर लिया। आपकी मृत्यु 73 वर्ष की आयु में हुई। ये सिमुलेशन यहीं समाप्त होता है। इस सिमुलेशन के लिए आप 2 पुरस्कार चुन सकते हैं। ये वुड डिवाइन बॉडी टैलेंट मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन केडोंग क्षेत्र पूर्णता, शियानदाओ कल्टीवेशन जिदान 9 क्षेत्र स्यूडो ट्रेंड फॉर्मेशन मास्टर। ये वुड डिवाइन बॉडी टैलेंट मूल्य 1000 ऊर्जा मूल्य। मार्शल आर्ट साधना केडोंग क्षेत्र पूर्णता मूल्य 9500 ऊर्जा मूल्य। शियानदाओ साधना जिदान 9 क्षेत्र मूल्य 9000 ऊर्जा मूल्य। छद्म 8 श्रेणी गठन मास्टर मूल्य 1 बिलियन ऊर्जा मूल्य। केवल सैद्धांतिक अपर्याप्त साधना के कारण 8 श्रेणी गठन स्थापित करने में असमर्थ। जियांग यीफेंग ने सिमुलेशन में अपनी शांत मृत्यु देखी। उसे अचानक ये थोड़ा ठंडा लगने लगा। इस सिमुलेशन ने मूल रूप से अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था और उसे कोई पछतावा नहीं था। उन्हें स्पाइन माउंटेन के लोगों के थोड़े जिद्दी स्वभाव की उम्मीद नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता था कि सिमुलेशन के समय को स्थगित करना अभी भी एक लंबा और कठिन कार्य था। ऐसा प्रतीत होता था कि केवल अपनी फॉर्मेशन दाव में उच्च स्तर तक पहुंचकर ही वह स्पाइन माउंटेन पर ऐसे लोगों को ढूंढ सकता था जो भूमिगत रूप से स्वर्गीय बिजली को अवशोषित करने में मदद कर सकें। अन्यथा उसे स्वयं उच्च स्तर की साधना करनी होगी ताकि वह अकेले ही अधिक दिव्य बिजली का सामना कर सके और उसे ग्रहण कर सके। अन्यथा लू वेयाई द्वारा छोड़ी गई सैन्य संरचना के पतन को रोकना संभव हो जाएगा। यदि उस संरचना के पतन में देरी नहीं की जा सकी तो फिलहाल सिमुलेशन की अवधि बढ़ाना मुश्किल होगा। उसने सिमुलेशन में चल रही चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। जियांग यीफेंग ने सिमुलेशन के पुरस्कारों को देखा। दरअसल इस बार मिले पुरस्कार काफी अच्छे थे। रणनीति बनाना निस्संदेह बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन इस समय उनमें सबसे ज्यादा कमी ताकत की थी। पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना वह उच्च श्रेणी की संरचनाएं स्थापित नहीं कर सकता था या उच्चतर सच्चे अष्टम श्रेणी के संरचना मास्टर के पद तक नहीं पहुंच सकता था। जहां तक मार्शल आर्ट की बात है, ये शियानदाओ की तुलना में थोड़ा अधिक किफायती प्रतीत हुआ। आखिरकार यह आधे दायरे से भी ऊंचा था। हालांकि सिमुलेशन से पता चलता है कि जैसे ही वह स्पाइन माउंटेन पहुंच जाता है और सीनियर लू वेयाई के फॉर्मेशन में प्रवेश कर लेता है और साधना के लिए भूमिगत से स्वर्गीय बिजली का मार्गदर्शन करता है, तो मार्शल आर्ट में सुधार की गति बहुत तेज होगी। इसलिए अगले सिमुलेशन में जैसे ही वह स्पाइन माउंटेन जाएगा, उसकी मार्शल आर्ट साधना में तेजी से सुधार होगा। इसलिए जियांग यीफेंग ने ज्यादा संकोच नहीं किया और सीधे बुदबुदाया, मैं ही वुड डिवाइन बॉडी टैलेंट और शियानदाओ कल्टीवेशन जिदान 9 रियल का चयन करता हूं। मार्शल आर्ट में सुधार करने का एक तेज तरीका था, लेकिन जियांग यीफेंग को शियानदाओ साधना के लिए अभी तक कोई शॉर्टकट नहीं मिला था। ज्यादा से ज्यादा ये केवल स्पिरिट स्टोन को अवशोषित करके गति बढ़ाने का एक तरीका था, लेकिन ये गति अभी भी शरीर को मजबूत बनाने के लिए दिव्य बिजली का उपयोग करने वाली मार्शल आर्ट की तुलना में बहुत धीमी थी। ये वुड डिवाइन बॉडी टैलेंट की बात करें तो यह एक अनिवार्य योग्यता थी। इसके साथ स्वर्गीय बिजली का उपयोग करके लंबे समय तक मार्शल आर्ट में लगातार सुधार किया जा सकता था। इसलिए उन्हें लगा कि इस समय यही सबसे अच्छा विकल्प है। डिंग, मेजबान को वुड डिवाइन बॉडी की प्रतिभा प्राप्त करने पर बधाई। 1000 ऊर्जा मूल्य घटाया गया। शेष ऊर्जा मूल्य 3000 है। डिंग, शियानदाओ साधना जिदान 9 क्षेत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 9000 ऊर्जा मूल्य घटाया गया। शेष ऊर्जा मूल्य 3000 है। जल्द ही जियांग यीफेंग ने अपनी ताकत में वृद्धि महसूस की। कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ समाप्त हो गया। जियांग यीफेंग जियांग हवेली से बाहर निकली और चुन्यान वेश्यालय की ओर चल पड़ी। ये सिमुलेशन बहुत लंबा था और इसे देखते देखते उसकी आंखें थोड़ी थक गई थीं। उन्हें लगा कि अब थकान दूर करने के लिए कुछ संगीत सुनने का समय आ गया है। 57, आप इसे ईश्वर की गतिविधि कहते हैं। एक सप्ताह बीत गया और सिमुलेशन की संख्या रिफ्रेश हो गई। जियांग यीफेंग अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप सोचने लगा। सिमुलेशन शुरू करो। एक सिमुलेशन गणना का उपयोग किया गया। शेष गणनाएं 0। नीले रंग की प्रतिभा को चुनने के लिए 100 ऊर्जा अंक लगते हैं। बैंगनी रंग की प्रतिभा को चुनने के लिए 1000 ऊर्जा अंक लगते हैं। कृपया चुनने का विकल्प चुनें। बैंगनी रंग की प्रतिभा का चित्र बनाओ। डिंग, 1000 ऊर्जा अंक काट लिए गए। बैंगनी प्रतिभा का चयन जारी है। शेष ऊर्जा अंक 3 अरब। बधाई हो मेजबान, आपने ये प्रतिभा प्राप्त कर ली है। ईश्वर का हाथ। ईश्वर का हाथ, समय समय पर महत्वपूर्ण वस्तुएं आपके हाथ में प्रकट होंगी। जियांग यीफेंग सोच में पड़ गया। क्या ईश्वर का हाथ शब्द गो से नहीं लिया गया है? कोई बात नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि प्रतिभा के विवरण को देखते हुए ये कुछ हद तक उपयोगी होना चाहिए। उसे थोड़ी उत्सुकता महसूस होना स्वाभाविक था। उसने तुरंत सिमुलेशन पैनल की ओर देखा। 18वां सिमुलेशन शुरू होता है। आपको एहसास होता है कि आप पहले से ही सिमुलेशन में हैं। आप देखते हैं कि अभी सुबह का समय है और आप किंगशान शहर को तुरंत न छोड़ने का फैसला करते हैं और रात होने तक इंतजार करने की योजना बनाते हैं जब आसपास कोई न हो।
शाम को खाना खाने के बाद आप सामान पैक करते हैं और रात के अंधेरे में जियांद हवेली छोड़ने की तैयारी करते हैं। और तभी आपको अपने आंगन में रहने वाली नौकरानी शियाताओं के रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही आप बाहर जाकर जांच करने वाले होते हैं, अचानक आपके हाथ में एक नर्म वस्तु प्रकट हो जाती है। हाथ में मौजूद वस्तु को देखते हुए आपके चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आता है। क्या ये शियाताओं की नाभि पट्टी नहीं है? इससे पहले कि आप संभल पाते, आप देखते हैं कि शियाताओं दौड़कर आती है, रोती बिलखती हुई। भागते हुए वह लगातार चिल्लाती रहती है कि वहाँ एक लंपट है। आप अपने हाथ में पकड़ी हुई बेली बैंड को देखते हैं, एक पल के लिए थोड़ा अपराधबोध महसूस करते हैं और जल्दी से उसे अपने स्टोरेज बिन में रख देते हैं। और इसी क्षण शियाताओ अंततः आपके सामने दौड़कर आ जाता है। तो मुझसे पूछो कि क्या हुआ। शियाताओ आपको सब कुछ बताती है। वह कहती है कि वह सोने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसने जो पेट की पट्टी पहनी हुई थी वह गायब हो गई है। आपके हाथ में अचानक प्रकट हुई बेली बैंड के बारे में सोचते ही आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। अचानक आपको इस सिमुलेशन में दिखाई देने वाली प्रतिभा याद आती है। क्या ये पेट की पट्टी वह महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है जिसके बारे में ईश्वर के हाथ ने समय समय पर प्रकट होने की बात कही थी? तुम गाली देने की इच्छा को दबाते हो और पहले शियाताओं को शांत करते हो। आधी रात तक शियाताओं की भावनाएं स्थिर नहीं हुई और वह सोने के लिए अपने कमरे में लौट गई। इसके बाद आप आखिरकार शांत हो सकते हैं और जो हुआ उसका विश्लेषण कर सकते हैं। आपको लगता है कि यह शायद प्रतिभा का कमाल है। आखिरकार कई सिमुलेशन अनुभवों के बाद आप जानते हैं कि कुछ प्रतिभाएं वास्तव में थोड़ी असामान्य होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा उल्लिखित महत्वपूर्ण वस्तु आपकी समझ से भिन्न है। आप मन ही मन शिकायत करते हैं, इस प्रतिभा को ईश्वर का हाथ कहना क्या ये कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है? बिना ज्यादा सोचे समझे तुम रातों रात किंगशान शहर से निकल गए। हालांकि रास्ते में विभिन्न वस्तुएं अप्रत्याशित रूप से आपके हाथ में प्रकट हो जाएंगी। वहां हर रंग की पेट की पट्टियां थीं और इसके अलावा खीरे और बैंगन आखिर होते क्या हैं? और यहाँ एक आग जलाने वाला पोकर है, ये सब क्या है? अचानक आपके मन में कुछ संभावनाएं आती हैं। तुम्हारा हृदय तिरस्कार से भरा हुआ है। आप जल्दी से एक नदी ढूंढते हैं और अपने हाथ अच्छी तरह धोते हैं। जब आप भीड़ भाड़ से दूर चांदकिंग पर्वत श्रृंखला में प्रवेश कर गए, तभी धीरे धीरे आपके हाथों में वे रहस्यमय चीजें दिखना बंद हुई। इससे आपको काफी राहत मिली। तीसरे दिन आप अपनी भावनाओं को समायोजित करते हैं। उसके बाद आप सोचने लगते हैं कि आगे क्या करना है। भगवान के हाथ की इस चिरचित प्रतिभा के कारण आप बाई रोक्स्यू से मिलने और कुछ परेशानी पैदा करने को लेकर चिंतित हैं। तो क्या आपको अभी भी बाई रोक्स्यू के साथ अनंत सागर की यात्रा करनी चाहिए? अंत में आप अपना सिर हिलाते हैं, ये तय करते हुए कि मौत को गले लगाना बेहतर नहीं है। यदि यह प्रतिभा वास्तव में बाई रोक्स्यू को प्रभावित करती है, जो विपत्ति पारगमन के 8वें स्तर पर है, तो आपका अनुमान है कि यह सिमुलेशन समाप्त हो जाएगा। सुरक्षा के लिए आप इस सिमुलेशन में बाई रोक्स्यू से संपर्क नहीं कर सकते। आप त्यानिक्सुआन मंदिर के खंडहरों पर एक नजर डालते हैं, जहां अभी भी सफाई का काम चल रहा है और हड्डियों को दफनाया जा रहा है। इसके बाद आप दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू करें। इस बार आपको अनंत सागर की यात्रा अकेले ही करनी होगी। यद्यपि आपको रास्ते में खतरों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये बाई रोक्स्यू को नाराज करने से बेहतर है, जो विपत्ति पारगमन के 8वें स्तर पर है। दरअसल आपने अनंत सागर में न जाने के बारे में भी सोचा था, लेकिन इस बार आपको वरिष्ठ लू के गठन के तहत स्वर्गीय वज्र का उपयोग करके अपने शरीर को मजबूत करना होगा। फिर आपको उस दिव्य वज्र के सटीक स्थान का पता लगाने और उसे संरचना के माध्यम से बाहर निकालने के लिए अपने संरचना कौशल में भी सुधार करना होगा। और वह जगह जो आपके फॉर्मेशन सिद्धांत को तेजी से बेहतर बना सकती है, वह निश्चित रूप से अंतहीन सागर है, जहां आप सील फॉर्मेशन के करीब पहुंच सकते हैं। बेशक हो सकता है कि डेथ डेजर्ट, फ्लेम वैली या यहाँ तक कि 10,000 स्वॉर्ड फॉरेस्ट सभी सील फॉर्मेशन तक पहुंच प्रदान कर सकते हो, लेकिन आप केवल एंडलेस सी में मौजूद मित्रवत जुबान टर्टल विशेष बीज के बारे में ही निश्चित हो सकते हैं। वहाँ आप सुरक्षित रूप से अपने गठन सिद्धांत के ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं। पहले साल आपको पता नहीं चलता कि आप कितनी दूर चल चुके हैं। ईश्वर के हाथ की प्रतिभा के कारण अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए आप हमेशा कम आबादी वाले क्षेत्रों से होकर यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो कुछ महिला अमरदासियों ने सीधे आपसे संपर्क भी किया, और जब तुम पकड़े गए तो तुम उनके पेट की पट्टियां पकड़े हुए थे। सौभाग्य से आपका साधना स्तर पहले से ही मजबूत है और आमतौर पर बाहर तैनात अधिकांश अमरदास केवल आधारभूत स्थापना चरण में हैं, इसलिए वे आपका मुकाबला नहीं कर सकते। इस वर्ष बेली बैंड अमर की किंवदंती आम लोगों के बीच हर जगह फैल गई है। दूसरे वर्ष नवजात आत्मा अवस्था में एक महिला अमरदासी की कमरबंद आपके हाथ में प्रकट हुई। इस बार तुम्हारी लड़ाई खूनी रही। यद्यपि इस महिला अमरदासी का स्तर आपसे कहीं अधिक था और वह विभिन्न जादुई कलाओं को जानती थी, लेकिन तुम देवताओं के मार्ग का अभ्यास करो और अमर और मार्शल दोनों मार्गों का अभ्यास करो, इसलिए तुम्हारी नींव मजबूत है। 3 दिनों के खूनी युद्ध के बाद तुमने उसे थकाकर मार डाला, लेकिन इसके परिणामस्वरूप आपको भी गंभीर चोटें आईं। तीसरे साल तुम्हारा पीछा किया जा रहा था। पिछले वर्ष उस महिला अमरदासी के साथ आपके महान युद्ध की जानकारी शियानलिन संप्रदाय तक पहुंच गई थी और उन्होंने आपको घेरने और रोकने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा था। सौभाग्य से शियानलिन संप्रदाय ने आपको ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और उनके द्वारा भेजे गए लोग आमतौर पर कोर फॉर्मेशन स्टेज से लेकर नेसेंट सोल स्टेज तक के थे। कई लड़ाइयों के बाद आप कई बार बाल बचते हुए अनंत सागर के किनारे पर पहुंच गए, और उन अमरदासों ने आपको अनंत सागर क्षेत्र में प्रवेश करते देख आपका पीछा करना छोड़ दिया। आपको यकीन नहीं है कि उन्हें लगा कि आपकी मृत्यु निश्चित है, या फिर उन्होंने उन क्रूर जानवरों के इलाके में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। आप तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक आप अनंत सागर के बिल्कुल किनारे तक नहीं पहुंच गए, जहां आप समुद्री जल को छू सकते थे, लेकिन जुबान कछुआ फिर भी प्रकट नहीं हुआ। इससे आप कुछ पल के लिए थोड़ा असमंजस में पड़ गए। जब आप पहले बाई रोक्स्यू के साथ आए थे तो दूर से पानी से जुबान कछुआ प्रकट हुआ था। आप मन ही मन सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी शक्ति बहुत कम थी और इसी वजह से जुबान कछुए का ध्यान मुझ पर नहीं गया। बिना किसी हलचल के कई दिन पलक झपकते ही बीत गए। आपको लगता है कि आप इस तरह और इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए आप अनंत सागर में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा के हमले भी करते हैं ताकि जुबान कछुए का ध्यान आकर्षित कर सकें। और सच में कुछ ही देर में जुबान कछुए का विशाल शरीर समुद्र से बाहर आ गया। इस समय जुबान कछुआ कुछ गुस्से में दिख रहा था। उसने पूछा नहीं, बस एक सांस ली और आपका शरीर अनायास ही उसके मुंह की ओर उड़ गया। 58 अमर लोगों का शतरंज का खेल। अरे बाप रे, आपने सोचा भी नहीं था कि प्रोफाउंड टर्टल इस बार इतना चिड़चिड़ा होगा, बिना कुछ बोले खाना शुरू कर देगा। तो आपको अचानक एक विचार आया और आपने झट से चिल्लाकर कहा, हम सब कैदी हैं, हमें एक दूसरे के लिए मुश्किलें क्यों पैदा करनी चाहिए। जैसे ही आपकी आवाज बंद हुई, प्रोफाउंड टर्टल की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। आपने उस भयानक खिंचाव को गायब होते हुए महसूस किया और उसकी जगह प्रोफाउंड टर्टल के विशाल कछुए के पंजे में वह खिंचाव प्रकट हो गया। वह काफी देर तक आपको घूरता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा और बोला, दिलचस्प।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा कोई विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति सीलों की इस प्राचीन भूमि से निकलेगा और मेरी उत्पत्ति के बारे में भी पूछताछ करेगा। आपका दिल घबरा गया इस चिंता से कि प्रोफाउंड टर्टल आपसे और भी सवाल करेगा। आखिरकार आपको इसकी उत्पत्ति के बारे में पता नहीं था और पिछली सिमुलेशन के साथ भी आप केवल इतना ही जानते थे कि यह भी कैद था और यहाँ से भागना चाहता था। हालांकि ये स्पष्ट था कि आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। प्रोफाउंड टर्टल ने इस बारे में कुछ नहीं पूछा। इसमें सिर्फ यही पूछा गया था कि आप इसे खोजने क्यों आए हैं। आप थोड़ा शांत हुए और सीधे तौर पर कहा कि आप अपने फॉर्मेशन ज्ञान को बेहतर बनाने के लिए यहाँ ग्रेट सील फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं। गहन कछुए ने कुछ देर विचार करने के बाद सहमति में सिर हिलाया, लेकिन आपको बताया कि आप केवल 7 साल तक ही रह सकते हैं। आप समझ गए थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 7 साल बाद सील फॉर्मेशन की गठन आत्मा जागृत हो सकती है। प्रोफाउंड टर्टल ने पिछली सिमुलेशन में इस बात का जिक्र किया था। स्वाभाविक रूप से आप जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। आपने 7 साल के भीतर चले जाने का वादा किया था। उसके बाद आपको प्रोफाउंड टर्टल द्वारा अनंत सागर में स्थित उस द्वीप पर ले जाया गया। इस बार चूंकि सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ गया था, इसलिए आपको कोई और चिंता नहीं थी। द्वीप पर पहुंचने के बाद आप सीधे द्वीप के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़े, जो सील फॉर्मेशन की बाधा के सबसे करीब था। जब प्रोफाउंड टर्टल ये सब देख रहा था, तब उसके मन में पहले से ही कई विचार आ रहे थे। प्रोफाउंड टर्टल के विचार में जो कोई भी इसकी उत्पत्ति के बारे में जानता होगा, वह निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र का मूल निवासी नहीं होगा। उसे लगता था कि तुम शतरंज की एक मोहरा हो जिसे स्वर्ग में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने यहाँ रखा है। आपके हाथों से उन्होंने इस स्थान को तोड़ने का लक्ष्य रखा, जिससे इसे सील करने वाले के लिए मुसीबत खड़ी हो सके। आखिरकार उन महत्वपूर्ण हस्तियों के बीच संघर्ष हमेशा से इसी तरह का रहा है। उनकी क्षमता के अमर प्राणी शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते थे। वे जीत का निर्धारण करने के लिए सभी जीवित प्राणियों को शतरंज की मोहरों की तरह इस्तेमाल करते थे। क्या वह हम लोग का एक दिव्य अमर प्राणी नहीं था, जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के हाथों में शतरंज का मोहरा भी था? चाहे वह स्वेच्छा से ऐसा करे या न करे, जब तक वह यहाँ बंद रहेगा, यदि वह स्वतंत्रता चाहेगा तो स्वाभाविक रूप से उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के हाथों में शतरंज का मोहरा बन जाएगा। अब वह गहन कछुआ इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या आप और वह एक ही महत्वपूर्ण आकृति के शतरंज के मोहरे हैं, या फिर कोई और इस खेल में शामिल हो गया है। आखिरकार जिसने इसे यहाँ कैद करके रखा था, वह वास्तव में वह उच्च अमर नहीं था जिसने दक्षिणी क्षेत्र को सील किया था। प्रोफाउंड टर्टल अपने दिल में यह बात जानता था। उसे यहाँ केवल दक्षिणी क्षेत्र की मोहर को तोड़ने के लिए एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बंद किया गया था। ऐसा कहा जा सकता है कि जिसने इसे बंद किया था, वह उस परम अमर देवता का विरोधी था जिसने प्राचीन भूमि को सील किया था। आखिरकार अगर उसे आज़ादी चाहिए थी, तो अब उसे बस यहीं पर सील फॉर्मेशन को तोड़ना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे बांधने वाली जंजीरें उस महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा ग्रेट सील फॉर्मेशन से जुड़ी हुई थीं। अंत में उस गहरे भाव वाले कछुए ने आपको एक गहन दृष्टि दी, फिर पानी में डूब गया। स्वाभाविक रूप से आप प्रोफाउंड टर्टल के विचारों से अनजान थे। इस समय तक आप द्वीप के भीतर काफी गहराई तक प्रवेश कर चुके थे और सील फॉर्मेशन तक पहुंच चुके थे। ये देखकर जियांग गिफेंग का दिल बैठ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि दक्षिणी क्षेत्र का जल अनुमान से कहीं अधिक गहरा था। गहन कछुए के अंतर्मन के विचारों से यह स्पष्ट था कि यह स्थान स्वर्ग में कई महत्वपूर्ण हस्तियों के लिए शतरंज की बिसात जैसा था। प्रोफाउंड टर्टल जैसे एक सर्वोत्कृष्ट अमर प्राणी को भी शतरंज की मोहरा बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियांग गिफेंग ने गहरी सांस ली। ऐसा प्रतीत होता था कि अब वह कठिनाइयों से डर नहीं सकता था, उसे जल्दी से सुधार करना था। ये सोचते हुए जियांग गिफेंग ने मन ही मन मंत्रोच्चार किया, डीप सिमुलेशन को 7 साल के लिए सक्रिय करें। यह विचार जियांग गिफेंग के मन में बहुत पहले आया था। फॉर्मेशन जैसे ज्ञान के लिए अगर वह डीप सिमुलेशन का उपयोग करता, तो उसे लगता था कि वह सिमुलेशन रिवॉर्ड्स को पूरी तरह से दरकिनार कर सकता है और सीधे डीप सिमुलेशन से इसे प्राप्त कर सकता है। बात सिर्फ इतनी थी कि पिछली बार जब जियांग गिफेंग ने सील फॉर्मेशन पर एक नजर डाली थी, तो उसके सिर में तेज दर्द हुआ था। इसलिए उन्होंने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए डीप सिमुलेशन का उपयोग करने का विचार छोड़ दिया। लेकिन अब जियांग गिफेंग को लगा कि उसे अब कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया का पानी बहुत गहरा था। पर्याप्त शक्ति के बिना सुरक्षा की कोई भावना नहीं थी। डिंग 61,320 घंटे का गहन सिमुलेशन सक्रिय हो गया। 613 200 000 ऊर्जा अंक घटाए गए। शेष ऊर्जा अंक 2,300,000,000। पल भर में जियांग गिफेंग की चेतना सिमुलेशन में प्रवेश कर गई। बिना ज्यादा सोचे समझे जियांग गिफेंग ने स्वयं को संरचनाओं के अध्ययन में पूरी तरह से लीन कर लिया। उस जटिल और पेचीदा संरचना का कुछ ही क्षणों के विश्लेषण के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका सिर फटने वाला हो। वह केवल दांत पीसकर धैर्य बनाए रख सकता था। आधे घंटे बाद जियांग गिफेंग बेहोश हो गई। उन्हें लगभग आधा दिन बाद धीरे धीरे होश आया। जागने पर जियांग गिफेंग ने महसूस किया कि फॉर्मेशन के बारे में उनका सैद्धांतिक ज्ञान काफी बेहतर हो गया है। इससे उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके प्रयासों का फल मिल गया है। ये कष्ट व्यर्थ नहीं गया। अगले दिनों में जियांग गिफेंग ने लगातार संरचनाओं पर शोध किया। दरअसल प्रतिदिन वह जितने समय तक बेहोश रहता था, वह उसके शोध कार्य में लगने वाले समय से कहीं अधिक था। उन्हें पता ही नहीं चला कि 6 साल से अधिक समय बीत चुका था। जियांग गिफेंग ने अंततः एक फॉर्मेशन पैटर्न का विश्लेषण पूरा कर लिया। इस समय तक फॉर्मेशन के बारे में उनका सैद्धांतिक ज्ञान पहले से ही एक 8वें रैंक के फॉर्मेशन मास्टर के बराबर था। हालांकि व्यक्तिगत रूप से 8 स्तरीय संरचना स्थापित करने के लिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी कुछ हद तक अपर्याप्त थी। प्रोफाउंड टर्टल के साथ 7 साल का समझौता लगभग समाप्त हो चुका था और जियांग गिफेंग जानता था कि अब एंडलेसी छोड़ने का समय आ गया है। इसलिए उनका गहन अनुकरण भी समाप्त होना चाहिए। बिना किसी संकोच के वह चुपचाप मंत्रोच्चार करने लगा, गहन सिमुलेशन समाप्त करो। जैसे ही जियांग गिफेंग के शब्द गिरे, उनकी चेतना तुरंत किंगशान शहर के जियांग हवेली में लौट आए। जियांग गिफेंग ने तुरंत अपने मन में फॉर्मेशन की यादें ताज़ा कर लीं। हा, मुझे पता था कि यह संभव है। इस बात की पुष्टि करते हुए कि इस गहन सिमुलेशन ने वास्तव में 8 रैंक फॉर्मेशन मास्टर के सिद्धांत को सामने लाया है, वहां से बिना नहीं रह सका। कुछ क्षणों की खुशी के बाद जियांग गिफेंग ने सिमुलेशन पैनल की ओर देखा। 10वें वर्ष में आप पहले से ही 8वीं श्रेणी के गठन मास्टर के सिद्धांत को धारण कर चुके हैं। इस वर्ष गहन कछुए के साथ आपकी तेजस्विता प्रस्थान तिथि भी आ गई थी, जो तुरंत प्रकट हुआ और आपको तटीय भूमि पर भेज दिया। 12वें वर्ष तुम भेस बदलकर किंगशान शहर लौट आए और आपके प्रकट होने के साथ ही वर्षों से धीरे धीरे भुला दी गई बेलीबैन के अमर की किंवदंती फिर से जीवित हो उठी। आपने अपने स्टोरेज रिंग में रखे हुए पेट की पट्टियों के पहाड़ जैसे ढेर को देखा और असहाय होकर सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। आप सचमुच ऐसा नहीं चाहते थे। ये सब उस मनहूस प्रतिभा की वजह से हुआ। 13वें वर्ष काले वस्त्रधारी अमरदास जियांग परिवार में प्रकट हुए। इस बार उसके कुछ करने से पहले ही तुमने युद्ध कौशल की कमी के कारण पीछे से उस पर घात लगा दी। आखिरकार ये काले वस्त्रधारी व्यक्ति केवल जिदान नौ क्षेत्र में था और आप भी अब जिदान नौ क्षेत्र में थे। आप उसे डरते नहीं थे। पिछले सिमुलेशन में आपने कोई चाल नहीं चली क्योंकि आप उसे हरा नहीं सकते थे।
अब जबकि आप दोनों एक ही स्तर पर हैं और आप ये भी जानते हैं कि जल्द ही आपके पिता स्पाइन माउंटेन से शियुक्सियानिस्टों को लाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से आप जियान परिवार को नष्ट होते हुए चुपचाप नहीं देख सकते। तुम्हारा घात लगाकर किया गया हमला बेअसर रहा। काले कपड़े पहने उस व्यक्ति ने गति तकनीकों का उपयोग करके उसे चकमा दे दिया। ये देखकर कि आप भी केवल जिदान 9 दायरे में थे, वह तुरंत नहीं गया बल्कि आपके साथ एक भीषण युद्ध में संलग्न हो गया। इस समय आपकी ताकत बराबर थी। आपने अमरता और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास किया था और आपके पास 12वीं श्रेणी का स्वर्ण कोड था। आपको उसे पूरी तरह से पराजित करने में सक्षम होना चाहिए था, यहाँ तक कि उसे पल भर में मार भी देना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने युद्ध संबंधी मंत्रों का अभ्यास नहीं किया था। आप लड़ने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ शारीरिक बल पर निर्भर थे और आपके प्रतिद्वंदी ने लगातार तरह तरह के मंत्रों का प्रयोग किया। कुछ समय के लिए आप उसे सीधे तौर पर हरा नहीं सके, केवल उस पर बढ़त हासिल कर सके। 59। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। इसके कुछ ही समय बाद आपके पिता जियान फुशान कुछ लोगों के साथ वापस लौटे और उन्होंने आपको काले कपड़े पहने एक व्यक्ति से लड़ते हुए देखा। उस समय आपके पिता जियान फुशान ने हाल ही में अपनी विरासत प्राप्त की थी और उनकी अपनी शक्ति अभी तक मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत मदद के लिए गुहार लगाई। देखते ही देखते काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आपके पिता द्वारा लाए गए शियुक्सियनवादियों के हाथों मृत्यु हो गई। आपके पिता जियान फुशान आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आखिरकार आप 10 साल से अधिक समय से लापता थे। उन्होंने आपसे यह नहीं पूछा कि आप शियानदाओ की साधना करने कैसे आए। उसके बाद आपने और आपके पिता जियान फुशान ने जियान परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रबंध किया। हालांकि यात्रा के दौरान आपके पिता और उनके साथ आए शियुक्सियनवादियों ने आपको लगातार अजीब निगाहों से देखा। लेकिन जब आप उड़ रहे होते थे तो अक्सर आपके हाथ में कुछ पेट की पट्टियां दिखाई देती थी। अगर लोग आपको अजीब निगाहों से न देखते तो यह अजीब ही होता। इसके लिए आपने कई बार स्पष्ट किया कि यह जानबूझकर नहीं किया गया था। अन्य शियुक्सियनवादियों को इस पर आधा विश्वास था, लेकिन केवल आपके पिता जियान फुशान को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आखिरकार शियानदाओ विद्या का अभ्यास करने से पहले तुम एक अयाश और दिखावटी व्यक्ति थे जो संगीत सुनने के लिए वेश्यालयों में जाया करते थे। अब जब तुम्हारे पास शियानदाओ का जादू था तो तुम्हारे लिए दूसरों के पेट की पट्टियां चुराना कोई अजीब बात नहीं थी। उन्होंने तो आपसे निजी तौर पर मिलकर यह भी कहा कि भविष्य में आप इन शौक को दूसरों के सामने प्रदर्शित न करें। आप आंसू बहाने की कगार पर थे, बस महिलाओं से दूर रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सौभाग्य से इस बार आपके पिता द्वारा लाए गए सभी शियुक्सियनिस्ट पुरुष थे, अन्यथा आपको लगता था कि उनके बीच और भी कई संघर्ष होते। 14वें वर्ष में आप स्पाइन माउंटेन पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद आपने सीधे तौर पर एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में अपनी पहचान प्रकट की और इस प्राचीन भूमि के शियुक्सियनिस्टों को एक उन्नत स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित करने में मदद की। इसे स्थापित करने में आपको पूरे 2 साल लग गए। इस दौरान आपने स्पाइन माउंटेन के कुछ शियुक्सियनवादियों का सद्भाव प्राप्त किया, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने गुस्से से आपकी तरफ देखा। सबसे गंभीर बात यह है कि मुट्ठी भर पुरुष शियुक्सियनवादियों ने आपको जान से मारने की कसम खाई है। कारण की बात करें तो ये सब ईश्वर की देन उस अद्भुत प्रतिभा के कारण था। अंततः जनता के गुस्से को शांत करने के लिए सीनियर ली को ही आगे आना पड़ा। हालांकि सभी द्वारा प्रस्तावित शर्त यह थी कि आप स्पाइन माउंटेन छोड़ दें। ये सुनकर आपने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको अभी भी स्पाइन माउंटेन के नीचे दिव्य बिजली का उपयोग करके मार्शल आर्ट का अभ्यास करना होगा। आप जानते थे कि यह कोई समाधान नहीं है। हालांकि आपने इससे पहले अनगिनत बार यह स्पष्ट किया था कि आपने ऐसा नहीं किया। पेट की पट्टियां बस आपके हाथ में आ गईं। एक पल के लिए आपको इसे संभालना मुश्किल लगा। अंत में आपने सुझाव दिया कि सीनियर ली कुछ समय के लिए आपका अवलोकन करें ताकि ये देखा जा सके कि वे पेट की पट्टियां कैसी दिखती हैं, जिससे आप स्वयं को साबित कर सकें। ये सुनकर सीनियर ली को लगा कि यह संभव है। आखिरकार आपने स्पाइन माउंटेन के लिए एक उन्नत स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन स्थापित किया था, जो एक महान कार्य था और वह आपको गलत भी नहीं समझना चाहते थे। अगले 6 महीनों तक सीनियर ली व्यवहारिक रूप से आपसे अविभाज्य रहे। वह अपनी दिव्य चेतना से लगातार आप पर नजर रखता था ताकि यह पता लगा सके कि आप किसी जादू का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। अंततः सीनियर ली इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आपका कार्य वास्तव में जानबूझकर नहीं किया गया था। वो पेट की पट्टियां अचानक तुम्हारे हाथ में प्रकट हो गईं। आपकी निर्दोषता सिद्ध हो गई। हालांकि इससे सीनियर ली की परेशानी और भी बढ़ गई, चूंकि यह आपका जानबूझकर किया गया कार्य नहीं था और आपने स्पाइन माउंटेन के लिए एक आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया था, जो एक महान कार्य था, इसलिए अब आपको वहां से भगाना अनुचित होगा। लेकिन अगर आपको भगाया नहीं गया तो उन महिला शियुक्सियनवादियों का क्या होगा, खासकर उनमें से कुछ जिनके पास दाव साथी भी थे। सीनियर ली को दुविधा में देखकर आपने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सुझाव दिया कि आप सीनियर लू वेआई द्वारा छोड़े गए फॉर्मेशन के भीतर स्थायी रूप से निवास करें। आपने उसे बताया कि जब तक आप भीड़ से दूर रहेंगे तब तक आपको मूल रूप से दूसरों के पेट की पट्टियां मिलने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीनियर ली ने एक पल सोचा और उन्हें लगा कि यह बात सच प्रतीत होती है। जिस 6 महीने तक वह तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा, उस दौरान तुम्हारे हाथ में वे पेट की पट्टियां तभी दिखाई देती थी जब तुम भीड़ से ज्यादा दूर नहीं होती थी। तो उन्होंने आपके कथन से सहमति जताई। 17वें वर्ष में आपने सीनियर लू वेआई द्वारा छोड़ी गई संस्था में प्रवेश किया। शुरू में सीनियर ली आपके साथ सहज नहीं थे और कुछ समय तक यहाँ सतर्क रहे। 18वें वर्ष में सीनियर ली चले गए, उन्हें अन्य मामलों पर ध्यान देना था और वे लगातार आपकी निगरानी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ये देखते हुए कि आप 1 साल से काफी अच्छे व्यवहार वाले रहे हैं और वरिष्ठ लू वेआई द्वारा छोड़ी गई संरचना का बिना कोई हरकत किए केवल अवलोकन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में इस वर्ष के दौरान आपने पहले ही उस सटीक स्थान का पता लगा लिया था जहां दिव्य बिजली को निर्देशित किया जा रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि सीनियर ली की उपस्थिति में आपने लाइटनिंग गाइडिंग फॉर्मेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की। आखिरकार पिछले सिमुलेशन से आपको पता था कि स्पाइन माउंटेन के ये लोग आपको फॉर्मेशन के साथ स्वतंत्र रूप से छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे। 19वें वर्ष में आपको चिंता थी कि सीनियर ली वापस आ सकते हैं। आखिरकार इस बार आप उनका पूरा विश्वास हासिल नहीं कर पाए थे। इसलिए इस वर्ष आपने वरिष्ठ लू वेआई द्वारा छोड़ी गई संरचना का ईमानदारी से अध्ययन करना जारी रखा और लाइटनिंग गाइडिंग फॉर्मेशन की स्थापना शुरू नहीं की। तथ्यों ने आपके अनुमान को सही साबित कर दिया। सीनियर ली वास्तव में इस वर्ष 2 बार आए थे। देखते ही देखते 2 साल और बीत गए और इस दौरान सीनियर ली दोबारा नहीं आए। 22वें वर्ष में आपको लगा कि शायद अब और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार आपने स्पाइन माउंटेन को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं किया था और इसके अलावा आपके पिता जियान फुशान भी स्पाइन माउंटेन में थे, इसलिए उन्हें इस तरह आपकी निगरानी नहीं करनी चाहिए थी। इस वर्ष आप उस स्थान पर आए जिसे आपने बहुत पहले ही निर्धारित कर लिया था और 7वीं कक्षा के लिए एक उल्टी लाइटनिंग गाइडिंग फॉर्मेशन स्थापित की। जैसे ही आकृति बनी, बिजली चमकी और आपकी ओर गिरी। बिजली गिरने से आप तुरंत गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन ईवुड डिवाइन बॉडी के प्रभाव से आप बहुत जल्दी लगातार ठीक हो गए। इस पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान आपकी मार्शल आर्ट साधना में भी लगातार सुधार हुआ। इसके बाद के दिनों में आप निरंतर बॉडी कल्टीवेटर प्रशिक्षण में जुट गए। 23वें वर्ष में आपकी मार्शल आर्ट साधना में अभूतपूर्व प्रगति होती है और आपके दोनों क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच जाते हैं। 24वें वर्ष में आपकी मार्शल आर्ट साधना में सफलता प्राप्त करके आपके दोनों क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंच जाते हैं।
25वें वर्ष में आप किदोंग क्षेत्र के छठे स्तर पर पहुंच गए, लेकिन इस समय बिजली की शक्ति से आपको गंभीर रूप से घायल करना पहले से ही मुश्किल था और आपकी मार्शल आर्ट साधना में सुधार की गति धीमी हो गई थी। 26वें वर्ष में आपने बिजली को आकर्षित करने वाली संरचना में संशोधन करना शुरू कर दिया, जिससे इसके द्वारा आकर्षित बिजली की तीव्रता में काफी वृद्धि हुई। 27वें वर्ष में बिजली की तीव्रता बढ़ने के कारण आपकी मार्शल आर्ट साधना में एक बार फिर तेजी से सुधार होने लगा। इस वर्ष आपकी मार्शल आर्ट साधना ने किदोंग क्षेत्र के 7वें स्तर तक सफलता प्राप्त की। पलक झपकते ही कई साल बीत गए। 30वें वर्ष में आपकी मार्शल आर्ट साधना किदोंग स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई। 31वें वर्ष में आपने लाइटनिंग गाइडिंग फॉर्मेशन को बंद कर दिया और पूरी तरह से शियानदाओ साधना का अभ्यास शुरू कर दिया। 36वें वर्ष में आपकी शियानदाओ साधना अंततः जिदान क्षेत्र से कोर फॉर्मेशन परफेक्शन क्षेत्र तक पहुंच गई। इस समय आपकी मार्शल आर्ट साधना और शियानदाओ साधना दोनों ही सफलता के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच चुकी थी। आपको पता था कि सफलता का क्षण आ गया है, तो आपने सीनियर लू वेआई के इस गठन को छोड़ दिया। जैसे ही आप बाहर आए, स्पाइन माउंटेन की महिलाओं ने आपको देखकर मानो 1 या 2 दशक पहले की शर्मिंदगी को याद कर लिया और वे इतनी भयभीत हो गईं कि उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। 60 एक साथ मृत्यु के रेगिस्तान में जाओ। आपने उनकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज किया और सीधे सीनियर ली के पास चले गए। आपने उनसे कहा कि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और उनसे अपना रक्षक बनने का अनुरोध किया। इस सिमुलेशन में सीनियर ली ने आपकी स्थिति की जांच नहीं की थी और उन्हें यह नहीं पता था कि आपके पास 12वीं कक्षा का गोल्डन कोर है, इसलिए उन्होंने सोचा कि आप बेवजह हंगामा कर रहे हैं। उनका मानना था कि आत्मा के प्रारंभिक चरण तक पहुंचने के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि कोई आपको परेशान न करे। हालांकि सीनियर ली ऐसा सोचते थे, फिर भी उन्होंने आपके अनुरोध को मान लिया। दरअसल आपने सीनियर ली को अपना रक्षक बनने के लिए जो कहा था वह महज एक एहतियाती कदम था। आखिरकार आप साधारण शियुक्सियनवादियों से अलग थे। जब आपने कोर फॉर्मेशन स्टेज में सफलता हासिल की तो आपने काफी हलचल मचा दी। सीनियर ली से आश्वासन मिलने के बाद आपने सीधे अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया। शियानदाओ साधना की मूल संरचना से लेकर नवजात आत्मा की सफलता तक की प्रक्रिया मूल को तोड़ने और उसे नवजात आत्मा में बदलने पर जोर देती है। अपने शरीर में विद्यमान आत्मा को अपना दूसरा जीवन बनने देना। एक बार जब नवजात आत्मा में रूपांतरण सफल हो जाता है, यदि नवजात आत्मा बनी रहती है तो आप अधिकार और पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं। मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन के किदोंग क्षेत्र से सच्चे सार क्षेत्र तक की सफलता की बात करें तो यह मूल ची को बाहर की ओर मुक्त करने पर जोर देता है ताकि एक सुरक्षात्मक ची ढाल बन सके जो युद्ध के दौरान अतिरिक्त निष्क्रिय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि आपकी वर्तमान स्थिति कुछ अलग थी। आप दिव्य दाव का अभ्यास करते हैं जो शियानदाओ साधना और मार्शल आर्ट साधना दोनों को जोड़ता है, इसलिए आपको वास्तव में यह नहीं पता था कि विशेष रूप से ब्रेक थ्रू कैसे किया जाए। आप चाहें तो शियानदाओ साधना और मार्शल आर्ट साधना में से एक एक करके ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि क्या वे स्वतः प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आपकी मार्शल आर्ट साधना में अभूतपूर्व प्रगति बहुत सहज रही। आपने शीघ्र ही एक सुरक्षात्मक ची कवच विकसित कर लिया और तेजी से ट्रू एसेंस दायरे के प्रथम स्तर तक पहुंच गए। लेकिन जब आपने दोबारा अपनी शियानदाओ साधना में सफलता हासिल करने की कोशिश की तो आप तुरंत अचंभित रह गए। क्या हो रहा है? आपके गोल्डन कोर पर भी एक ढाल क्यों थी जो बिल्कुल एक सुरक्षात्मक ची ढाल की तरह दिखती थी। आपको थोड़ी असहायता महसूस हुई। कोर फॉर्मेशन से नेसेंट सोल स्टेज ब्रेक थ्रू के लिए आपको ओरिजिन ची का उपयोग करके गोल्डन कोर की सतह को तोड़ना और उसे नेसेंट सोल में बदलना आवश्यक था। अब इस स्थिति में आपको सबसे पहले गोल्डन कोर के बाहर मौजूद सुरक्षात्मक ची शील्ड को तोड़ना होगा, जिससे निस्संदेह ब्रेक थ्रू की कठिनाई बढ़ गई। आपको ऐसा लगा जैसे आपने अपनी सफलताओं के क्रम में कोई गलती कर दी हो। शायद आपको पहले शियानदाओ साधना में सफलता प्राप्त करनी चाहिए थी, फिर मार्शल आर्ट साधना में। आपको ये पता नहीं था कि यदि आप पहले शियानदाओ साधना में सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो मार्शल आर्ट साधना में सफलता प्राप्त करने की कठिनाई भी बढ़ जाएगी। ये दिव्य मार्ग का अभ्यास करने का परिणाम था। अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वाभाविक रूप से आपको अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ब्रेक थ्रू की बढ़ती कठिनाई के कारण आपके शियानदाओ साधना को ब्रेक थ्रू पूरा करने में पूरा 1 महीना लगा, जिससे आप नवजात आत्मा के प्रथम स्तर तक पहुंच गए। आपने अपने शरीर के भीतर नवजात आत्मा को देखा, वह बस आपका ही एक छोटा रूप था और आपकी नवजात आत्मा दूसरों से अलग थी क्योंकि नवजात आत्मा पर उत्पत्ति ऊर्जा की एक सुरक्षात्मक परत भी थी। स्पष्ट रूप से आप जानते थे कि इससे आपकी नवजात आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। इस अभूतपूर्व घटना से जुड़ी हर बात सुचारू रूप से हुई और इस अभूतपूर्व घटना के कारण कोई असामान्य खगोलीय घटना नहीं घटी। ये सब महज एक झूठी चेतावनी थी। सीनियर ली ने आपको अपना ब्रेक थ्रू पूरा करते हुए देखा और फिर विदाई लेते हुए अंत में आपसे कहा कि भविष्य में इतना हंगामा मत करना क्योंकि ब्रेक थ्रू इतने खतरनाक नहीं होते। आपने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और बार बार सहमति जताई। 37वें वर्ष में आपने पुनः शियानदाओ साधना का अभ्यास करना शुरू किया। 38वें वर्ष में आपने सीनियर ली को ढूंढा और उनसे कहा कि सीनियर लू वेआई के फॉर्मेशन में कोई समस्या हो सकती है और आप इसे ठीक करने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढना चाहते हैं। हालांकि आपको लगा होगा कि ये सुझाव को शायद स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि पिछले सिमुलेशन ने पहले ही इस बात को साबित कर दिया था, लेकिन क्या होगा अगर? अंततः नतीजा यह निकला कि क्या होता अगर जैसी कोई बात नहीं थी। सीनियर ली और अन्य लोगों ने इस पर चर्चा की और आपकी राय से सहमत नहीं हुए। आपको अकेले ही लापरवाही से कोई काम करने से रोकने के लिए उन्होंने स्पाइन माउंटेन पर एक एकांत स्थान पर आपके लिए एक आवास भी ढूंढ लिया है। अब आपको लू वेआई के गठन के भीतर रहने की आवश्यकता नहीं थी। 41वें वर्ष में सीनियर ली आपको ढूंढने के लिए दौड़े और कहा कि सीनियर लू वेआई के गठन में कुछ असामान्यताएं दिखाई दे रही हैं और वह उथल पुथल में प्रतीत हो रहा है, इसलिए उन्होंने आपसे जाकर देखने का अनुरोध किया। आपने सिर हिलाकर कहा कि बहुत देर हो चुकी है और सभी को जल्दी से खाली करने के लिए कहा। स्पाइन माउंटेन पर बहुत से लोग आपकी बात नहीं समझ पाए और आपकी सलाह का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्हें लगा कि आप रूठ गए हैं और उन्हें दोष दे रहे हैं कि उन्होंने आपकी सलाह नहीं मानी और पहले ही संरचना की जांच और मरम्मत नहीं की। इसी कारण से स्पाइन माउंटेन से कई लोग आपकी छोटी पहाड़ी चोटी पर विनती करने आए, इस उम्मीद में कि आप उदार होंगे और उन्हें दोषी नहीं ठहराएंगे। अंततः आपके बार बार पुष्टि करने के बाद सीनियर ली ने आपकी बात मान ली। दुखी मन से उन्होंने स्पाइन माउंटेन के लोगों का नेतृत्व करते हुए निकासी शुरू की। दुर्भाग्यवश तब भी बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सभी लोग खाली कर रहे थे, फॉर्मेशन ढह गया और कई शियुक्सियानिस्टों के परिवार मारे गए। हालांकि आपके अनुस्मारक के कारण अधिकांश शियुक्सियानिस्ट अपनी जान बचाने में सफल रहे। 42वें वर्ष में सीनियर ली ने जियान फुशान को ढूंढा जो बाहर एकांत में थे और उन्हें स्पाइन माउंटेन की स्थिति के बारे में बताया। अब यह लगभग निश्चित हो गया था कि दक्षिणी क्षेत्र के शियुक्सियानिस्टों के पास जब तक वे उन कुछ खूंखार जानवरों वाले क्षेत्रों में जाकर सीलबंद क्षेत्र से बच नहीं निकलते तब तक आकाशीय गर्जना होने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये सुनकर तुम्हारे पिता जियान फुशान ने बिना किसी झिझक के कहा कि वह पहले से ही विपत्ति पारगमन के 8वें स्तर पर हैं और दूसरों को भागने का समय देने के लिए क्रूर जानवरों का ध्यान आकर्षित करने को तैयार हैं। हालांकि आपके पिता जियान फुशान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सीनियर ली को आपकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। जी हाँ, इस सिमुलेशन में आपने अकेले जाने का विकल्प नहीं चुना बल्कि स्पाइन माउंटेन के लोगों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया।
आपको ऐसा लगा क्योंकि आपने इस सिमुलेशन का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया था। अगले 10 साल या उससे कुछ अधिक समय तक जीवित रहने से कोई खास सुधार नहीं आएगा। आप ये देखना चाहते थे कि मृत्यु रेगिस्तान में जाने का अंतिम परिणाम क्या होगा। आखिरकार इससे पहले तो आपने सोचा था कि ये लोग मौत के रेगिस्तान में जाकर बच नहीं सकते। यह अनुमान आपने उनकी ताकत की तुलना खतरे से करके लगाया था। इस बार आप इसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। 43वें वर्ष में आपके पिता के नेतृत्व में स्पाइन माउंटेन के सभी शियुक्सियनिस्ट सीधे मृत्यु रेगिस्तान की ओर चल पड़े और आप भी उनमें से एक थे। रास्ते में शियानलिन संप्रदाय के लोगों ने कई बार आप पर घात लगाकर हमला किया, लेकिन शियानलिन संप्रदाय के नेता शेनरयू के आपके पिता जियान फुशान के एक जोरदार प्रहार से बुरी तरह घायल हो जाने के बाद किसी ने भी दोबारा पास आने की हिम्मत नहीं की, केवल दूर से ही उनका पीछा करने का साहस किया। आपने उन लोगों को नजरअंदाज किया और सीधे मौत के रेगिस्तान की ओर चल पड़े। इस समय आपको पिछली सिमुलेशन से उत्पन्न शंकाएं भी समझ में आ गई होंगी। ऐसा नहीं था कि शियानलिन संप्रदाय ने इन शियुक्सियानिस्टों को मृत्यु रेगिस्तान में जाने से रोकने की कोशिश नहीं की थी। बात यह थी कि वे उन्हें हरा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हिम्मत ही नहीं की। मृत्यु रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद आपके पिता जियान फुशान ने आपकी ओर एक नजर डाली और फिर अकेले ही ड्रैगन नेस्ट की ओर चले गए। आपको थोड़ा दुख हुआ और आप उसे रोकना चाहते थे, लेकिन आप खुद को बार बार याद दिलाते रहे, यह एक सिमुलेशन है, यह एक सिमुलेशन है। अंत में आपने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस दौड़कर अपने पिता जियान फुशान को गले लगा लिया। आपके पिता के जाने के कुछ ही समय बाद आपने रेगिस्तान में हलचल महसूस की। आपको पता था कि एक दानव ड्रैगन प्रकट हुआ है। जल्द ही सभी को यह पता चल गया कि आपके पिता जियान फुशान पहले से ही दानव ड्रैगन से लड़ रहे थे। इसी दौरान डेजर्ट में लगातार डेमन पाइथन भी दिखाई देते रहे। इस समय सीनियर ली आगे बढ़े और सभी को तितर बितर होकर मृत्यु रेगिस्तान की ओर भागने के लिए कहा। उसके बाद उनका जीवन भाग्य के भरोसे होगा। प्रस्थान से पहले इस पर सहमति बन गई थी और किसी ने भी इस बारे में कुछ अतिरिक्त नहीं कहा। सभी लोग 2-3 के समूहों में इधर उधर भागने लगे, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन तुम अलग थे। तुम्हारे पिता जियान फुशान के निर्देशों के कारण सीनियर ली तुम्हें अपने साथ ले जाते थे। ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस 7वें स्तर के विशेषज्ञ के साथ होने के कारण आपके बच निकलने की संभावना दूसरों की तुलना में काफी अधिक थी। लेकिन किसी ने कुछ अतिरिक्त नहीं कहा। सभी जानते थे कि तुम्हारे पिता जियान फुशान का दानव ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए जाना तुम्हारे जीवन के बदले अपना जीवन कुर्बान करने के बराबर था। 61 नई प्रतिभा, भाग्य का पुत्र। आपने नम आंखों से अपने पिता जियान फुशान की ओर देखा, फिर एल्डरली के पीछे पीछे मृत्यु रेगिस्तान की गहराई की ओर तेजी से निकल गए। रास्ते में लगातार दानव अजगर दिखाई देते रहे। हालांकि विपत्ति के 7वें स्तर पर मौजूद एक शक्तिशाली व्यक्ति एल्डरली के सामने ये दानव अजगर टिक नहीं पाए। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। एल्डरली की साधना के साथ आपके साथ पूरी गति से उड़ते हुए सैद्धांतिक रूप से यह संभव था कि आप पहले ही लाखों किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हों, लेकिन आपने अभी तक सील फॉर्मेशन में मौजूद दरार को नहीं देखा था। मृत्यु रेगिस्तान की गहराई कल्पना से कहीं अधिक थी और एल्डरली और अन्य लोगों को फॉर्मेशन दरार का सटीक स्थान नहीं पता था, इसलिए उन्हें इसे खोजने के लिए भाग्य पर निर्भर रहना पड़ा। 2 दिन और बीत गए और अचानक आपको एक दानव ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी, जैसे कि एक दानव ड्रैगन दूर से उड़ता हुआ आ रहा हो। एल्डरली के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और उन्होंने तुम्हें दूर फेंक दिया। उसने तुम पर चिल्लाते हुए कहा, भागो। उसके बाद आपने एल्डरली को दानव ड्रैगन की ओर जाते हुए देखा। दानव ड्रैगन को प्रकट होते देख आप शोक से भर गए, ये जानकर कि आपके पिता जियान फुशान वास्तव में मारे गए थे। और अब एल्डरली का इरादा स्पष्ट था, वह आपको भागने का मौका देने के लिए कुछ समय के लिए दानव ड्रैगन को रोकने जा रहा था, जिसका अर्थ था कि उसका अपना अंत निस्संदेह मृत्यु ही होगा। तुम आक्रोश से भरे हुए थे, लेकिन तुमने जरा भी संकोच नहीं किया, अपना सिर छिपाकर भाग गए। आप जानते थे कि यह भावुक होने का समय नहीं था। आधा दिन पलक झपकते ही बीत गया और दानव ड्रैगन की दहाड़ फिर से सुनाई दी। आपने उस विशालकाय दानव ड्रैगन को देखा, आप उसका विरोध करने में असमर्थ थे। आपकी मृत्यु 63 वर्ष की आयु में हुई। ये सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप इस सिमुलेशन से 2 पुरस्कार चुन सकते हैं। ईश्वर का हाथ प्रतिभा, मार्शल आर्ट साधना, सच्चा सार क्षेत्र प्रथम स्तर, शियानदाओ साधना, नवजात आत्मा चरण प्रथम स्तर। ईश्वर का हाथ प्रतिभा मूल्य 1000,000 ऊर्जा मूल्य। मार्शल आर्ट साधना, सच्चे सार क्षेत्र प्रथम स्तर, कीमत 10,000,000 ऊर्जा मूल्य। शियानदाओ साधना, प्रारंभिक आत्मा अवस्था प्रथम स्तर, मूल्य 10,000,000 ऊर्जा मूल्य। महत्वपूर्ण नोट, मेजबान ने दिव्य मार्ग का अभ्यास कर लिया है, इसलिए आपका अभ्यास अब एक प्रमुख स्तर को पार कर चुका है। आपको शियानदाओ और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास एक साथ चुनना होगा, अन्यथा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिम्युलेटर से अंतिम संकेत देखकर जियांग यीफेंग कुछ हद तक हैरान रह गया। दिव्य मार्ग का अभ्यास करते समय क्या अभी भी ऐसी समस्याएं आती हैं? क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में जब भी वह किसी प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उसे मार्शल आर्ट और शियानदाओ साधना दोनों में से किसी एक को चुनना होगा? ऐसा लगता है कि भविष्य के सिमुलेशन को अधिक तर्कसंगत तरीके से योजनाबद्ध करने की आवश्यकता है और उसे जानबूझकर अपने दायरे को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आखिरकार उसे बेहतर प्रतिभाओं के लिए आदान प्रदान के अवसरों को बचाकर रखने की आवश्यकता थी और भविष्य में उसे विभिन्न युद्ध तकनीकों के लिए भी आदान प्रदान करने की आवश्यकता होगी। चूंकि मार्शल आर्ट और शियानदाओ साधना को विनिमय के लिए एक साथ जोड़ना आवश्यक है, इसलिए इस सिमुलेशन के पुरस्कारों को लेकर कोई विवाद की बात नहीं थी। ओह, अचानक जियांग यीफेंग ने सोचा, लगता है उसे इन्हें अदला बदली के लिए बांधने की जरूरत नहीं है। वह भगवान के हाथ की प्रतिभा को क्यों चुनेगा जो केवल एक पेट की पट्टी देती है? इसलिए उसने सीधे सीधे बुदबुदाया, मैं मार्शल आर्ट साधना और शियानदाओ साधना का चयन करता हूँ। उसने अपना फैसला कर लिया। डिंग, मार्शल आर्ट्स कल्टीवेशन ट्रू एसेंस रियल प्रथम स्तर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 10,000,000 ऊर्जा मूल्य घटाया गया, शेष ऊर्जा मूल्य 2.2 बिलियन है। डिंग, शियानदाओ साधना प्राचीन आत्मा अवस्था प्रथम स्तर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 10,000,000 ऊर्जा मूल्य घटाया गया, शेष ऊर्जा मूल्य 2.2 अरब है। जैसे ही सिम्युलेटर की आवाज बंद हुई, जियांग यीफेंग ने अपने शरीर में एक बदलाव महसूस किया। पूरे अपग्रेड में 2 मिनट का समय लगा। इस बिंदु पर जियांग यीफेंग को इस सिमुलेशन की स्थिति याद आने लगी। खेती में सुधार के अलावा ये सिमुलेशन इस सीलबंद भूमि से बचने का एक और प्रयास था। हालांकि जैसा कि उसने शुरू में अनुमान लगाया था, मृत्यु रेगिस्तान से जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। बेशक जियांग यीफेंग को यह प्रयास व्यर्थ नहीं लगा, इसके बजाय उन्हें लगा कि इस प्रयास ने उन्हें एक अवसर दिखाया है, क्योंकि उसके पिता जियांग फुशान द्वारा दानव ड्रैगन को रोकने के बाद दानव ड्रैगन को उन तक पहुंचने में 4 दिन लग गए। अगर उसे मृत्यु रेगिस्तान में स्थित फॉर्मेशन क्रैक का सटीक स्थान पता चल जाए, शायद वहां से निकलने का कोई मौका मिल जाए। जियांग यीफेंग को लगा कि शायद भविष्य के सिमुलेशन में वह अनंत सागर में मौजूद काले कछुए से पूछ सकता है। हो सकता है उसे पता हो, अभी 1 हफ्ता बाकी है, मैं आराम से सोच सकती हूँ, चलो पहले कुछ संगीत सुनते हैं। अंत में जियांग यीफेंग बुदबुदाते हुए दरवाजे की ओर चल पड़ा। समय कितनी जल्दी बीत गया। 1 सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया।
सिमुलेशन की संख्या फिर से रिफ्रेश हो गई। जियांग यीफेंग अपने कमरे में लौट आया और चुपचाप कुछ बुदबुदाया। सिमुलेशन शुरू करो। एक सिमुलेशन प्रयास का उपयोग हो चुका है। शेष प्रयास 0। नीले रंग की प्रतिभा को चुनने में 100,000 ऊर्जा खर्च होती है। बैंगनी रंग की प्रतिभा को चुनने में 1000,000 ऊर्जा खर्च होती है। कृपया चुनने का विकल्प चुनें। बैंगनी रंग की प्रतिभा का चित्र बनाओ। डिंग 1000,000 ऊर्जा मूल्य घटाया गया। बैंगनी प्रतिभा को निकाला जा रहा है। शेष ऊर्जा मूल्य 2.2 बिलियन। बधाई हो मेजबान, आपने प्रतिभा प्राप्त कर ली है। भाग्य का बच्चा, भाग्यशाली संतान, आपका भाग्य चरम पर है। संसाधन और अवसर स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे। नोट: भले ही आपका भाग्य असाधारण हो, लेकिन अगर आप अपनी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रु को उकसाते हैं तो भी आप मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। इस प्रतिभा को देखकर जियांग यीफेंग की आंखें चमक उठीं। भाग्य की संतान, ये प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। फिर जब ये सिमुलेशन समाप्त हो जाए तो इस प्रतिभा का आदान प्रदान किया जाना चाहिए। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए जियांग यीफेंग के पास इस सिमुलेशन के लिए एक योजना थी। उसे मोटे तौर पर पता था कि क्या करना है, इसलिए उसने तुरंत सिमुलेशन पैनल की ओर देखा। 19वां सिमुलेशन शुरू होता है। आपको एहसास होता है कि आप सिमुलेशन में प्रवेश कर चुके हैं। पहले दिन आप रात के अंधेरे में किंगशान शहर छोड़ने का विकल्प चुनते हैं। जैसे ही आप जियांग हवेली से बाहर निकले, आपको सड़क पर 1000 टाइल का चांदी का नोट दिखाई दिया। आपने उस पर सरसरी नजर डाली। इतनी कम रकम उठाने में आप बहुत आलसी थे। दूसरे दिन की सुबह आप चांगकिंग पर्वत श्रृंखला में स्थित त्यानिक्सुआन मंदिर के खंडहरों पर पहुंचे। आपने खंडहरों को साफ किया और फिर हड्डियों को वहीं दफना दिया। तीसरे दिन से आप गंभीरतापूर्वक शियांदाओ का अभ्यास शुरू करते हैं। 10वें दिन आप साधना कर रहे थे, तभी अचानक आपको एक आवाज सुनाई दी और आप चौंक कर जाग गए। आपको पता चलता है कि एक स्पिरिट स्टोन आपके पास गिर गया है। आकाश से आत्मा का पत्थर कैसे गिर सकता है? क्या चाइल्ड ऑफ फॉर्चून टैलेंट वाकई इतना असाधारण है? जल्द ही आपको कारण पता चल जाएगा, क्योंकि स्पिरिट स्टोन गिराने वाला व्यक्ति आपके सामने प्रकट हो चुका है। यह नवागंतुक केवल मूल गठन प्रथम स्तर का साधक है। इस समय आप पहले से ही नवजात आत्मा अवस्था की साधना में हैं। आप अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग किए बिना भी यह जान सकते हैं। इसके बावजूद आपने नवागंतुक की पहचान की पुष्टि करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग किया। अगर यह कोई स्थानीय शियुक्सियनिस्ट है तो ठीक है, वैसे भी आपको इस एक स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं है। लेकिन अगर यह अमर गुलाम है तो आपको इस थोड़े से स्पिरिट स्टोन से कोई आपत्ति नहीं होगी। जल्द ही आपने नवागंतुक की पहचान देख ली। आपने अपने होंठ सिकोड़े, तेजी से कदम बढ़ाया और आपके हाथ से भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हुई। तुम्हारी विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा ने इस अमरदास को कुचलकर मार डाला। तुमने ताली बजाई और बुदबुदाते हुए कहा, कितने कमजोर। फिर तुम उसके शव के पास गए और उसकी संग्रहण अंगूठी ले ली। अन्य अमरदासों को आकर्षित करने से बचने के लिए तुमने उसका अंतिम संस्कार भी किया, उसकी राख को पीसकर बिखेर दिया। 62 क्या मैं पिता से विरासत के लिए संघर्ष करूं? नहीं, मैं इनकार करता हूं। पहला साल आपने बिना किसी खास घटना के बिताया। कभी कभार स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने और भूखे होने पर जंगली जानवरों के आपके दरवाजे पर आ जाने के अलावा भाग्य के बच्चे की प्रतिभा केवल औसत थी। स्पिरिट स्टोन्स के साथ 1 साल तक साधना करने के बाद न केवल आपने अपने स्पिरिट स्टोन्स खर्च नहीं किए, बल्कि आपकी स्टोरेज रिंग में कई हजार और स्पिरिट स्टोन्स जमा हो गए। दूसरा वर्ष भी खेतीबाड़ी का एक नीरस दौर ही रहा। तीसरे वर्ष में बाई रोक्स्यू का आगमन हुआ। आपकी जांच करने के बाद उसने आपसे पूछा कि क्या आप उसे अपना स्वामी स्वीकार करेंगे। आपने सहमति दे दी। 3 दिन बाद उसने कहा कि वह तुम्हें इस सील से बचने के लिए ले जा सकती है और पूछा कि क्या तुम जाने को तैयार हो। आपने बिना झिझक के सीधे सिर हिला दिया। आपका यहाँ आने का उद्देश्य केवल लिफ्ट लेना था। कुछ दिनों बाद बाई रोक्स्यू आपको अनंत सागर में ले गई। जैसे ही आप पास पहुंचे, समुद्र से एक काला कछुआ बाहर निकला। बाई रोक्स्यू ने उसे रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन काले कछुए ने सीधे उसे वश में कर लिया। अंततः काले कछुए ने बाई रोक्स्यू को सील से बाहर फेंक दिया और उससे कहा कि वह एक अरब स्पिरिट स्टोन लाए और फिर वह उसे ले जाएगा। आपको काले कछुए द्वारा अनंत सागर के एक द्वीप पर ले जाया गया था। वहां पहुंचते ही आपने सीधे सीधे अपनी बात रख दी, ये बताते हुए कि काला कछुआ और आप दोनों कैदी हैं और आप विशेष रूप से उसे ही ढूंढने आए हैं। ये सुनकर काले कछुए ने आपको गौर से देखा, फिर अचानक जोर से हंसने लगा। इसने आपसे पूछा कि आपका इससे क्या काम है। आपको पिछले सिम्युलेटर से यह अनुभव था कि ब्लैक टोर्टोइस ने आपको ऊपर से आए एक शक्तिशाली आकृति के शतरंज के मोहरे के रूप में गलत समझा था, लेकिन आपको इसकी परवाह नहीं थी। आपने सीधे उससे पूछा कि डेजर्ट में सील रिफ्ट कहाँ है। काला कछुआ आसमान की ओर देखने लगा, मानो किसी चीज से सावधान हो, और एक पल बाद उसने आपको 4 शब्द भेजे, रेगिस्तान की तलहटी। उत्तर मिलने के बाद आपका दिल उत्साहित हो गया। आपको लगा कि दक्षिणी क्षेत्र के सील को छोड़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। इसके बाद आप वहां से नहीं गए, बल्कि इसके बजाय आपने काले कछुए से कहा कि आप अपनी फॉर्मेशन की दाव को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ सील फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं। काले कछुए ने आपके किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, केवल इतना कहा कि आपको 7 साल बाद वहां से चले जाना होगा। वास्तव में जियांग यफेंग ने यह देखा। बिना किसी संकोच के वह चुपचाप मंत्रोच्चार करने लगा। 7 साल का गहन सिमुलेशन शुरू करें। ये सब बहुत पहले से ही योजनाबद्ध था। चूंकि गहन सिमुलेशन के माध्यम से गठन संबंधी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए सिमुलेशन के अंत में मिलने वाले आदान प्रदान के अवसरों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावा डीप सिमुलेशन ने डायरेक्ट एक्सचेंज की तुलना में कम ऊर्जा की खपत की। डिंग 7 साल का गहन सिमुलेशन शुरू हो रहा है, जिसमें 613.2 मिलियन ऊर्जा पॉइंट खर्च हो चुके हैं। शेष ऊर्जा पॉइंट 1.6 बिलियन। जियांग यफेंग की चेतना सिम्युलेटर के भीतर प्रकट हुई। वह जरा भी नहीं हिचकिचाया और द्वीप की गहराई की ओर चल पड़ा। सील निर्माण का विश्लेषण और उसे समझना। 7 साल पलक झपकते ही बीत गए। गहन सिमुलेशन समाप्त हुआ। इस समय जियांग यफेंग की चेतना किंगशान शहर में स्थित जियांग हवेली में लौट आई थी। इस गहन सिमुलेशन से उन्हें काफी लाभ हुआ था, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि स्थिति में कितना सुधार हुआ है। शायद उसे अपने सैद्धांतिक ज्ञान की सीमा का पता तभी चलेगा जब वह 8वीं कक्षा की संरचना को पूरी तरह से व्यवस्थित कर पाएगा। अब अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए जियांग यफेंग को लगा कि यह निकट है। शायद कुछ और लोगों में आगे बढ़ने के बाद वह 8वीं श्रेणी की संरचना स्थापित कर सके। इन सवालों पर विचार करना बंद करते हुए जियांग यफेंग की निगाहें सिमुलेशन पैनल पर टिक गईं। 10वें वर्ष काले कछुए द्वारा तुम्हें वापस धरती पर लाया गया था। काले कछुए को विदाई देने के बाद आप चले गए। 12वें वर्ष आप किंगशान शहर लौट आए। उसी वर्ष आपने किंगशान शहर की धरती को हिलते हुए महसूस किया और उसमें एक दरार दिखाई दी। आप नीचे जमीन पर गिर पड़े और आपने एक कांसे का महल देखा। महल के अंदर एक नीले रंग का प्रकाश गोला था। एक पल के लिए आप स्तब्ध रह गए। आपको लगा कि यही वह विरासत होनी चाहिए जो आपके पिता जियांग फुशान को मिली थी। इस बार इसने तुम्हें क्यों ढूंढ लिया? अचानक आपको एहसास हुआ कि यह निश्चित रूप से भाग्य के बच्चे की प्रतिभा का कमाल है।
क्या तुम्हें अपने पिता से यह विरासत छीन लेनी चाहिए? तुम हिचकिचाई। आपने लगातार फायदे और नुकसान का आकलन किया। इस सिमुलेशन में आपको निश्चित रूप से चाइल्ड ऑफ फॉर्चून प्रतिभा को चुनना ही था, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आप 2 साधना स्तरों के लिए आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, और यदि आप 2 साधना स्तरों के लिए विनिमय नहीं कर सके तो सिमुलेशन समाप्त होने पर जिस अमरपथ विरासत के लिए आप विनिमय कर सकते थे वह अधिकतम केवल नवजात आत्मा पूर्णता तक ही पहुंच पाएगी। आखिरकार आप इस समय दिव्यताओं का अभ्यास कर रहे थे और सिमुलेटर ने चेतावनी दी थी कि आपको अमर और मार्शल दोनों मार्गों को एक साथ पार करना होगा, अन्यथा आप किसी प्रमुख क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। इस प्रतिबंध का पालन वास्तविकता में भी करना आवश्यक है। तुमने मन ही मन कोसते हुए कहा, धिक्कार है, इस व्यवस्था पर कितनी पाबंदियां हैं। आपको लगा कि अगर सिमुलेशन खत्म होने के बाद आप और अधिक पुरस्कारों के लिए अदला बदली कर सकते तो आपको इतना दुविधा में नहीं पड़ना पड़ता। अंततः आपने अपना सिर हिलाया और इस अमरपथ की विरासत को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। सच तो यह है कि सिमुलेटर की सीमाओं के अलावा आपके मन में कुछ और विचार भी थे। आपको लगा कि अगर आप इस बार चाइल्ड ऑफ फॉर्चून की प्रतिभा का लाभ उठाते हैं तो भविष्य में विरासत प्राप्त करने का अवसर हमेशा बना रहेगा। इस बार आपकी मूल योजना अपने पिता और उनके साथ मृत्यु रेगिस्तान में जाने की थी। यदि आपने यह विरासत संभाली होती तो आपको चिंता होती कि आपके पिता की साधना विपत्ति क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएगी और फिर कोई भी दानव ड्रैगन को रोक नहीं पाएगा। अपना चुनाव करने के बाद आप मुड़े और चले गए और वह विरासत कायम नहीं रही। मानो उसे आपके इनकार का पता चल गया हो, वह पल भर में गायब हो गई। अपने पीछे केवल एक अस्त व्यस्त किंगशान शहर को छोड़कर। सौभाग्यवश अपनी पहचान छिपाने के लिए आपने किंगशान शहर में एक एकांत क्षेत्र चुना था, इसलिए अप्रत्याशित आपदा से बहुत कम आम लोग प्रभावित हुए। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए और आपने काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति यांगजुओ को किंगशान शहर में उस दरार में प्रकट होते देखा जहां से विरासत उभरी थी। तुमने अपने होठों को सिकोड़कर धीरे से कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। आपको पता था कि काले वस्त्रधारी व्यक्ति यांगजुओ सबसे पहले उसी स्थान पर प्रकट हुआ था जहां से विरासत का उदय हुआ था। आपके पिता को लेगेसी द्वारा टेलीपोर्ट कर दिए जाने के कारण ही उन्हें 13वें वर्ष में जियान परिवार मिला। भले ही आपने इस बार विरासत को स्वीकार नहीं किया और वह चली गई, लेकिन अमरदासों को निश्चित रूप से उसके प्रकट होने का पता चल जाएगा। तो आपने पहले से ही घात लगाकर हमला करने की योजना बना ली थी। जब काले वस्त्रधारी व्यक्ति यांगजुओ पास आया तो आपने निर्णायक रूप से पूरी ताकत से चुपकर हमला किया। एक नवजात आत्मा के रूप में कोर फॉर्मेशन पर हमला करते हुए क्या गलत हो सकता था। आपने एक ही बार में उसे बुरी तरह घायल कर दिया। तार्किक रूप से देखा जाए तो यदि आपको आक्रामक युद्ध तकनीकें पता होती तो यांगजुओ की तुरंत मृत्यु हो जाती। दुर्भाग्यवश सिम्युलेटर एक बार में केवल 2 पुरस्कारों का ही आदान प्रदान कर सकता था। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपने कभी कोई तकनीक विकसित नहीं की थी। आपने सोचा था कि जब आपकी साधना का स्तर ऊंचा हो तब अधिक शक्तिशाली तकनीकें सीखना अधिक प्रभावी होगा। इसी वजह से भले ही आपकी साधना का स्तर ऊंचा था, आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार प्रचुर मात्रा में था और आपने मार्शल दाव की साधना भी की थी, फिर भी आप वर्तमान में एक खेल में टैंक चरित्र की तरह थे। आपके पास पर्याप्त सहनशक्ति और रक्षा थी, लेकिन आक्रमण की कमी थी। इसलिए आपने यांगजुओ को तुरंत नहीं मारा। हालांकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। वार करने के बाद आपने यांगजुओ को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं दिया। आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उस पर इस तरह प्रवाहित हुई मानो वह व्यर्थ हो। कुछ मिनट बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति यांगजुओ आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा से कुचलकर राख में बदल गया और उसकी मृत्यु हो गई। अंततः आपने अपनी शक्ति से काले वस्त्रधारी यांगजुओ को मार डाला, जो शुरुआत से ही हर सिमुलेशन में प्रकट होता रहा था। इस क्षण आपने एक समझदारी भरी मुस्कान दिखाए। आपकी मौजूदा ताकत उजागर हो चुकी थी और अधिक मुसीबत को न्योता देने के लिए आपने कार्रवाई जारी रखी और किंगशान शहर में छिपे हुए सभी अमरदासों को मार डाला। 2 महीने बीत गए और आपने अपने पिता को किंगशान शहर के बाहर से लौटते हुए देखा। उस समय वह अकेला था और आप एक नज़र में देख सकते थे कि आपके पिता जियान फुशान पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 5वें स्तर पर पहुंच चुके थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस विरासत को आपने अंततः स्वीकार कर दिया था वह वास्तव में आपके पिता जियान फुशान को मिल ही गई थी, जैसा कि आपने अनुमान लगाया था। और तभी अचानक आपको लगा कि आपके पिता इसी समय वापस आ गए हैं। अगर काले कपड़े पहने हुए यांगजुओ ने उसका पीछा न किया होता तो क्या वह स्पाइन माउंटेन के लोगों से मिल पाता? फिर आप उसके बाद स्पाइन माउंटेन कैसे जाएंगे? आपने माथे पर हाथ मारा और धीरे से आह भरी, मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। आपको लगा कि क्षण भर की संतुष्टि के लिए आपको काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति यांगजुओ को नहीं मारना चाहिए था। 63 अलविदा वू युदाओ। वर्ष 13, जैसा कि आपने उम्मीद की थी, स्पाइन माउंटेन से शिवसियानिस्ट प्रकट नहीं हुआ। 1 साल से भी अधिक समय से आपके पिता जियान फुशान जियान हवेली में साधना कर रहे हैं। वह शायद ही कभी अन्य मामलों में दखल देता था और कभी घर से बाहर नहीं निकलता था, तो भला उसकी मुलाकात स्पाइन माउंटेन के किसी व्यक्ति से कैसे हो सकती थी? वर्ष 14, आपको लगा कि आपको किंगशान शहर में स्पाइन माउंटेन से शायद ही कोई मिलेगा। चूंकि ऐसी स्थिति थी इसलिए आपका किंगशान शहर में रहने का कोई इरादा नहीं था। खैर, इस सिमुलेशन के लिए आपको वास्तव में ऐसा लगा कि स्पाइन माउंटेन जाना या न जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। आखिरकार इस बार आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की योजना नहीं बना रहे थे, इसलिए आपको स्पाइन माउंटेन के नीचे से दिव्य बिजली उधार लेने की आवश्यकता नहीं होगी। किंगशान शहर छोड़ने से 1 रात पहले आप चुपके से जियान हवेली लौट आए। आपने अपने अधिकांश संसाधन 600,000 स्पिरिट स्टोन अपने पिता जियान फुशान के लिए छोड़ दिए। अपने पिता के कारण पूछने का इंतजार किए बिना तुम मुड़कर सीधे चली गई। आपको विश्वास था कि चूंकि आपके पिता सीमित संसाधनों के बावजूद विरासत के माध्यम से मात्र 30 वर्षों में ही कष्ट पारगमन के 8वें स्तर तक पहुंच सकते थे, इसलिए उनकी प्रतिभा स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट थी। इसलिए इस बार आपने अपने अधिकांश संसाधन उसे सौंप दिए, जिससे आपके पिता की ताकत और भी बढ़ सकती है। और आपने अपने पैरों के पास किसी द्वारा गिराए गए स्पिरिट स्टोन को देखा, लापरवाही से उसे उठाया और अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। संसाधन, क्या ये चीजें कहीं से भी ऐसे ही नहीं मिल जाती? दरअसल आप अभी जो कर रहे थे वह भी यही सोच रहे थे कि जब आप मृत्यु के रेगिस्तान में कदम रखेंगे, अगर आपके पिता अधिक शक्तिशाली होंगे तो सफलता की दर निश्चित रूप से अधिक होगी। बिल्कुल सही। आपको लगा कि भले ही स्पाइन माउंटेन के लोग आपके पिता को न ढूंढ पाएं, लेकिन आपको पता था कि वे लगभग किस समय डेजर्ट में जाएंगे, इसलिए आपने सोचा कि आप अपने पिता से साथ आने और मदद करने के लिए कह सकते हैं। सब कुछ पूरा करने के बाद आपने किंगशान शहर छोड़ दिया और पश्चिम की ओर चल दिए। आप पश्चिम की ओर क्यों गए? इसका कारण ये था कि आप पहले से ही जानते थे कि निश्चित सरणी के उत्तर में मृत्यु रेगिस्तान, पूर्व में ज्वाला घाटी और दक्षिण में अंतहीन सागर है। तो आपके अनुमान के आधार पर पश्चिम में स्थित क्षेत्र 10,000 स्वॉर्ड्स फॉरेस्ट होना चाहिए। आपने इसे दूर से देखने की तैयारी की थी। इस दौरान आपका ध्यान केवल यात्रा पर ही केंद्रित नहीं था, आपने शियानदाओ की साधना में भी काफी समय व्यतीत किया। वर्ष 15, आप लोक्सिया पर्वत नामक स्थान से गुजरे और गलती से आपको एक आध्यात्मिक तरल तालाब मिल गया। इससे आपको अत्यधिक खुशी हुई। पिछले सिमुलेशन में बाई रोक्स्यू से प्राप्त खेती की सामान्य समझ पर टिप्पणियां के अनुसार आप जानते थे कि स्पिरिट लिक्विड स्पिरिट स्टोन से 100 गुना अधिक मूल्यवान है।
दक्षिणी क्षेत्र के बाहर स्पिरिट स्टोन मुद्रा की तरह थे, जिनका उपयोग केवल कम साधना स्तर वाले लोग ही साधना के लिए करते थे। उच्चतर लोगों के लोग आध्यात्मिक तरल या स्वर्ग और पृथ्वी के अन्य खजानों का उपयोग करते थे। आप पहले साधना के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग कर रहे थे क्योंकि इस खतरनाक दक्षिणी क्षेत्र में आपको साधना के लिए बेहतर संसाधन नहीं मिल पा रहे थे। आध्यात्मिक तरल से भरे उस तालाब को देखते हुए आप चिंतन में लीन हो गए। क्या आपको स्पिरिट लिक्विड का उपयोग करना चाहिए या इसे सिमुलेशन से बाहर निकालने के लिए बचाकर रखना चाहिए? अंततः आपने अपना सिर हिलाया और सीधे आध्यात्मिक तरल का उपयोग करके यही साधना करने का विकल्प चुना। उसी वर्ष आपकी शियानदाओ साधना ने सफलतापूर्वक नवजात आत्मा के द्वितीय स्तर को पार कर लिया। वर्ष 17 आपने नवजात आत्मा के तीसरे स्तर को पार कर लिया। वर्ष 20 आपने नवजात आत्मा के चौथे स्तर को पार कर लिया। वर्ष 22 आपने सामूहिक ज्ञानोदय की प्रतिभा को सक्रिय किया, जिससे आपकी साधना की गति 10 गुना बढ़ गई और आपकी सोच अधिक सक्रिय हो गई। ये ज्ञानोदय 6 महीने तक चला और आपकी शियानदाओ साधना सीधे नवजात आत्मा के छठे स्तर तक पहुंच गई। एपिफेनी के समाप्त होने के बाद आपने स्पिरिट लिक्विड पॉन्ड पर एक नजर डाली और पाया कि उसमें मौजूद स्पिरिट लिक्विड पूरी तरह से सूख गया था। तो दिशा का पता लगाने के बाद आप पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। वर्ष 24 अनगिनत पहाड़ों और नदियों को पार करने के बाद आपने अंततः 10,000 तलवारों का जंगल देखा। दूर से ही तलवारों की चीखें सुनाई दे रही थीं और एक भयावह हत्या की मंशा महसूस हो रही थी। आपको ऐसा लगा कि यहाँ के खूंखार जानवर शायद काले कछुए के अलावा सबसे ज्यादा उकसाने वाले थे। यह हत्या करने का इरादा बहुत प्रबल था। उकसाया नहीं जा सकता, उकसाया नहीं जा सकता। तुमने आगे बढ़ने का विचार तुरंत ही छोड़ दिया। जैसे ही आप जाने वाले थे तभी आपको दूर से एक आकृति दिखाई दी। आपका दिल बैठ गया, वह यहाँ कैसे हो सकता है? जी हाँ, आप इस व्यक्ति को जानते थे। वह वुयुडाओ थे। वुयुडाओ द्वारा डाकुओं को दबाने के लिए आपके चांदी के नोट ले जाने के बाद आपने उसे फिर कभी नहीं देखा था। आपको समझ नहीं आया कि वह इस 10,000 तलवारों के जंगल में क्यों प्रकट होगा। इतनी लंबी दूरी वुयुडाओ के नश्वर शरीर के साथ, भले ही वह 20 साल से अधिक समय से यहाँ आने की कोशिश कर रहा हो, फिर भी यहाँ पहुंचना मुश्किल होगा। क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता हो? आप जांच पड़ताल के लिए इनसाइट आई का उपयोग करने से खुद को रोक नहीं पाए। वुयुडाओ श्वेत बाघ का पुनर्जन्म यादें पहले ही जागृत हो चुकी हैं। वर्तमान में स्वर्ण शरीर के दायरे में 9वें स्तर की मार्शल आर्ट साधना पर, मूल रूप से मार्शल सेंट दायरे के शिखर मार्शल आर्ट साधना पर, जबरन पुनर्जन्म के कारण दायरा गिर गया, हत्या का दाव धारण करता है, अपने दायरे से ऊपर लड़ने में सक्षम है। हे भगवान, आपने हौंकते हुए कहा, अरे यार, वुयुडाओ इतना ताकतवर है क्या? मार्शल आर्ट के क्षेत्र उस अनाम तकनीक में दर्ज थे जो आपने पहले वुयुडाओ से प्राप्त की थी। इन्हें विशेष रूप से बॉडी टेम्परिंग रियल्म, कंडेंसिंग युआन रियल्म, किडोन रियल्म, ट्रू एसेंस रियल्म, यूनिटी रियल्म, गोल्डन बॉडी रियल्म, इमूवेबल रियल्म, ट्रांसेंडेंट रियल्म, हाफ सेंट, मार्शल सेंट रियल्म में विभाजित किया गया था। ये शियानदाओ के सभी लोगों के अनुरूप भी थे। गोल्डन बॉडी रियल्म कल्टीवेशन में पहले से ही वॉर डिफाइनिंग रियल्म के समकक्ष था। इसे एक पूर्ण निपुण व्यक्ति कहा जा सकता है। और मूल मार्शल सेंट क्षेत्र, जो शियानदाओ में संकट क्षेत्र से परे था, अमर क्षेत्र की शक्ति के बराबर था। और वह अपने दायरे से ऊपर भी लड़ सकता था। कितना भयानक! अचानक ऐसा लगा जैसे आपको कुछ याद आ गया हो। निषिद्ध भूमि में 4 खूंखार जीव थे। आप दानव अजगर, दानव फीनिक्स और काले कछुए को पहले ही देख चुके थे। इसलिए यदि आपका अनुमान सही था तो आपने सोचा होगा कि 10,000 तलवारों का जंगल बाग होना चाहिए। और अब आपने वुयुडाओ की जानकारी देख ली, व्हाइट टाइगर इनकार्नेशन। अचानक आपको एक बुरी आशंका हुई और ठीक उसी समय आपने देखा कि वुयुडाओ पल भर में आपके सामने प्रकट हो गया। बिना कुछ कहे उसने तुम्हें 10,000 तलवारों के जंगल में फेंक दिया। जैसे ही आप 10,000 स्वॉर्ड्स फॉरेस्ट में उतरे, आप अंतहीन हत्या की भावना से प्रभावित हो गए। तुम्हारी आंखें कुछ हद तक लाल और हिंसक हो गईं, तुम्हारे दिल में नरसंहार की इच्छा जाग उठी। लेकिन सौभाग्य से आप अभी भी 10,000 तलवारों के जंगल के किनारे पर थे और आप मुश्किल से ही खुद को नियंत्रित कर पा रहे थे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर आप सचमुच गहराई में उतर गए तो आपको कितनी जानलेवा प्रवृत्ति का सामना करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग हत्या की मशीन बन जाएंगे। तुम 10,000 तलवारों के जंगल में ज्यादा देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए और जल्दी से वहां से भाग गए। हालांकि जैसे ही आप 10,000 तलवारों के जंगल से बाहर निकले, वुयुडाओ फिर से प्रकट हुआ और एक थप्पड़ से उसने आपको वापस 10,000 तलवारों के जंगल में धकेल दिया। आप असमंजस में थे। आपके अनुमान के अनुसार आपने माना कि वुयुडाओ श्वेत बाघ का पुनर्जन्म था, इसलिए यह अत्यधिक संभव था कि वह इस प्राचीन भूमि के क्रूर जानवर का पुनर्जन्म था। आपको लगा कि आपके अनुमान की संभावना कम से कम 50% थी। अगर ऐसा होता तो अगर वह तुम्हें मार डालता तो तुम समझ सकते थे। लेकिन अब इसका क्या मतलब था? आप पूरी तरह से भ्रमित थे। क्या वह आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा था? नहीं, आपने सोचा भी नहीं होगा कि यह इतना आसान होगा। आपने काले कछुए के बारे में सोचा, चूंकि काला कछुआ कैद था तो शायद ये सफेद बाघ भी यही कैद है। और फिर उसने बंधनों से मुक्त होने के लिए अपने पुनर्जन्म को मानव रूप में लेने के लिए मजबूर किया। ये सोचते ही आपकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। इस तरह यह उस जानकारी से मेल खाती थी जो आपने इनसाइट आई के माध्यम से देखी थी। अगर ऐसा था तो वुयुडाओ का अब आपके साथ इस तरह का व्यवहार करना आपको नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं होना चाहिए। आखिरकार आप सभी एक ही नाव में सवार थे। इसमें एक गहरा अर्थ छिपा था। जब आपको इसका पता चल गया तो आपने फिर इसमें और गहराई से अध्ययन नहीं किया। आपने सीधे हत्या के इरादे के बीच साधना शुरू कर दी। चाहे आपका अनुमान सही हो या नहीं, आपको ऐसा लगा कि चूंकि वुयुडाओ बाहर है, इसलिए आप वैसे भी बाहर नहीं निकल सकते। 64 आपको उत्तराधिकारी के रूप में माने। 25वां वर्ष, इतने लंबे समय के बाद अब आप 10,000 तलवारों के जंगल के किनारे पर मौजूद घातक इरादे का सामना करने में सक्षम हैं। हालांकि आप महसूस कर सकते हैं कि आपका अपना व्यक्तित्व भी कुछ हद तक अधिक हिंसक हो गया है। 26वां वर्ष, वुयुडाओ फिर प्रकट हुआ। वह शांति से 10,000 तलवारों के जंगल में दाखिल हुआ, फिर उसने तुम्हें एक हाथ से पकड़ा और फिर से 10,000 तलवारों के जंगल में और आगे फेंक दिया। 10,000 तलवारों के जंगल में जितना अंदर जाते हैं उतनी ही अधिक घातक शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे ही आप वहां उतरे, आप तुरंत घातक शक्ति से घिर गए। भयानक हत्या की मंशा ने सीधे आपके दिमाग पर असर डाला। तुम अब नियंत्रण में नहीं थे। तुम्हारा दिल बस सब कुछ मारना चाहता था। तभी वुयुडाओ ने तुम्हारे सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और तुम तुरंत होश में आ गए। लेकिन बहुत जल्द ही जानलेवा इरादे ने फिर से हमला कर दिया और आपको लगा कि आप जल्द ही अपनी आत्मजागरूकता फिर से खो देंगे। आप चिल्लाए बिना नहीं रह सके। क्यों? आपने पहले सोचा था कि वुयुडाओ शायद आपको अनुशासित करना चाहता हो या आपको हत्या की भावना को समझने में मदद करना चाहता हो। लेकिन अब इस प्राचीन भूमि में हत्या की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से आपकी सहनशीलता से परे हो गई है। यह अब संयम बरतने का समय नहीं था। तुम जानते थे कि अगर तुम यहाँ और अधिक समय तक रहे तो तुम एक कठपुतली बन जाओगे जिसे केवल मारना आता होगा। आत्म जागरूकता खोने से ठीक पहले वुयुडाओ ने ठंडे स्वर में कहा, हम आप में प्रतिभा तो है, लेकिन मन साधना की कोई दृढ़ तकनीक नहीं है।
इस समय वो युडाओ काफी तिरस्कारपूर्ण भाव से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्मृति जागृत होने से पहले उसने युद्ध देवता कला का पहला भाग तुम्हारे जैसे निकम्मे को क्यों दे दिया। तुम तो इतनी कम मात्रा में भी हत्या की इच्छा का सामना नहीं कर सके। हालांकि जब आपने आत्म जागरूकता खो दी तो वो युडाओ आपको जगाने के लिए लगातार थप्पड़ मारता रहा। ये चक्र 10 वर्षों से अधिक समय तक दोहराया गया। तुम्हारे शरीर से अब एक धुंधली सी घातक भावना निकल रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब आपको हत्या के इरादे का कुछ अंश समझ में आ गया था, जिसे हत्या के इरादे का परिचय माना जा सकता है। अब 10,000 तलवारों के जंगल में केंद्रीय क्षेत्र को छोड़कर, जहां हत्या की भावना सबसे अधिक तीव्र और दुर्गम थी, आप अन्य सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। इसी क्षण वो युडाओ आपके बगल में प्रकट हुई। उसने तुम्हें कुछ उदासीनता से बताया कि इस प्राचीन भूमि की रक्षा के लिए लंबे समय से कोई क्रूर जानवर नहीं था। यदि आप मध्य क्षेत्र में जानलेवा इरादे का सामना कर सकते हैं तो दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने का यह सबसे सुरक्षित तरीका होगा। बोलने के बाद वो युडाओ ने आपकी ओर एक नजर डाली, एक किताब नीचे फेंक दी और फिर 10,000 तलवारों के जंगल में कदम रख दिया। वो युडाओ की बातें सुनकर आपको ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार आपने अंतर्दृष्टि नेत्र के माध्यम से पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वो युडाओ इस प्राचीन भूमि में क्रूर जानवर का पुनर्जन्म हो सकता है। चून की रक्षा करने वाला दुष्ट जानवर अब वहां नहीं था, इसलिए दक्षिणी क्षेत्र से बाहर निकलने का सबसे सरल मार्ग यहीं से होना चाहिए। हालांकि जो लोग अंदरूनी कहानी नहीं जानते थे, वे 10,000 तलवारों के जंगल के बाहर हत्या के इरादे को देखकर शायद ऐसा नहीं सोचेंगे। आपने वो युडाओ द्वारा फेंकी गई किताब को देखा। उस पर बड़े अक्षरों में युद्ध देवता कला लिखा हुआ था। इसकी जांच करने के बाद आपने पाया कि यह वास्तव में अनाम तकनीक का ही विस्तार था। सटीक रूप से कहें तो अनाम तकनीक युद्ध देवता कला की केवल प्रारंभिक सूची थी, जिसमें मार्शल दाव के क्षेत्र और बुनियादी साधना विधियों का विवरण दर्ज था। और युद्ध देवता कला अमर दाव की एक मन साधना तकनीक की तरह थी, जो मार्शल दाव साधना तकनीकों का एक समूह था। साधना करने के बाद यह मार्शल दाव की प्रगति और शक्ति को तीव्र कर सकता है। यूरो इसके अलावा इस वॉर गॉड आर्ट में भी युद्ध तकनीकें थीं। ये युद्ध तकनीकें ठीक वही थीं जिनकी आपको इस समय सख्त जरूरत थी। आपको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि आपके पास साधना तो थी लेकिन युद्ध तकनीक नहीं थी। यद्यपि ये मार्शल दाव युद्ध तकनीकें थीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आप अमर और मार्शल दाव दोनों का अभ्यास करते हैं, और मार्शल दाव युद्ध तकनीकें अमर तकनीकों से किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। साधना के प्रारंभिक चरण में वो युडाओ ने ही आपका मार्गदर्शन किया था, और इन पिछले 10 वर्षों में उन्होंने आपको हत्या के इरादे का कुछ अंश समझने में भी मदद की। अब उन्होंने आपको इतना बड़ा उपहार दिया था। वो युडाओ की विदाई की ओर देखते हुए आप क्षण भर के लिए भावुक हो गए। आपने मन ही मन सोचा, मैं उसका बहुत ऋणी हूँ। आपको तो ये भी लगा कि वो युडाओ आपके प्रति अत्यधिक दयालु थे। हालांकि आपको जल्द ही एहसास हो गया कि वो युडाओ दक्षिणी क्षेत्र छोड़कर जा रहा है। तो हत्या के इरादे की अपनी समझ के साथ क्या वह तुम्हें अपने साथ ले जा सकता है? तुमने जल्दी से चिल्लाकर कहा, इस उम्मीद में कि वह तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन वो युडाओ ने बस हाथ हिलाकर कहा कि सब कुछ आप पर निर्भर करता है। दरअसल आप ये कैसे समझ सकते थे कि वो युडाओ तो बस आपको शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह मूल रूप से दुनिया का आखिरी सफेद बाघ था, और अब पुनर्जन्म के बाद उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। और आप वह व्यक्ति जिसे स्मृति जागृति से पहले अनाम तकनीक सिखाई गई थी। ये कहा जा सकता है कि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनसे उनका संबंध था, और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप उनके आधे शिष्य थे। वह जो कार्य करने जा रहा था वह मूलतः जीवन मरण का मामला था। अब वह अपनी सारी मार्शल आर्ट तुम्हें सौंप रहे थे। तुम ही उनके सच्चे उत्तराधिकारी थे। वह नहीं चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी निकम्मा हो, और उसे उम्मीद थी कि तुम अपने अस्तित्व के लिए खुद ही रास्ता बना लोगे। जियांग येफेंग ने वास्तव में ये देखा था। वह मन ही मन शिकायत करता रहा, प्रशिक्षण बाद में भी हो सकता है, अभी प्रशिक्षण देने के लिए क्या है? इसके अलावा मैं तो बस एक निकम्मा बनकर रहना चाहता हूँ। दुर्भाग्यवश जियांग येफेंग केवल मौखिक रूप से ही शिकायत कर सकती थी। हालांकि वह सिम्युलेटर में खुद को प्रभावित कर सकता था, लेकिन वह सिम्युलेटर में वो युडाओ को प्रभावित नहीं कर सकता था। अंत में जियांग येफेंग केवल आह भरकर सिम्युलेटर पैनल को देखता रहा। वो युडाओ के जाने के बाद तुमने भी 10,000 तलवारों के जंगल को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि आपको पहले से ही पता था कि इस प्राचीन भूमि का उपयोग दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने के लिए किया जा सकता है, लेकिन मध्य क्षेत्र में हत्या की प्रवृत्ति आसपास के क्षेत्रों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक प्रबल थी। आपने अनुमान लगाया था कि हत्या की भावना को समझने वाले शिवसियानिस्ट के बिना, यहाँ तक कि एक विपत्ति क्षेत्र का साधक या शायद एक मार्शल दाव अर्धसंत भी हत्या की भावना से क्षीण हो जाएगा और एक हत्यारी कठपुतली में बदल जाएगा। जब तक आपकी हत्या की मंशा की समझ में काफी सुधार नहीं होता, तब तक यहाँ से गुजरना और दक्षिणी क्षेत्र छोड़ना असंभव होगा। किलिंग इंटेंट को यहाँ समझने की कोशिश जारी रखने के बारे में आपने सोचा था, लेकिन इस समय तक सिम्युलेटर में 40 साल बीत चुके थे और आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। आपके लिए कम समय में कोई बड़ी सफलता हासिल करना असंभव था। इसे देखते हुए आपको लगा कि मृत्यु रेगिस्तान की ओर पहले ही रवाना होना बेहतर होगा। शायद जब स्पाइन माउंटेन के लोग डेजर्ट में प्रवेश करेंगे, तब आपको रेगिस्तान की तलहटी में फॉर्मेशन ट्रैक खोजने का मौका मिलेगा। हालांकि उससे पहले आपको अपने पिता जियांग फुशान को ढूंढने के लिए किंगशान शहर लौटना होगा। आखिरकार स्पाइन माउंटेन के वे लोग शायद दानव ड्रैगन का लंबे समय तक सामना नहीं कर सकते थे। वर्ष 42 आप किंगशान शहर लौटे और पाया कि जियांग परिवार अब वहां नहीं था। पूछताछ करने पर आपको पता चला कि वे सभी बहुत पहले ही कहीं और चले गए थे। आप स्तब्ध रह गए। आपने अनुमान लगाया कि शायद स्पाइन माउंटेन के शिवसियानिस्टों ने आखिरकार आपके पिता जियांग फुशान को ढूंढ लिया है। अन्यथा आपके पास कोई और कारण नहीं हो सकता जिससे आपके पिता को पूरे जियांग परिवार को स्थानांतरित करना पड़े। इसलिए तुम वहां रुके नहीं, बल्कि पूरी गति से मृत्यु रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़े। वर्ष 43 जब आप मृत्यु रेगिस्तान पहुंचे तो आपने स्पाइन माउंटेन के लोगों को जबरदस्ती मृत्यु रेगिस्तान में प्रवेश करते हुए देखा। इस बार भी मृत्यु रेगिस्तान में दानव ड्रैगन से लड़ने वाला व्यक्ति तुम्हारा पिता जियांग फुशान ही था। ये देखकर तुमने मन ही मना भरी, सचमुच वह स्पाइन माउंटेन के शिवसियानवादियों के साथ इकट्ठा हो गया था। हालांकि इस बार आपके पिता जियांग फुशान का साधना स्तर DG9 स्तर तक पहुंच गया था, जो पिछले सिमुलेशन की तुलना में कहीं अधिक था। आपने सोचा था कि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने अपने पिता जियांग फुशान को लाखों स्पिरिट स्टोन दिए थे, जिसका प्रभाव पड़ा था। आखिरकार पिछले कुछ सिमुलेशन में ये स्पष्ट हो गया था कि आपके पिता जियांग फुशान के पास बहुत संसाधन नहीं थे और उनकी साधना पूरी तरह से प्रतिभा और कठिन परिश्रम पर आधारित थी। अब आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रचुर मात्रा में स्पिरिट स्टोन के साथ उच्चतर लोक में प्रवेश करना उचित प्रतीत होता है। आपने अपने पिता जियांग फुशान को दानव ड्रैगन से लड़ते हुए देखा। वे एक गतिरोध की स्थिति में थे। इस स्थिति को देखकर आपको लगा कि शायद इस बार इस दानव ड्रैगन को हराने की सचमुच संभावना है। 65 द्वेषपूर्ण ड्रैगन आत्मा। जब आपके पिता जियांग फुशान दानव ड्रैगन से लड़ रहे थे, तब आप सीधे एल्डरी के पास पहुंचे। आपने उसे बताया कि फॉर्मेशन की दरार डेजर्ट बॉटम पर थी। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अपनी साधना के बावजूद आप रेगिस्तान की तलहटी को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। जहां तक एक घंटे का उपयोग करने की बात है,
आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आप कर भी सकते तो भी रेगिस्तान की तलहटी का लगातार अन्वेषण करना असंभव होता। मृत्यु रेगिस्तान इतना विशाल है। आपको अभी भी पिछला सिमुलेशन याद था जब एल्डरली, जो विपत्ति पारगमन के 7वें स्तर पर थे, कई दिनों तक आपके साथ उड़ते रहे और फिर भी पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए थे। आपको तो ये भी शक था कि मृत्यु रेगिस्तान दक्षिणी क्षेत्र के वर्तमान बसे हुए इलाकों से छोटा नहीं था। एल्डरली आपकी बातों पर आधा विश्वास कर रहे थे और आधा संदेह कर रहे थे। आखिरकार इस सिमुलेशन में आप और एल्डरली की मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं आपने एक साथ लंबा समय बिताया था। हालांकि एल्डरली का मानना था कि अगर आपकी बात सच है तो इससे खोज में लगने वाला काफी समय बच सकता है। मुख्य बात यह थी कि रेगिस्तान की तलहटी में भी अपनी विपत्ति पार करने की 7वीं स्तर की साधना के साथ जब तक वह जानबूझकर खोजबीन करता रहता तब तक वह रेगिस्तान के ऊपर से कुछ न कुछ खोज सकता था, और इसकी एकमात्र कीमत थी थोड़ी अधिक दैवीय बुद्धि का उपयोग करना। इसलिए एल्डरली ने आपकी बातों को दिल से मान लिया। हालांकि इस बार चूंकि आप मृत्यु रेगिस्तान में पहुंच गए थे, इसलिए आपके पास अपने पिता जियान फुशान से मिलने का समय नहीं था। एल्डरली को आपके रिश्ते के बारे में पता नहीं था, इसलिए जब वह फॉर्मेशन की दरार को खोजने गए तो वह आपको अपने साथ नहीं ले गए। आपको इससे कोई आपत्ति नहीं थी। आपका उद्देश्य केवल ये जानना था कि क्या वह फॉर्मेशन क्रैक वास्तव में रेगिस्तान के तल पर ही था। 2 दिन बाद वास्तव में एल्डरली ने डेजर्ट बॉटम में सील फॉर्मेशन की दरार का पता लगाया। फिलहाल दानव ड्रैगन और आपके पिता जियान फुशान के बीच युद्ध अभी भी जारी था, इसलिए स्थिति अस्थायी रूप से सुरक्षित थी और एल्डरली अकेले नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने निर्देशांकों के बारे में सभी को सूचित करना चुना, और आप भी उनमें से एक थे। जब तक आप फॉर्मेशन क्रैक पर पहुंचे तब तक वह जगह पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। सभी स्पाइन माउंटेन के शियुक्सियानिस्ट थे, और यह प्राचीन भूमि अब बिल्कुल भी रेगिस्तान जैसी नहीं दिखती थी। जमीन पूरी तरह से नीले पत्थर से बनी थी। पूछताछ करने के बाद आपको पता चला कि आप जैसे कई लोगों के पास अपर्याप्त साधना थी या वे एक घंटे का उपयोग नहीं कर सकते थे, जिससे वे अपने दम पर रेगिस्तान की तलहटी में प्रवेश करने में असमर्थ थे। तो रेगिस्तान के इस हिस्से की रेत को एल्डरली ने अपनी शक्तिशाली धर्म शक्ति से पहले ही हटा दिया था। जहां तक उनके यहाँ रुकने और न जाने की वजह का सवाल है, तो पता चला कि वे फॉर्मेशन के बाहर संभावित खतरों को लेकर चिंतित थे और उन्होंने एल्डरली का इंतजार करने का फैसला किया, जो अभी भी निर्देशांक भेज रहे थे। आपने फॉर्मेशन की दरार को देखा, एक पल के लिए हिचकिचाए और महसूस किया कि ये लोग सही कह रहे थे, इसलिए आप भी अकेले नहीं गए। 3 दिन बाद एल्डरली लौट आए और आपके पिता जियान फुशान को छोड़कर, जो अभी भी दानव ड्रैगन से लड़ रहे थे, बाकी सभी लोग एक साथ फॉर्मेशन की दरार में प्रवेश कर गए। उस समय सभी लोग बहुत उत्साहित थे। उन्हें लग रहा था कि आकाश विशाल है और समुद्र सीम है, और कई लोग तो बाहरी दुनिया की सुंदरता को देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि फॉर्मेशन की दरार से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो वातावरण देखा वह इतना सुंदर नहीं था। जब आप बाहर आए तो आपकी नजरों के सामने उदासी का एक विशाल विस्तार ही दिखाई दिया। जमीन पर भयानक हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, जिनमें कुछ मानव और साधारण याव जानवरों की हड्डियां थीं, लेकिन उससे भी कहीं अधिक विशालकाय ड्रैगन के शव थे। ऐसा दृश्य देखकर आप अचंभित रह गए। क्या आप गलती से किसी ड्रैगन की कब्र में पहुंच गए थे? इससे पहले आप एक सिमुलेशन में फ्लेम वैली से दक्षिणी क्षेत्र को एक बार छोड़ चुके थे, और वहां से आपको पता था कि आपका गंतव्य ग्रेट वाइल्डनेस है। आपने शुरू में सोचा था कि यहां से निकलने पर आप सीधे विशाल निर्जन क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यह निश्चित रूप से अंतिम विकल्प नहीं था। हालांकि विशाल जंगल इस प्राचीन भूमि के वातावरण की तुलना में वीरान था, लेकिन यह महज एक मामूली अंतर था। इससे पहले कि आप और कुछ सोच पाते, एल्डरली ने चेतावनी देते हुए कहा कि खतरा नजदीक आ रहा है। तुरंत ही सभी के चेहरे गंभीर हो गए और वे सतर्कतापूर्वक अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेने लगे। पूरा आधा घंटा बीत गया, लेकिन एल्डरली द्वारा बताए गए खतरे का कोई आभास नहीं हुआ। शुरू में सभी को लगा कि शायद एल्डरली को गलतफहमी हो गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद स्पाइन माउंटेन के कई शियुक्सियनवादियों ने अचानक अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले के परिणामस्वरूप कई शियुक्सियनवादियों की मौत हो गई, और आप पर भी हमला हुआ था। हालांकि आपके बगल में खड़े लोगों के पास केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेशन ही था, इसलिए अगर वे अचानक हमला भी कर दे तो भी वे आपकी सुरक्षात्मक नेसेंट सोल बैरियर को तोड़ नहीं सकते थे। आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। इस समय एल्डरली की भौहें गहरी सिकुड़ी हुई थीं और उन्होंने दूर की ओर तलवार से वार किया। आक्रोश से भरी एक ड्रैगन आत्मा सबके सामने प्रकट हुई। इस ड्रैगन सोल को देखकर एल्डरली ने सभी को जल्दी से चले जाने की चेतावनी दी, ये कहते हुए कि यहाँ का आक्रोश बहुत मजबूत था और इसने पहले ही लोगों के दिमाग पर असर डाल दिया था। ये सुनकर एल्डरली और ड्रैगन सोल के बीच लड़ाई शुरू हो गई, और तुमने अपनी अंतर्दृष्टि से ड्रैगन सोल का निरीक्षण करने के बाद तुरंत भाग निकले। आप इसे उकसा नहीं सकते थे। इस ड्रैगन सोल में वास्तव में ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस के 8वें स्तर की शक्ति थी, जो एल्डरली की साधना से भी कहीं अधिक थी। एल्डरली शायद इसका प्रतिद्वंदी न हो, इसलिए पहले भाग निकलना ही बेहतर था। हालांकि आपने इस प्राचीन भूमि के खतरे को कम करके आंका। आप अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि आपको दूर से एक और ड्रैगन सोल दिखाई दिया, जो आक्रोश से भरा हुआ था। इस ड्रैगन सोल की शक्ति एल्डरली से लड़ने वाले ड्रैगन सोल की तुलना में बहुत कमजोर थी। ये केवल सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर ही थी, लेकिन आप जानते थे कि आप अभी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए करीब पहुंचने से पहले ही आपने अपनी दिशा बदल ली। एक दिन पलक झपकते ही बीत गया। इस समय आप पहले से ही उग्र आक्रोश से भरे ड्रैगन सोल्स के एक समूह से घिरे हुए थे। जब आपने देखा कि आपका रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, तो आपके पास सीधे मुकाबले में उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। आपका निधन 63 वर्ष की आयु में हुआ। ये सिमुलेशन समाप्त होता है। आप इस सिमुलेशन के लिए 2 पुरस्कार चुन सकते हैं: चाइल्ड ऑफ फॉर्चून टैलेंट चियानदाओ कल्टीवेशन नेसेंट सोल 6th लेवल किलिंग इंटेंट माइनर अचीवमेंट वॉर गॉड आर्ट मार्शल दाओ क्लासिक। भाग्य का बच्चा प्रतिभा 1 मिलियन ऊर्जा अंक। शियानदाओ साधना नवजात आत्मा 6ठा स्तर 6 मिलियन ऊर्जा अंक। हत्या का इरादा लघु उपलब्धि 500 मिलियन ऊर्जा अंक। युद्ध देवता कला मार्शल दाओ क्लासिक 1 बिलियन ऊर्जा अंक। जियांग यीफेंग ने सिमुलेशन के अंत को दर्शाने वाले शब्दों को देखा और सोच में पड़ गया। ये सिमुलेशन स्पष्ट रूप से डेजर्ट से बाहर निकल गया, लेकिन ये सुरक्षित नहीं था। वहां से चले जाने के बाद वह आक्रोशित ड्रैगन आत्माओं से भरी जगह पर क्यों प्रकट हुआ? वह जगह ठीक कहाँ थी? क्या वह स्थान वास्तव में 9 गहन लोकों में स्थित था? जियांग यीफेंग अचानक अनिश्चित हो गया। क्या बाई रोक्स्यू ने पहले जो कहा था कि 4 क्रूर जानवरों द्वारा संरक्षित स्थानों से गुजरने पर कोई दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर 9 गहन क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों तक पहुंच सकता है, वह वास्तव में सही था? जियांग यीफेंग ने पहले इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह सही नहीं था। उदाहरण के लिए काले कछुए से उसने जो सीखा उसके अनुसार अनंत सागर एक ऐसी जगह थी जहां से कोई भी व्यक्ति निकल नहीं सकता था। इस बार मृत्यु रेगिस्तान से भागने पर एक ऐसी जगह पहुंच गए जो द्वेषपूर्ण ड्रैगन आत्माओं से भरी हुई थी। ये 9 गहन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ कि बाई रोक्स्यू से प्राप्त जानकारी भी गलत थी। हालांकि दोबारा सोचने पर उसे लगा कि यह सामान्य बात है। बाई रोक्स्यू तो केवल ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडेंस 8वें स्तर की एक शियुक्सियानिस्ट थी। यह विशाल सील संरचना और दक्षिणी क्षेत्र दोनों ही स्वर्ग से आए शक्तिशाली प्राणियों द्वारा बनाए गए थे। वह सब कुछ कैसे जान सकती थी?
66 ऊर्जा मूल्य की भरपाई करें। शायद बाई रोक्स्यू को जो अधिकांश जानकारी मिली वह सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी या कुछ प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर प्राप्त की गई थी। लेकिन क्या इन क्लासिक ग्रंथों में दर्ज सामग्री हमेशा विश्वसनीय होती है? चूंकि स्वर्ग में विराजमान महान शक्तिशाली प्राणी व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए साधारण शियुक्सियानवादियों के क्लासिक ग्रंथों में दर्ज कुछ अभिलेखों को बदलना मुश्किल होगा? ये बिल्कुल सहज होना चाहिए। जियांग येफेंग ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि सिम्युलेटर में अभी भी कई चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोजना बाकी है। जो सुना जाता है वह सच नहीं हो सकता। बिना ज्यादा सोचे समझे जियांग येफेंग ने सिम्युलेटर के पुरस्कारों की ओर देखा। बिना और विचार किए जियांग येफेंग ने अपना ध्यान अपने सामने मौजूद सिम्युलेटर पुरस्कारों पर केंद्रित कर दिया। शियानदाओ साधना नवजात आत्मा छठे स्तर को तुरंत बाहर कर दिया गया। इस सिमुलेशन में बहुत समय बर्बाद हुआ और उसने शांतिपूर्वक साधना नहीं की। अन्यथा जियांग येफेंग को लगा कि शायद उसे और भी मजबूत साधना स्तर प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था। बाकी 3 पुरस्कारों की बात करें तो वे सभी बहुत अच्छे थे। भाग्य की संतान प्रतिभा, इसके नाम से ही पता चलता है कि यह प्रतिभा कितनी शक्तिशाली है। इस सिमुलेशन में उसने न केवल अपने स्पिरिट स्टोन खर्च नहीं किए, बल्कि साधना करने के साथ साथ उसने और अधिक स्पिरिट स्टोन जमा किए। उन्हें एक आध्यात्मिक तरल कुंड का भी सामना करना पड़ा। सबसे अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से कहें तो उन्होंने लगभग अपने पिता जियांग फुशान की विरासत को छीन ही लिया था। अगर सिमुलेटर में उनके इनकार की वजह से ऐसा न होता तो वह विरासत निश्चित रूप से हासिल हो जाती। अगला था हत्या का इरादा, लघु उपलब्धि। छोटी मोटी उपलब्धियों को कम मत आंकिए। ये उपलब्धि 10 वर्षों से अधिक समय तक श्वेत बाघ के पुनर्जन्म वू युडाओ की सहायता से हासिल की गई थी। जियांग येफेंग को लगा कि वू युडाओ की सहायता के बिना ये 10 साल की बात नहीं होती। इसे हासिल करने में दशकों या 100 साल भी लग सकते थे। अंतिम मार्शल दाओ सीक्रेट मैनुअल वह गॉड आर्ट व्हाइट टाइगर लेगेसी के समकक्ष था, जिसमें न केवल मार्शल दाओ कल्टीवेशन तकनीकें बल्कि युद्ध कौशल भी शामिल थे। जियांग येफेंग को इस समय इसी चीज की सख्त जरूरत थी। वास्तव में इस वास्तविकता में इसे प्राप्त करना संभव था, लेकिन जियांग येफेंग को लगा कि वह नहीं जानता कि वू युडाओ कब अपने श्वेत बाघ पुनर्जन्म की यादों को जागृत करेगा। आखिरकार स्थिति से तो यही प्रतीत होता था कि जागृति के बाद ही वू युडाओ के पास युद्ध देवता कला बची थी। और अगर वह जागृत भी हो गया होता तो वू युडाओ अब किंगशान शहर में नहीं था। डाकुओं के दमन के बाद शहर छोड़ने के बाद से वह कभी दोबारा प्रकट नहीं हुआ था। अंततः जियांग येफेंग ने सबसे पहले युद्ध देवता कला को अपनाने का फैसला किया। ये भविष्य में मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सुधार की गारंटी थी। हालांकि भविष्य के सिमुलेशन में इसे प्राप्त करने के अवसर होंगे, लेकिन उन्हें लगा कि इसे अभी प्राप्त करना ही सबसे अच्छा है। आखिरकार पिछले सिमुलेशन में पात्रों के कार्य जरूरी नहीं कि अपरिवर्तित रहे हों। जियांग येफेंग को इस बात का संदेह था कि कहीं वह अनजाने में कुछ ऐसा न कर दे जिससे प्रतिकूल प्रभाव पड़े और वू युडाओ का मन बदल जाए। इसलिए उसने चुपचाप कुछ बुदबुदाया, मैं चाइल्ड ऑफ फॉर्चून, टैलेंट और वॉर गॉड आर्ट को चुनता हूं। जियांग येफेंग इस विकल्प को लेकर दुविधा में थी। आखिरकार चाइल्ड ऑफ फॉर्चून ने तो उसे संसाधन हासिल करने में ही मदद की, लेकिन सिमुलेशन की क्षमता होने के कारण अब ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके पास संसाधनों की कमी है। अब उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी थी वह थी ताकत। लेकिन अहम बात यह थी कि एक पुनर्जन्म लेने वाले प्राणी के रूप में जब उसने भाग्य का बच्चा शब्द देखे तो वह खुद को रोक नहीं सका। कोई रास्ता ही नहीं था। डिंग, होस्ट को भाग्य का बच्चा प्रतिभा प्राप्त करने पर बधाई। 1000 ऊर्जा अंक घटाए गए। शेष ऊर्जा अंक 1.6 बिलियन। डिंग, होस्ट को वॉर गॉड आर्ट मार्शल दाओ सीक्रेट मैनुअल प्राप्त करने पर बधाई। 1 अरब ऊर्जा अंक घटाए गए। शेष ऊर्जा अंक 600 मिलियन। इस बार दिए गए पुरस्कारों में साधना से संबंधित कोई चीज नहीं थी। जियांग येफेंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसके भंडारण वलय में केवल एक युद्ध देवता कलाकृति ही प्रकट हुई। सब कुछ समाप्त हो गया। जियांग येफेंग ने जांच करने के लिए अपना व्यक्तिगत डेटा खोला। मेजबान जियांग येफेंग, प्रतिभा थंडर फायर ट्रू स्पिरिचुअल रूट, इनसाइट आई ओकेजनल एपिफेनी, एरे दाओ जीनियस, गिव डिवाइन बॉडी, चाइल्ड ऑफ फॉर्चून। दिव्य पद साधना नवजात आत्मा क्षेत्र प्रथम स्तर शियानदाओ, सच्ची सार क्षेत्र प्रथम स्तर मार्शल दाओ। खेती तकनीक त्यानिक्सुआन कौशल जियांदाओ। विकसित मंत्र पवन का पीछा करने की कला प्रमुख उपलब्धि। स्वामित्व वाली वस्तुएं स्पिरिट स्टोन 602,000 टुकड़े वॉर गॉड आर्ट मार्शल दाओ सीक्रेट मैनुअल त्यानिक्सुआन स्किल शियानदाओ माइंड कल्टीवेशन टेक्निक विंचेजिंग आर्ट मूवमेंट सीक्रेट मैनुअल क्यूई रेस्ट्रेनिंग टेलिस्मैन फॉर्मेशन जेड प्लेट। अपने आंकड़ों को देखते हुए जियांग येफेंग को लगा कि साधना के अलावा अब अपनी युद्ध शक्ति में सुधार करने का समय आ गया है। पहले युद्ध तकनीकों को खोजना मुश्किल था, अब जबकि उसके पास युद्ध देवता कला थी जिसमें युद्ध की विधियों का मिलान करना शामिल था, उसे तेजी से साधना करनी थी। फिर अगले सिमुलेशन के लिए यदि कोई विशेष प्रतिभाएं नहीं है तो मैं युद्ध कौशल विकसित करूंगा। जियांग येफेंग बड़बड़ाया, अगले अनुकरण के लिए एक योजना बना रहा है। हालांकि जियांग येफेंग को लगा कि उसके पास केवल 600 मिलियन से अधिक ऊर्जा अंक ही बचे हैं। उसे जल्दी से कुछ राशि जमा करने की जरूरत थी, अन्यथा यदि अगले सिमुलेशन में कुछ अच्छा दिखाई देता है तो हो सकता है कि वह उसे बदलने का खर्च वहन न कर पाए। उसने जैसे ही उसे यह विचार आया तुरंत अमल में लाया। जियांग येफेंग ने तुरंत बटलर जियांग दाफू को बुलाया। उसने उसे जल्दी से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और रत्न इकट्ठा करने को कहा। सोने, चांदी और रत्नों के अलावा जियांग येफेंग ने बटलर से कुछ अन्य कीमती एस भी लाने को कहा। इस बार बटलर जियांग दाफू ने इनकार नहीं किया। कई महीनों के बाद जियांग कबीले के व्यापारी संघ ने अपने संचालन को पूरी तरह से बहाल कर लिया था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जियांग येफेंग ने कितनी कम रकम खर्च की। जहां तक इस बात का सवाल है कि जियांग येफेंग क्यों चाहता था कि बटलर यस्क और ऐसी चीजें हासिल करे, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ महीने पहले ही उन्होंने बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और रत्न अर्जित कर लिए थे, इसलिए अब बाजार में इनका ज्यादा भंडार नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें लगा कि कुछ मूल्यवान एस भी स्वीकार्य होंगे। आखिरकार सिम्युलेटर को कोई खास पसंद नापसंद नहीं थी। अगर वह चाहे तो मिट्टी को भी ऊर्जा बिंदुओं में परिवर्तित कर सकता है। बस ऊर्जा के स्तर बहुत कम थे। कुछ घन मीटर मिट्टी और रेत से भी बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होगी। जियांग येफेंग को डर था कि वह किंगशान शहर को पूरी तरह से खोद देगा और फिर भी उसे ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलेगी। बेशक ये सब उसकी अत्यधिक सावधानी के कारण हुआ था। अगर वह थोड़ा जोखिम उठाने को तैयार था तो जब तक वह किंगशान शहर छोड़ देता, बाहर इतने सारे गहरे पहाड़ और पुराने जंगल थे। अगर वह लापरवाही से सिम्युलेटर में कुछ का सेवन कर लेता तो उसे शायद बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिल जाते। ऐसा करने के परिणामों की बात करें तो शियानलिन संप्रदाय के अमरदासों द्वारा उसका पता निश्चित रूप से चल जाएगा। आखिरकार सिमुलेशन से ये देखा जा सकता था कि जियानलिन संप्रदाय के कई स्थानों पर मुखबिर थे। यदि पहाड़ों और जंगलों के बड़े बड़े इलाके गायब हो जाएं तो ये बात निश्चित रूप से किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना नहीं रहेगी। अपने निर्देश देने के बाद जियांग येफेंग इत्मीनान वेश्यालय की ओर आराम से चल पड़ा। वेश्यालय में संगीत सुनना जीवन का एक आनंद था और यह कुछ ऐसा था जिसे वह प्रतिदिन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता था। जैसे ही वह जियांग हवेली से बाहर निकला, अचानक कुछ स्पिरिट स्टोन उसके पैरों पर गिर पड़े। जियांग येफेंग ने भौहें चढ़ाकर मन ही मना भरी, लापरवाह।
इससे पहले उसने केवल भाग्य की संतान होने के फायदों के बारे में ही सोचा था। वह पूरी तरह से भूल गया कि उसके असली स्वरूप को सतर्क रहने की जरूरत थी। उनके घर पर पहुंचाए गए इन संसाधनों को स्वीकार करना इतना आसान नहीं था। पिछले सिमुलेशन से जियांग यीफेंग को पता था कि ये स्पिरिट स्टोन अचानक प्रकट नहीं होते। इन्हें किसी अमर गुलाम ने ही गिराया होगा। जैसे ही वह उन्हें उठा लेता, दूसरा पक्ष प्रकट होता और फिर अपनी जान और भंडारण की अंगूठी देने की पेशकश करता। संसाधनों को पहुंचाने की यह पूरी प्रक्रिया सिमुलेशन में कई बार हो चुकी थी। तो क्या उसे इन्हें उठा लेना चाहिए या नहीं? अंत में जियांग यीफेंग स्पिरिट स्टोन के पास से ऐसे गुजर गया मानो उसने उन्हें देखा ही ना हो। ये तो बस कुछ स्पिरिट स्टोन थे। इन्हें उठाने से उसकी शिंक्सियानिस्ट के रूप में पहचान उजागर हो सकती थी, जो कि जोखिम लेने लायक नहीं था। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। पिछले कुछ दिनों के दौरान जियांग यीफेंग ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि भाग्य की संतान होने का क्या अर्थ होता है। जब भी वह बाहर जाता, उसे आकाश से गिरते हुए स्पिरिट स्टोन दिखाई देते थे। उसे सचमुच नहीं पता था कि वे अमर गुलाम क्या सोच रहे थे। क्या स्पिरिट स्टोन को उनके भंडारण वलय में रखना बेहतर नहीं होगा? और अगर वह बाहर नहीं भी जाता तो भी वह अपने कमरे में अपने पहले खोए हुए चांदी के नोट हमेशा ढूंढ सकता था। उनकी भाग्य की संतान होने की प्रतिभा के कारण उत्पन्न होने वाली परेशानियों के अलावा कुछ अच्छी खबर भी थी। जियांग यीफेंग को नहीं पता था कि यह भाग्य के बच्चे की प्रतिभा का प्रभाव था या नहीं। महज एक सप्ताह में बदले जियांग दाफू ने वास्तव में दसियों हजार टन एस की खोज की। खास बात यह थी कि ये एस महंगे नहीं थे, लेकिन इनसे काफी मात्रा में ऊर्जान प्राप्त होते थे। जियांग यीफेंग ने लोगों को सभी एस्कों को एक निर्जन स्थान पर ले जाने का आदेश दिया और उनका आदान प्रदान करने के बाद उसने पूरे 6 अरब ऊर्जान प्राप्त किए। टिक टिक समय मिनट दर मिनट बीतता गया। अंत में सिमुलेशन की संख्या रिफ्रेश हो गई। जियांग यीफेंग पहले से ही अपने कमरे में इंतजार कर रहा था। जैसे ही गिनती रिफ्रेश हुई, उसने तुरंत बुदबुदाना शुरू कर दिया। सिमुलेशन शुरू करें। 67। मुझे मेरे ही बनाए हुए रूप से घृणा हुई। एक सिमुलेशन प्रयास का उपयोग किया गया। शेष 0 प्रयास हैं। नीले रंग की प्रतिभा को चुनने में 100,000 ऊर्जा खर्च होती है। बैंगनी रंग की प्रतिभा को चुनने में 1000,000 ऊर्जा खर्च होती है। कृपया चुनें। बैंगनी रंग की प्रतिभा का चित्र बनाओ। डिंग 1000,000 ऊर्जा काट ली गई। बैंगनी प्रतिभा को आकर्षित किया जा रहा है। शेष ऊर्जा 6.6 अरब। बधाई हो मेजबान, आपने ये प्रतिभा प्राप्त कर ली है। स्वर परिश्रम का पुरस्कार देता है। स्वर परिश्रम का फल देता है। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास अंततः परिणाम देगा। जियांग यीफेंग ने इस प्रतिभा पर एक नजर डाली। विवरण बहुत ही सरल प्रतीत होता था, लेकिन वह इस प्रतिभा से परिचित था। उसने अपने पिछले जीवन में वेब उपन्यासों में इसे अक्सर देखा था। यह एक असाधारण प्रतिभा थी। जब तक वह कड़ी मेहनत करता रहेगा, उसे कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि कितना, लेकिन इस प्रतिभा के बल पर अब से उसे अपनी साधना में कभी कोई बाधा नहीं आएगी। यह एक बेहतरीन प्रतिभा है, इसे जरूर बुनाना चाहिए। ज्यादा सोचे बिना जियांग यीफेंग सिमुलेटर को देखता रहा। 20वां सिमुलेशन शुरू होता है। आपको पता है कि आप सिमुलेशन में प्रवेश कर चुके हैं। पहले दिन ही तुम रात के अंधेरे में जियांग हवेली से निकल गए थे। इस बार आप न तो चांद किंग पर्वत श्रृंखला जाने की तैयारी कर रहे हैं और न ही अनंत सागर जाने की। तुम पश्चिम की ओर 10,000 तलवारों के जंगल की ओर बढ़ रहे थे। पहले साल कुछ खास नहीं हुआ, बस कुछ बार स्पिरिट स्टोन उठाए और कुछ अमर गुलामों को मारा जिनसे स्पिरिट स्टोन मिले। दूसरे वर्ष आप लोशिया पर्वत पर पहुंचे और वहां आपको आध्यात्मिक द्रव का एक कुंड मिला। आपने सारा स्पिरिट लिक्विड इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। तीसरे वर्ष आप 10,000 तलवारों के जंगल में पहुंचे। ये देखकर जियांग यीफेंग ने वास्तव में चुपचाप मंत्रोच्चार किया। 7 साल का गहन सिमुलेशन शुरू करें। डिंग 7 साल का गहन सिमुलेशन सक्रिय हो गया है, जिसमें 613,200,000 ऊर्जा की खपत हुई है। शेष ऊर्जा 6 अरब। जैसे ही सिमुलेटर की इलेक्ट्रॉनिक आवाज धीमी पड़ने लगी, जियांग यीफेंग की चेतना सिमुलेशन में प्रवेश कर गई। उसने 10,000 तलवारों के जंगल में व्याप्त भयानक हत्या की मंशा को देखा और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एयूरो ओए वाह जियांग यीफेंग, आप ये कर सकते हैं। एयूरो। जियांग यीफेंग ने खुद से कुछ बुदबुदाते हुए खुद को प्रोत्साहित किया और फिर 10,000 तलवारों के जंगल की ओर चल पड़ा। जी हाँ, इस बार वह किलिंग इंटेंट हासिल करने के लिए डीप सिमुलेशन का इस्तेमाल करना चाहता था। जियांग यीफेंग की समझ के अनुसार यह हत्या का इरादा भी एक प्रकार की आध्यात्मिक और चेतना स्तर की चीज थी। इसे गहन सिमुलेशन के माध्यम से पूरी तरह से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि इससे कुछ ऊर्जा बर्बाद होगी, लेकिन जियांग यीफेंग को लगा कि यह आवश्यक था। प्रत्येक सिमुलेशन के बदले केवल 2 पुरस्कार ही प्राप्त किए जा सकते थे। अगर वह गहन सिमुलेशन का उपयोग नहीं करता तो उसे लगता था कि सिमुलेशन समाप्त होने के बाद केवल आदान प्रदान पर निर्भर रहने से उसकी प्रगति बहुत धीमी हो जाएगी। जल्द ही जियांग यीफेंग ने 10,000 तलवारों के जंगल में कदम रखा। तीव्र घातक इरादे ने उसे तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। मार डालो। 1 मिनट से भी कम समय में जियांग यीफेंग की आंखें खून से लाल हो गईं और वह लगातार दहाड़ता रहा। स्पष्टतः उसने अपनी आत्म जागरूकता खो दी थी। दिन बीतते गए, लेकिन जियांग यीफेंग की हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। वह प्रतिदिन 10,000 तलवारों के जंगल में बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहता था और लगातार चिल्लाता रहता था, मारो मारो मारो। अल्पविराम। 7 साल पलक झपकते ही बीत गए। डिंग। गहन सिमुलेशन समाप्त हुआ। जियांग यीफेंग की चेतना किंगशान शहर के जियांग हवेली में प्रकट हुई। इस समय जियांग यीफेंग ने हताशा में अपना सिर हिलाया और गहरे सिमुलेशन में हुई स्थिति को याद किया। उसे अब भी कुछ हद तक डर महसूस हो रहा था। वह सचमुच आवेगशील था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किलिंग इंटेंट इतनी भयानक होगी। अंदर प्रवेश करने के कुछ ही क्षण बाद उन्होंने अपनी चेतना खो दी। सौभाग्यवश गहन सिमुलेशन समाप्त होने के बाद उसके वापस लौटने पर उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि जल्द ही जियांग यीफेंग मुस्कुराया। उन्होंने सिमुलेटर में एक और बग खोज निकाला था। इस समय वह हत्या के इरादे के एक अंश का मोटे तौर पर उपयोग कर सकता है, जिससे वह हत्या के इरादे के प्रवेश स्तर तक पहुंच जाएगा। हालांकि वह गहन सिमुलेशन में पागल हो गया, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्हें फिर भी लाभ मिलते रहे और सिमुलेशन से बाहर निकलने के बाद उसके व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ा। ये सोचकर जियांग यीफेंग ने अपने पिछले फैसले पर सहमति जताते हुए अंगूठा ऊपर किया। आवेगपूर्ण निर्णय, ये सब योजना का हिस्सा था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ क्षण आत्मसंतोष में बिताने के बाद जियांग यीफेंग ने सिमुलेशन पैनल की ओर देखा। 10वें वर्ष में तुम 10,000 तलवारों के जंगल में चिल्लाते और हत्याएं करते रहे। ये स्पष्ट था कि तुम पागल हो गए थे। 13वें वर्ष में भी तुम 10,000 तलवारों के जंगल में भटक रहे थे और तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। 16वें वर्ष में तुम अनजाने में 10,000 तलवारों के जंगल की गहराई में पहुंच गए। 18वें वर्ष में तुम 10,000 तलवारों के जंगल की गहराई में लक्ष्यहीन होकर भटकते रहे। तुमने एक विशाल सफेद बाघ का शव देखा। शव में वध की तीव्र इच्छा भरी हुई थी, लेकिन तुम पागल थे, इसलिए तुमने उसकी परवाह ही नहीं की। 23वें वर्ष में आपने एक संरचना में दरार देखी। आपके मन में कोई विशेष विचार नहीं थे, फिर भी आप उसमें प्रवेश कर गए।
फॉर्मेशन की दरार से बाहर निकलने के बाद सामने एक निरंतर पर्वत श्रृंखला थी। तुम बिना किसी उद्देश्य के भटक रहे थे, तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य मारना था। 24वें वर्ष में अचानक आपके सामने एक आकृति प्रकट हुई। तुम्हारी आंखें लाल थी, उत्तेजना से भरी हुई थी और तुमने सीधे उस पर हमला कर दिया। उस व्यक्ति ने आपकी ओर देखा, आह भरी और आपकी भौहों के बीच की हड्डी पर 2 उंगलियां दबाईं, जिससे आप तुरंत शांत हो गए। 3 दिन बाद आप धीरे धीरे जाग उठे और आपकी आत्म जागरूकता धीरे धीरे वापस आ गई। आपने वू युडाओ को अपने सामने खड़े देखा। वू युडाओ ने तुम्हें फटकार लगाई और कहा कि साहस और मूर्खता 2 अलग अलग चीजें हैं। तुम जानते थे कि वू युडाओ तुम्हारे 10,000 तलवारों के जंगल में लापरवाही से प्रवेश करने के बारे में बात कर रहा था। एक पल के लिए तुम अवाक रह गए। सिम्युलेटर से बाहर निकलने पर आपको अपने आप से थोड़ी घृणा महसूस होती थी। ये गहन सिमुलेशन योजना आपने सिमुलेशन से पहले ही बना ली थी, तो आपको पता था कि सिम्युलेटर के बाहर आपका स्वयं का स्वरूप इसे सहन नहीं कर पाया होगा। जियांग यीफेंग का चेहरा सचमुच काला पड़ गया। उसे उसके ही कृत्रिम स्वरूप द्वारा नीचा दिखाया गया। भूल जाओ, वह किसी औजार से बहस नहीं करेगा, इसलिए वह सिम्युलेटर को देखता रहा। जब वू युडाओ ने देखा कि तुम ठीक हो, तो उसने तुम्हें युद्ध देवता कला प्रदान की और जाने की तैयारी करने लगा। ये देखकर आपने तुरंत उनसे पूछा कि यहाँ से अन्य प्रमुख क्षेत्रों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। भले ही आपको गहन सिमुलेशन की स्मृति न हो, लेकिन गहन सिमुलेशन समाप्त होने के बाद पागलपन की स्मृति अभी भी मौजूद थी। आपको पता था कि आप गलती से दक्षिणी क्षेत्र से बाहर निकल गए थे। चूंकि ऐसा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप अन्य प्रमुख क्षेत्रों का दौरा करना चाहते थे। वू युडाओ ने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं छिपाया। उन्होंने आपको बताया कि पश्चिम की ओर निरंतर बढ़ते रहने से आप अन्य प्रमुख क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उसने तुम्हें बताया था कि यात्रा सुरक्षित नहीं है और रास्ते में कई जगहें घातक प्रवृत्ति से भरी हुई हैं। उसने तुम्हें जाने से पहले अपनी शक्ति या घातक प्रवृत्ति को बढ़ाने की सलाह दी थी। बोलने के बाद वू युडाओ सीधे चले गए। अंततः आपने वू युडाओ की सलाह मानी और लापरवाही से अन्य प्रमुख क्षेत्रों में नहीं गए। चूंकि सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार कीजिए। हालांकि आपने सुधार की जो दिशा चुनी वह किलिंग इंटेंट नहीं थी। आपने युद्ध देव कला के अंतर्गत युद्ध तकनीकों का अभ्यास करना शुरू किया। वॉर गॉड आर्ट में 3 प्रकार की युद्ध तकनीकें शामिल हैं: किलिंग इंटेंट स्वॉर्ड, वॉर गॉड बॉडी और एक्सटिंक्शन फिस्ट। किलिंग इंटेंट स्वॉर्ड को विकसित करने के लिए अत्यंत प्रबल किलिंग इंटेंट की समझ आवश्यक है। किलिंग इंटेंट की आपकी वर्तमान समझ के साथ आप इसे विकसित नहीं कर सकते, इसलिए इसे सीधे तौर पर छोड़ दिया गया। वॉर गॉड बॉडी एक ऐसी तकनीक है जो युद्ध पर आधारित है और यह वॉर गॉड आर्ट का मूल है। हालांकि युद्ध देव शरीर का विकास करने के लिए निरंतर युद्ध की आवश्यकता होती है, लेकिन फिलहाल आप अकेले हैं और इस शर्त को पूरा नहीं कर सकते। आप केवल एक्सटिंक्शन फिस्ट का ही विकास कर सकते हैं। एक्सटिंक्शन फिस्ट इस बात पर जोर देता है कि एक ही मुक्के से सब कुछ नष्ट हो जाता है। 68 हत्या के इरादे का सागर। वर्ष 25 आपने 1 वर्ष तक एक्सटिंक्शन फिस्ट का अभ्यास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश आप अभी भी एंट्री लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप जानते हैं कि यह अपरिहार्य है। यह मुक्केबाजी कला बहुत उच्च स्तर की है, इसका अभ्यास करना स्वाभाविक रूप से अधिक कठिन होगा। लेकिन आपने हार नहीं मानी। लगन से मिलने वाले पुरस्कार की भावना के साथ आपको विश्वास है कि जब तक आप पर्याप्त अभ्यास करते रहेंगे, आप अंततः प्रवेश स्तर तक पहुंच जाएंगे। वर्ष 32 आपने पूरे 7 वर्ष और उससे अधिक समय व्यतीत किया, अंततः विलुप्ति मूर्ति को प्रारंभिक स्तर तक विकसित किया। आपने एक्सटिंक्शन फिस्ट का प्रयोग करते हुए एक मुक्का मारा और तुरंत ही आपकी मुट्ठी से जंगली ओरिजिन का एक प्रचंड प्रवाह फूट पड़ा। धमाका, मुट्ठी की ऊर्जा गिरी और आसपास के सभी फूल, पौधे और पेड़ राख में बदल गए, जिससे जमीन पर एक विशाल मुट्ठी के आकार का गड्ढा बन गया। आपने अपने द्वारा बनाए गए विशाल गड्ढे को देखा, फिर अपनी मुट्ठी को देखा और एक पल के लिए आप कुछ स्तब्ध रह गए। पहले जब आप आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके प्रहार करते थे, तो आप जमीन में गड्ढे तो बना सकते थे, लेकिन उनकी गहराई और विलुप्तिकरण मुट्ठी द्वारा उत्पन्न गड्ढों की तुलना में कहीं अधिक थी, कम से कम 10 गुना अधिक। ये तो हद से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। सिर्फ एक एंट्री लेवल एक्सटिंक्शन फिस्ट ने ही आपकी ताकत में इतना बड़ा बदलाव ला दिया। आपको लगता है कि अपनी वर्तमान शक्ति से आप अपने पूर्व स्वरूप के उन लोगों के समूह को, जिनके पास युद्ध तकनीक का कोई ज्ञान नहीं है, एक ही मुक्के से पूरी तरह से पराजित कर सकते हैं। हालांकि आप ये भी समझते हैं कि युद्ध तकनीकों को शक्ति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। एक्सटिंक्शन फिस्ट निस्संदेह सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है, यही कारण है कि इतना बड़ा अंतर है। अन्य कमजोर युद्ध तकनीकें हालांकि युद्ध शक्ति बढ़ाने में सक्षम हैं, लेकिन उनसे मिलने वाली वृद्धि बहुत कम होती है। चूंकि यह विनाश मूर्ति इतनी शक्तिशाली है, इसलिए आपने तुरंत अपने विचारों को एकत्रित किया और साधना जारी रखी। पलक झपकते ही 10 साल से अधिक समय बीत गया। वर्ष 47 विलुप्तिकरण मूर्ति युद्ध तकनीक का अभ्यास करते समय आपने सामयिक ज्ञानोदय की प्रतिभा को सक्रिय किया, जिससे आपकी साधना की गति 7 गुना बढ़ गई और आपके विचार अधिक सक्रिय हो गए। ये ज्ञानोदय 1 वर्ष तक चला और आपकी विलुप्तिकरण मूर्ति की साधना में उल्लेखनीय प्रगति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई लोक प्रथम प्राप्ति नहीं हुई। इसके बावजूद आपके एक्सटिंक्शन फिस्ट की शक्ति कई गुना बढ़ गई। इस समय आपके मन में तीव्र उत्सुकता का संचार हुआ और आप तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे जिसके साथ आप अभ्यास कर सकें। स्पष्टतः आप बहुत ज्यादा सोच रहे थे। इस प्राचीन भूमि में एक भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए आपको यह अवसर नहीं मिला। वर्ष 50 जब आप खेती कर रहे थे, अचानक एक तेज हवा चली जिसमें घातक इरादे समाये हुए थे। आपने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, सहज रूप से सोचते हुए, क्या कोई आप पर हमला कर रहा है। आपने तुरंत विंड चेजिंग आर्ट का इस्तेमाल किया और समय रहते चकमा दे दिया। घातक इरादे से भरी तेज हवा आपके पास से गुजरी। आप पर घातक इरादे का कुछ असर हुआ, लेकिन आपको कोई चोट नहीं आई। आपने हत्या की मंशा के प्रभाव को सहन किया और सतर्कतापूर्वक अपने आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। आधा दिन बीत गया, कोई हलचल नहीं हुई और आप धीरे धीरे शांत हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि जानलेवा इरादे को लेकर आने वाली तेज हवा संयोगवश यहाँ से गुजरी थी और जानबूझकर आपको निशाना नहीं बना रही थी। ठीक इसी वजह से आपके मन में भी इस प्राचीन भूमि के प्रति भय की भावना उत्पन्न हो गई। अगर वह तेज हवा सीधे आप पर पड़ती, तो आप निश्चित नहीं थे कि आप जानलेवा इरादे के क्षरण से पागल हो जाते या उस तेज हवा से मारे जाते। आखिरकार आपके पास भी प्रारंभिक स्तर की हत्या की प्रवृत्ति है और आप यह महसूस कर सकते थे कि तेज हवा में मौजूद हत्या की प्रवृत्ति 10,000 तलवारों के जंगल में मौजूद हत्या की प्रवृत्ति से कुछ अलग थी। यह अधिक अराजक थी। बिना ज्यादा सोचे समझे अगले महीने भर आपने उस घातक इरादे के प्रभाव को अपने ऊपर से मिटाने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाने के बाद आपने विलुप्ति मूर्ति की साधना के अपने नीरस दैनिक जीवन को फिर से शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 20 साल बीत गए। वर्ष 70 इतने वर्षों के बाद भी यह महसूस किया जा सकता है कि एक्सटिंक्शन फिस्ट लगातार प्रगति कर रहा है। इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि एक्सटिंक्शन फिस्ट लघु उपलब्धि के दायरे में प्रवेश करने से ज्यादा दूर नहीं है। और इन वर्षों में आपको कई बार तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। उन तेज हवाओं में से प्रत्येक अपने साथ विनाशकारी इरादे का प्रचंड प्रवाह लिए हुए थी। हालांकि 20 साल पहले उस तेज हवा का सामना करने के बाद से आप हमेशा सतर्क रहते थे और हर बार समय रहते उससे बचने में कामयाब हो जाते थे।
वर्ष 73 आपने अपनी प्रतिभा को पुनः जागृत किया, सामयिक ज्ञानोदय प्राप्त किया, साधना की गति में 10 गुना वृद्धि हुई और आपकी सोच अधिक सक्रिय हो गई। ये ज्ञानोदय पूरे 3 वर्षों तक चला और आपने सफलतापूर्वक विलुप्तीकरण मूर्ति को लघु उपलब्धि स्तर तक पहुंचा दिया। वर्ष 75 आपने देखा कि जानलेवा इरादे को लेकर आने वाली तेज हवाएं और भी अधिक बार चलने लगी थीं। बात उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां शांतिपूर्वक साधना करना अब संभव नहीं था। इसलिए आपने अपना वर्तमान स्थान छोड़कर कोई दूसरा स्थान खोजने का निर्णय लिया। आपको याद आया कि वो युद्धाओं ने कहा था कि पश्चिम की ओर जाना अन्य प्रमुख क्षेत्रों की दिशा है, इसलिए आपने पश्चिम की ओर जाने का निर्णय लिया। यदि आपको कोई ऐसा स्थान मिले जहां हत्या की भावना एकत्रित हो रही हो, जिससे आपका मार्ग अवरुद्ध हो गया हो और आगे बढ़ना असंभव हो गया हो, तो आप सोच सकते हैं कि वहीं रुकना और साधना के लिए एक सुरक्षित स्थान चुनना ठीक रहेगा। वर्ष 76 आपने अपने सामने के दृश्य को देखा और रुक गए। इससे पहले कि तुम एक हत्यारा सागर थे, यहाँ की सघन हत्या की प्रवृत्ति 10,000 तलवारों के जंगल की गहराई से कहीं अधिक थी। इतना ही नहीं, यहाँ की जानलेवा प्रवृत्ति में एक अलग ही आभा का आभास प्रतीत हो रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फूट सकती है। और इस क्षण आपको यह भी समझ में आ गया कि पहले जानलेवा इरादे को लेकर आने वाली वे तेज हवाएं कहाँ से आई थीं। वे यहीं से आई थीं। आपने देखा होगा कि यहाँ से किलिंग इंटेंट कभी कभी तूफान में बदल जाता था और सभी दिशाओं में बहता चला जाता था। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा कि अन्य स्थानों से भी हत्या की मंशा लगातार इस प्राचीन भूमि की ओर बढ़ रही थी। आपको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बस इतना पता था कि यह जगह ऐसी नहीं थी जहां आप अभी जा सकें, आपको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और तभी आपको बाघ की दहाड़ सुनाई दी। आपने देखा कि हत्या का इरादा रखने वाला सागर वास्तव में अपने आप गतिमान था और अंततः एक सफेद बाघ के आकार में संकुचित हो गया। हत्यारे इरादे वाले सागर ने सफेद बाघ के आकार में सिमटकर आपकी ओर देखा और फिर बाघ की दहाड़ गूंज उठी। तीव्र घातक इरादे ध्वनि तरंगों में परिवर्तित होकर आप पर हमला कर रहे हैं। उन ध्वनि तरंगों की गति अत्यंत तीव्र थी। आप जानते थे कि आप बच नहीं सकते और उन्हें रोकने के लिए आपने तुरंत अपनी लघु उपलब्धि क्षेत्र विलुप्तीकरण मूर्ति को सक्रिय कर दिया। आपके द्वारा एक्सटिंक्शन फिस्ट को सक्रिय करने के बाद किलिंग इंटेंसी, जो एक सफेद बाघ के रूप में संघनित हो गया था, एक क्षण के लिए रुक गया, मानो कुछ भ्रमित प्रतीत हो रहा हो। लेकिन बहुत जल्दी ही उसने गुस्से में एक और बाघ की दहाड़ लगाई। आपका एक्सटिंक्शन फिस्ट किलिंग इंटेंट ध्वनि की एक लहर को भी रोकने में संघर्ष कर रहा था। इस समय तो 2 लहरों को रोकना तो दूर की बात है। आपका निधन 96 वर्ष की आयु में हुआ। ये सिमुलेशन समाप्त हो गया है। आप इस सिमुलेशन से 2 पुरस्कार चुन सकते हैं। हेवन रिवॉर्ड्स डिलीजेंस प्रतिभा एक्सटिंक्शन फिस्ट लघु उपलब्धि स्यूडो स्पिरिट लिक्विड एक पूल किलिंग इंटेंट प्रवेश स्तर स्वर परिश्रम प्रतिभा को पुरस्कृत करता है 1 मिलियन ऊर्जा अंक। यूरो एक्सटिंक्शन फिस्ट लघु उपलब्धि यूरो 100 मिलियन ऊर्जा अंक। यूरो छद्म आत्मा द्रव एक पूल यूरो 10 बिलियन ऊर्जा अंक। अशुद्ध आत्मा द्रव शुद्ध आत्मा द्रव की तुलना में कई गुना कम प्रभावी। यूरो हत्या का इरादा प्रवेश स्तर यूरो 100 मिलियन ऊर्जा अंक। जियांग यीफेंग ने सिमुलेटर को देखा और चिंतन में डूब गया। 69 पता चला कि मैं बहुत ज्यादा होशियार था। इस सिमुलेशन में उसे दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने का एक रास्ता मिल गया। 10,000 तलवारों के जंगल से दक्षिणी क्षेत्र छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ समय तक चुपचाप साधना की, लेकिन यह अवधि केवल 50 वर्ष की थी। उसके बाद लगातार तेज हवाएं चलती रहीं, जिससे वह साधना करने में असमर्थ रहा। ऐसा लगता है कि यदि इस सिमुलेशन को दोहराया भी जाए तो भी उसे ज्यादा सिमुलेशन समय नहीं मिल पाएगा। उसे अभी भी अन्य महान क्षेत्रों में प्रवेश करने का रास्ता खोजना होगा। जियांग यीफेंग को लगा कि शायद 9 गहन क्षेत्रों के अन्य महान क्षेत्र ही उसे शांतिपूर्वक विकसित होने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि इन 2 सिमुलेशन के बाद जियांग यीफेंग के मन में एक साहसिक अनुमान उभरा। मृत्यु रेगिस्तान में स्थित फॉर्मेशन की दरार के उस पार हर जगह ड्रैगन के शव बिखरे पड़े थे और ड्रैगन की आत्माएं आक्रोश से भरी हुई थीं। क्या ये ड्रैगन कबीले का कब्रिस्तान हो सकता है? और 10,000 तलवारों के जंगल के पीछे हत्या की मंशा से भरा एक सागर था, जिसने एक सफेद बाघ का रूप भी धारण कर लिया था। जियांग यीफेंग ने अनुमान लगाया, क्या ये भी श्वेत बाघ कबीले की गिरी हुई भूमि हो सकती है? आखिरकार सिमुलेटर से उसे पता चल गया था कि व्हाइट टाइगर क्लैन पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और केवल वो युडोही पुनर्जन्म के रूप में शेष था। अगर वह थोड़ा और साहपूर्वक सोचता तो क्या आनंद सागर जुबान कछुआ वंश का कब्रिस्तान बन जाता? क्या फ्लेम वैली के पीछे स्थित विशाल जंगल फीनिक्स कबीले का कब्रिस्तान होगा? क्या अमर लोक के महान विशेषज्ञों ने 4 दिव्य पशुओं को नष्ट कर दिया और केवल एक को ही दक्षिणी क्षेत्र में फेंक दिया और फिर उनके नस्लीय कब्रिस्तानों का उपयोग करके उन्हें संरचना की दरारों के बाहर स्थापित करें? क्या इनका उपयोग संरचना में आने वाली दरारों को नियंत्रित करने और उनकी रक्षा करने के लिए किया जा सकता है? जियांग यीफेंग विभिन्न संभावनाओं के बारे में सोचता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। यह बिल्कुल सही नहीं था। वह सिमुलेशन में ग्रेट वाइल्डनेस गया था और उसने वहां फीनिक्स कबीले के किसी भी शव को नहीं देखा था। हालांकि वह जगह कुछ हद तक सुनसान थी, लेकिन वहां लोग रहते थे और फीनिक्स कब्रिस्तान के कोई संकेत नहीं मिले थे। इसके अलावा बाइरोक्सू भी अनंत सागर के बाहर से अंदर आई थी। अगर बाहर जुबान कछुआ कबीले का कब्रिस्तान होता तो उसे यह स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए था। इन सब के अलावा जियांग यीफेंग ने यह भी सोचा कि अगर ऊपर से आए महान विशेषज्ञ इन दिव्य जानवरों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो शायद उन्हें ऐसे जबरदस्ती वाले तरीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भी बहुत कम सुराग मिले हैं। जियांग यीफेंग ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और इन सवालों पर विचार करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपना ध्यान इस सिमुलेशन के पुरस्कारों की ओर मोड़ दिया। इस बार मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हत्या का इरादा शुरुआती स्तर गहन सिमुलेशन के माध्यम से पहले ही प्राप्त कर लिया गया था और वह छद्म आत्मा द्रव एक कुंठ वर्तमान में एक बहुत अच्छा संवर्धन संसाधन था, लेकिन यह बहुत महंगा था। इस समय जियांग यीफेंग ने यह भी महसूस किया कि किसी भी भौतिक पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए एक स्पिरिट स्टोन की कीमत भी 10,000 ऊर्जा मूल्य थी। शुरू में जब उसका साम्राज्य निम्न स्तर पर था तो उपभोग अपेक्षाकृत अधिक था और उसे यह महंगा नहीं लगा, इसलिए उसने काफी मात्रा में वस्तुओं का आदान प्रदान किया। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि यह बहुत बड़ा नुकसान था। लाखों स्पिरिट स्टोन जिनकी ऊर्जा लागत अरबों में है, लेकिन वास्तविक सुधार ने उसे केवल कुछ मामूली उपलब्धि स्तरों तक ही आगे बढ़ने की अनुमति दी। जियांग यीफेंग ने स्पिरिट स्टोन को वापस ऊर्जा में बदलने की भी कोशिश की, लेकिन ये किफायती नहीं था। उसने सिमुलेटर से इन्हें 10,000 ऊर्जा मूल्य प्रति पीस के हिसाब से बदला था, लेकिन अब उन्हें वापस ऊर्जा में बदलने पर मूल्य सीधे 10 गुना कम हो गया और एक स्पिरिट स्टोन को केवल 1000 ऊर्जा मूल्य के लिए ही बदला जा सकता था। अंततः जियांग यीफेंग ने स्पिरिट लिक्विड का विकल्प छोड़ दिया। इसका किफायती न होना एक बात थी, लेकिन मुख्य रूप से अब समय बदल गया था और उसने सिमुलेटर के इतने निर्दयी होने की उम्मीद नहीं की थी। अब उसके पास 6 अरब से अधिक ऊर्जा मूल्य था, फिर भी वह स्पिरिट लिक्विड का एक पूल खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता था। अंत में जियांग यीफेंग ने चुपचाप पाठ किया, मैं स्वर परिश्रम प्रतिभा और विलुप्ति मूर्ति लघु उपलब्धि को पुरस्कृत करता हूं, चुनता हूं। डिंग, मेजबान को स्वर परिश्रम का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। 1000 ऊर्जा मूल्य की कटौती के बाद शेष ऊर्जा मूल्य 6 बिलियन है।
डिंग, विलुप्ति मूर्ति का निष्कर्षण लघु उपलब्धि सफल रहा। 100,000,000 ऊर्जा मूल्य घटाया गया, शेष ऊर्जा मूल्य 5.9 बिलियन। जैसे ही सिम्युलेटर की इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि धीमी पड़ गई, जियांग यीफेंग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह किसी पहाड़ी जंगल में हो और लगातार विनाश मूर्ति का अभ्यास कर रहा हो। लगातार मुक्के पड़ते रहे जब तक कि वह लघु उपलब्धि के स्तर तक नहीं पहुंच गया। कुछ सेकंड बाद जियांग यीफेंग ने अपना सिर हिलाया। अभी क्या हुआ? इस बार युद्ध कौशल निकालते समय ऐसा दृश्य क्यों सामने आया? उन्होंने पहले भी विंड चेजिंग आर्ट की मूवमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया था और उन्हें कुछ खास महसूस नहीं हुआ था। तभी सिम्युलेटर की आवाज सुनाई दी। डिंग, मेजबान द्वारा शक्तिशाली युद्ध कौशल विकसित करने के कारण इस सिम्युलेटर का रैंक अपर्याप्त है और इसे सीधे तौर पर प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसे केवल अनुभवात्मक विधि के माध्यम से ही सुधारा जा सकता है। सुझाव: यदि होस्ट सिम्युलेटर की रैंक को लगन से बेहतर बनाता है तो ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। ओह, सिम्युलेटर ने एक बार फिर उसके विचारों को सुन लिया। जियांग यीफेंग अवाक रह गया। उसे नहीं पता था कि यह सिम्युलेटर वाकई बुद्धिमान है या नहीं। अगर यह बुद्धिमान नहीं भी होता तो भी यह महत्वपूर्ण क्षणों में जवाब दे सकता था, लेकिन अगर वह बुद्धिमान था तो उसे कॉल करने पर कभी कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि जियांग यीफेंग को अब समझ आ गया था कि यह सुधार पहले से अलग क्यों था। कोई नुकसान नहीं हुआ, इससे कितना सुधार हुआ यह मायने नहीं रखता। लेकिन सिम्युलेटर को अपग्रेड करने की बात सुनकर जियांग यीफेंग थोड़ा उत्सुक महसूस कर रहा था। आखिरकार मौजूदा सिमुलेशन लगभग एक गतिरोध पर पहुंच चुका था। चाहे वह कुछ भी चुनता, सीलबंद दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ना मूल रूप से बहुत मुश्किल था, जब तक उसकी शक्ति किसी अत्यंत शक्तिशाली स्तर तक नहीं पहुंच जाती। और जियांग यीफेंग को लगा कि यह क्षेत्र शायद अमर क्षेत्र से भी ऊपर का है, लेकिन यह ऐसा काम नहीं था जिसे कम समय में हासिल किया जा सके। चूंकि उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो क्या सिम्युलेटर को अपग्रेड करने से उसे मदद करने के लिए नए कार्य या प्रतिभाएं मिलेंगी? ये सोचते हुए जियांग यीफेंग ने बस कोशिश कर रहा हूं वाली मानसिकता के साथ सिम्युलेटर से पूछा। सिम्युलेटर, अगले अपग्रेड के लिए किस दायरे की आवश्यकता है? ध्यान दें, इस सिम्युलेटर को संस्करण 4.0 में अपग्रेड करने के लिए 10 अरब ऊर्जा मूल्य की आवश्यकता है और होस्ट को नवजात आत्मा अवस्था या वास्तविक सार क्षेत्र तक पहुंचना होगा। पफर, जियांग यीफेंग ने लगभग मुंह में पुराना खून उगल दिया। तो क्या वह फिर से मूर्खता कर रहा था? उसने शुरू में सोचा था कि सिम्युलेटर को अपग्रेड करने के लिए एक उच्चतर दायरे की आवश्यकता होगी। आखिरकार जब वह कोर फॉर्मेशन स्टेज में था, तब सिम्युलेटर वर्जन 3.0 के अपग्रेड की शर्तें अनलॉक हो गई थीं। उसने सोचा कि अगला क्षेत्र भी उन्नयन की शर्तों को पूरा नहीं करेगा। बाद में पता चला कि वह सिर्फ अपने फायदे के लिए चालाकी कर रहा था। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए जियांग यीफेंग तुरंत अपने कमरे से बाहर भागा। जियांग यीफेंग ने सीधे बटलर जियांग दाफू से संपर्क किया और उनसे कहा कि चाहे वह कोई भी तरीका अपनाए, उन्हें एक सप्ताह के भीतर 10,000 टन पूर्वयस्क इकट्ठा करना ही होगा। इससे पहले 10,000 टन अयस्क से 6 अरब ऊर्जा मूल्य प्राप्त हुआ था। अगर वह 10,000 टन और प्राप्त कर सके तो उसकी वर्तमान 5.9 बिलियन से अधिक ऊर्जा क्षमता के साथ मिलकर यह उसके सिम्युलेटर को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त होगा। बटलर जियांग दाफू ने अपने युवा स्वामी की अत्यावश्यकता को देखा और इनकार करने का साहस नहीं कर सका, इसलिए उसने बार बार सहमति दे दी। फिर वह तैयारियां करने के लिए जल्दी से निकल गया। समस्या न होने की पुष्टि करने के बाद जियांग यीफेंग ने राहत की सांस ली। वह जानता था कि जब तक बटलर जियांग दाफू सहमत हो जाएंगे, वह निश्चित रूप से ऐसा कर पाएगा। आखिरकार बटलर जियांग दाफू एक भरोसेमंद बटलर थे। वह कभी भी उन चीजों के लिए आसानी से सहमत नहीं होते थे जिन्हें वह नहीं कर सकते थे। सब कुछ व्यवस्थित हो जाने के बाद जियांग यीफेंग आराम से संगीत सुनने के लिए फिर से चुनयान वेश्यालय की ओर चल पड़ा। समय पलक झपकते ही बीत गया। एक सप्ताह जल्दी बीत गया। कुछ ही समय पहले बटलर जियांग दाफू ने ठीक एक सप्ताह की समय सीमा पर जियांग यीफेंग के लिए 10,000 टन अयस्क एकत्र किया। उन नोट्स को बटलर जियांग दाफू द्वारा गुप्त रूप से जियांग परिवार के दूरस्थ पुराने निवास स्थान पर ले जाया गया। सभी को बर्खास्त करने के बाद जियांग यीफेंग ने सफलतापूर्वक सभी अयस्कों का 6 अरब ऊर्जा मूल्य के बदले आदान प्रदान कर लिया और उनकी कुल ऊर्जा का मूल्य 11.9 अरब से अधिक हो गया। अब उसने सिम्युलेटर को अपग्रेड करने की शर्तें पूरी कर ली थीं। 70 उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ते हुए मैं एक प्रतिभा हूं। जियांग यीफेंग अपने कमरे में लौटा और तुरंत मन ही मन सोचने लगा। सिम्युलेटर को अपग्रेड करो। डिंग, सिम्युलेटर को संस्करण 4.0 में अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें 10 अरब ऊर्जा अंक खर्च हुए हैं। शेष ऊर्जा अंक 1.9 अरब। सिम्युलेटर संस्करण 4.0 ब्लू टैलेंट निष्कर्षण को हटा दिया गया है। अब संयोग आधारित ऑरेंज टैलेंट प्राप्ति उपलब्ध है। नोट: ऑरेंज टैलेंट प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि आपको ऑरेंज टैलेंट ही मिलेगा, पर्पल टैलेंट प्राप्त करने की भी 50% संभावना है। सेटिंग संशोधन: सिमुलेशन समाप्त होने के बाद प्राप्त होने वाले साधना क्षेत्र के पुरस्कारों को अब सामूहिक रूप से दिव्य दाव के रूप में संदर्भित किया जाएगा और इसमें केवल एक ही पुरस्कार विकल्प होगा। इसमें मार्शल आर्ट साधना और शियानदाव साधना शामिल होगी। नया फंक्शन टैलेंट स्टोरेज पूल अनलॉक हो गया है। होस्ट वास्तविक दुनिया से अप्रयुक्त टैलेंट को स्टोरेज पूल में रख सकता है और सिमुलेशन के दौरान उनमें से एक को पुनः प्राप्त कर सकता है। केवल एक ही आइटम पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! जियांग यीफेंग ने कई बार हैरानी जताई। इस सिम्युलेटर के अपग्रेड के प्रभाव बेहद जबरदस्त हैं। उसे यह नहीं पता था कि ऑरेंज टैलेंट कितना शक्तिशाली होता है, लेकिन अब ऑरेंज टैलेंट को निकालने की सुविधा उपलब्ध थी। हालांकि पर्पल टैलेंट्स पहले से ही काफी मजबूत थे, इसलिए ऑरेंज टैलेंट्स तो और भी ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। सिम्युलेटर ने एक संकेत भी दिया, ऑरेंज टैलेंट केवल संयोग से ही प्राप्त होते हैं। इससे ऑरेंज टैलेंट्स की ताकत और भी साबित हो गई। अन्यथा इस तरह की पाबंदी क्यों होती? इसके बाद किए गए सेटिंग संशोधनों की बात करें तो वे इसे बेहतर समय पर नहीं हो सकते थे। जियांग यीफेंग को हमेशा से ऐसा लगता था कि प्रत्येक सिमुलेशन के बाद मिलने वाले विनिमय पुरस्कारों की संख्या बहुत कम थी, विशेषकर जब से उसने दिव्य मार्ग का अभ्यास किया है। पहले अगर उसे हर बार केवल 2 वस्तुओं का चयन करने की अनुमति होती थी, तो उसे सुधार के लिए दोनों को निकालना पड़ता था। इसका मतलब यह था कि अगर उसे कोई अच्छी प्रतिभा मिल जाती तो उस प्रतिभा को अपनाने से उसकी ताकत रुक जाती। अगर वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता तो वह अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर देता। इसके अलावा अब जब उसने युद्ध तकनीकों का भी अभ्यास कर लिया था, तो बदले में मिलने वाले इनाम के विकल्प और भी अपर्याप्त हो गए थे। इस अपग्रेड ने सीधे तौर पर उनकी समस्या का समाधान कर दिया। भविष्य में चाहे वह मार्शल आर्ट हो या शियानदाव, इसे निष्कर्षण के लिए एक ही पुरस्कार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर उसे अपर्याप्त पुरस्कार विकल्पों के कारण किसी प्रमुख क्षेत्र में आगे बढ़ने में असमर्थ होने की चिंता नहीं करनी पड़ी। जहां तक आखिरी फंक्शन टैलेंट स्टोरेज पूल की बात है, जियांग यीफेंग केवल इतना ही कह सका कि यह बहुत देर से आया। अगर यह सुविधा पहले मिल जाती तो वह निश्चित रूप से कैलामिटी फिजिक टैलेंट को चुनता। यह जानना जरूरी है कि ज्वाला घाटी में स्थित पीक अंडरगोइंग ट्रिब्यूलेशन डेमन फीनिक्स भी इस प्रतिभा से इतना पीड़ित था कि उसने अपने लोगों को खो दिया था। अगर जियांग यीफेंग के पास अब कैलामिटी फिजिक होती तो वह प्रत्येक सिमुलेशन से पहले इसे अपने साथ ला सकता था और फिर सिमुलेशन शुरू कर सकता था। क्या वह हर बार बिना किसी नुकसान के दक्षिणी क्षेत्र की सीलबंद प्राचीन भूमि से बाहर नहीं निकल पाएगा?
हालांकि महान जंगल में बर्बर संप्रदाय द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन ये 100 से अधिक वर्षों के सिमुलेशन के बाद होगा। हाय, अंततः जियांग यीफेंग केवल एक ही भर सकी। वह कुछ नहीं कर सकता था, ये कार्य थोड़ा देर से आया था। इस समय तक सिमुलेशन भी रिफ्रेश हो चुका था और जियांग यीफेंग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया था। उसने मन ही मन सोचा, सिमुलेशन शुरू करें। एक सिमुलेशन प्रयास का उपयोग किया गया, शेष प्रयास 0। बैंगनी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए 10 लाख ऊर्जा अंक लगते हैं। संयोगवश प्राप्त होने वाली नारंगी प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए 100 लाख ऊर्जा अंक लगते हैं। कृपया प्राप्त करने का विकल्प चुनें। संभावना आधारित ऑरेंज टैलेंट एक्सट्रैक्शन चुनें। डिंग, 10 मिलियन ऊर्जा अंक काट लिए गए। प्रतिभा का यादृच्छिक रूप से चयन किया जा रहा है। शेष ऊर्जा अंक 1.9 बिलियन। बधाई हो मेजबान, आपने नारंगी प्रतिभा प्राप्त कर ली है। पंचतत्व दिव्य आध्यात्मिक जड़। पंचतत्व दिव्य आध्यात्मिक मूल 10,000 में से एक पंचतत्व दिव्य आध्यात्मिक मूल। इस प्रतिभा के साथ आप वास्तव में सौभाग्यशाली संतान हैं। डिंग, होस्ट के पास पहले से ही थंडरफायर टू स्पिरिचुअल रूट मौजूद होने का पता चलने पर स्पिरिचुअल रूट का प्रतिस्थापन सफलतापूर्वक हो गया है। मूल स्पिरिचुअल रूट टैलेंट को स्वचालित रूप से टैलेंट पूल में डाल दिया गया है। सिमुलेशन शुरू होने वाला है। क्या होस्ट टैलेंट पूल से कोई टैलेंट चुनना चाहता है? ध्यान दें, केवल एक स्पिरिचुअल रूट टैलेंट ही चुना जा सकता है। उपकरण न लगाएं। जियांग यीफेंग ने बिना किसी झिझक के सीधे इनकार कर दिया। अब प्रतिभा भंडार में कौन सी प्रतिभाएं थीं? केवल एक थंडरफायर टू स्पिरिचुअल रूट, जिसे अभी अभी पंचतत्वों के स्वर्गीय स्पिरिचुअल रूट से बदल दिया गया था। इसे दोबारा सुसज्जित करना और बेहतर पंचतत्व दिव्य आध्यात्मिक मूल से इसे बदलना मूर्खता होगी। 21वां सिमुलेशन शुरू। आपको एहसास होता है कि आप सिमुलेशन में प्रवेश कर चुके हैं। इस सिमुलेशन में आपके पास पंचतत्व दिव्य आध्यात्मिक मूल है और आप अपनी शियांदाओ साधना को बेहतर बनाने की योजना बना रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही आपके पास एक योजना तैयार हो गई। पहले दिन आप रात के अंधेरे में किंगशान शहर से निकल गए। दूसरे दिन आप चांगकिंग पर्वत श्रृंखला में स्थित यानिक्सुआन मंदिर के खंडहरों पर पहुंचे। आपने खंडहरों को साफ किया, सभी हड्डियों को दफना दिया और फिर यहाँ साधना शुरू की। चूंकि आपने शियांदाओं की खेती करने का फैसला किया था, इसलिए बाई रोक्स्यू से ऊन काटने के लिए यानिक्सुआन मंदिर के खंडहरों में आना अनिवार्य था। भले ही आपके पास काफी सारे स्पिरिट स्टोन थे और भाग्य के बच्चे होने के नाते आप उन्हें उठा सकते थे, लेकिन भला बहुत अधिक संसाधन होने की शिकायत कौन करेगा? पहले साल में कुछ स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने और स्पिरिट स्टोन गिराने वाले कुछ अमर गुलामों को मारने के अलावा कुछ नहीं हुआ। दूसरे वर्ष में आपने बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन का सेवन किया और सफलतापूर्वक नवजात आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच गए। इससे आपको पंचतत्वों की दिव्य आध्यात्मिक जड़ और वज्र अग्नि की सच्ची आध्यात्मिक जड़ के बीच का अंतर व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ। पहले हर सिमुलेशन में एक दायरे को आगे बढ़ाने में 5 या 6 साल लगते थे, लेकिन अब ब्रेक थ्रू करने में केवल 2 साल लगते हैं। इसे देखकर आपने कहा, सचमुच ऑरेंज टैलेंट्स कमाल के हैं। तीसरे वर्ष में बाई रोक्स्यू का आगमन हुआ। आपकी जांच करने के बाद उसने आपसे पूछा कि क्या आप उसके शिष्य बनने के इच्छुक हैं। आपने सहमति में बार बार सिर हिलाया। आखिरकार आप तो यहीं पर पैसा देने वाली बच्ची का इंतजार कर रहे थे। 3 दिन बाद बाई रोक्स्यू ने आपसे पूछा कि क्या आप उसके साथ जाने को तैयार हैं। आप जानते थे कि आप अनंत सागर को नहीं छोड़ सकते और इस बार आपने सील फॉर्मेशन को करीब से देखने और फॉर्मेशन दाव का अभ्यास करने की योजना नहीं बनाई थी। तो आपने सिर हिलाकर इनकार कर दिया और यह बहाना बना लिया कि आप प्राचीन भूमि को छोड़ना नहीं चाहते। बाई रोक्स्यू ने एक पल सोचा और आप पर दबाव नहीं डाला। अंत में वह आपके लिए संसाधनों से भरा एक भंडारण छल्ला छोड़कर चली गई। बाई रोक्स्यू के जाने के बाद आप भी प्राचीन भूमि में ज्यादा देर नहीं रुके। आपने पश्चिम की ओर जाने का विकल्प चुना। आपको याद आया कि लोशिया पर्वत क्षेत्र में अभी भी आध्यात्मिक तरल का एक कुंड आपका इंतजार कर रहा है। चौथे वर्ष में आपको एक छोटी सी समस्या का सामना करना पड़ा। आपने गलती से एक अमरदास से एक आत्मा पत्थर उठा लिया और इस अमरदास के पास वास्तव में नवजात आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर की शक्ति थी। आप अभी नवजात आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर ही थे और आपका सामना नवजात आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर मौजूद एक अमरदास से हो रहा था। यह एक कठिन लड़ाई होने वाली थी जिससे आप थोड़ा घबरा गए थे। हालांकि घबराए होने के बावजूद आप भागे नहीं। आप जानते थे कि आपने प्राचीन दिव्य दाव का अभ्यास किया है और अब आपने विलुप्तिकरण मूर्ति और प्रवेश स्तर की हत्या की मंशा के लघु उपलब्धि क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। आपको लगता था कि आपको भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए और अपनी क्षमता से ऊपर की लड़ाई लड़ना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो तुमने अपनी सारी शक्ति को उजागर किया, उसे एक्सटेंशन फिस्ट में एकीकृत किया और उस अमर गुलाम की ओर मुक्का मारा। पल भर में शून्य लोक कांप उठा। आपके विनाशक मुक्के के वार से नवजात आत्मा लोक के तीसरे स्तर पर स्थित वह अमरदास राग तक नहीं बचा। आप एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और मन ही मन बुदबुदाए, तो अब मैं इतना मजबूत हो गया हूँ। इस लड़ाई ने आपको अपनी ताकत का मोटा मोटा अंदाजा दे दिया। आपको ऐसा लगा कि यह लंबे समय से शक्ति संचय करने का मामला था। आप पिछली सिमुलेशन में हमेशा कमजोर रहे थे, लेकिन अब आप आखिरकार खड़े हो गए। आप चाहते थे कि आप चिल्लाकर कहें, मैं एक जीनियस हूँ। 71 आखिरकार अब समय आ गया है कि मैं कूल होने का दिखावा करूँ। बूम, तभी बिजली की एक तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। आप चौंक गए, ये सोचकर कि यह आकाशीय बिजली है। जब आपने गरज के बाद मूसलाधार बारिश होते देखी, तभी आपने आखिरकार राहत की सांस ली। तो बस बारिश ही थी। हालांकि बिजली की उस तेज आवाज ने आपके दिल में अभी अभी उठी वीरता की उस हल्की सी भावना को पल भर में बुझा दिया। आप लगातार खुद को चेतावनी देते रहते थे, दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, बहक मत जाओ, शांत रहना ही बेहतर है। 5वें वर्ष में आप लोशिया पर्वत पर पहुंचे। आपने यहाँ कुछ देर खोजबीन की और आखिरकार आध्यात्मिक तरल कुंड का स्थान ढूंढ लिया। आपने तुरंत यहीं खेती करना शुरू कर दिया। 6ठे वर्ष में छद्म आध्यात्मिक तरल की प्रभावकारिता के कारण एक वर्ष में ही आप सीधे नवजात आत्मा द्वितीय लोक से नवजात आत्मा तृतीय लोक में प्रवेश कर गए। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। 9वें वर्ष में आपकी शियांदाओ साधना नवजात आत्मा के 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस समय आध्यात्मिक द्रव कुंड में मौजूद छद्म आध्यात्मिक द्रव भी आपके द्वारा पूरी तरह से ग्रहण कर लिया गया था। आपने सूखे हुए आध्यात्मिक तरल के कुंड को देखा और कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस किया। तेजी से हो रहे सुधार का यह एहसास वास्तव में उत्साहजनक था। तुमने आह भरी और फिर किंगशान शहर की ओर चल पड़ी। इस बार आपका इरादा 10,000 तलवारों के जंगल में जाने का नहीं था। हालांकि पिछले सिमुलेशन में आपके पागल हो जाने के बाद आप गलती से दक्षिणी क्षेत्र से बाहर निकल आए थे, लेकिन आपको यकीन नहीं था कि इस स्थिति को दोहराया जा सकता है या नहीं, क्योंकि यह बहुत ही अनियमित थी। बेशक आप भाग्य के बच्चे की प्रतिभा के प्रभाव पर दांव लगा सकते थे, लेकिन फिर भी आपको लगा कि आपकी भाग्य की संतान वाली प्रतिभा नकली लग रही थी। ये केवल संसाधनों का ध्यान रखती थी और आपके भाग्य के अन्य पहलुओं में ज्यादा बदलाव नहीं होता था। 11वें वर्ष में आप किंगशान शहर लौट आए। इस बार लौटने के बाद तुम बाहर नहीं छिपे बल्कि जियांग परिवार के पास वापस चले गए। आपके पिता जियांग फुशान आपको कई वर्षों के बाद घर से सुरक्षित और स्वस्थ लौटे देखकर बहुत भावुक हो गए।
इसके लिए किंगशान शहर में जियान कबीले के व्यापारी संघ के सभी व्यवसायों ने बड़े पैमाने पर छूट कार्यक्रम आयोजित किए। जल्द ही कई वर्षों की अनुपस्थिति के बाद आपकी वापसी की खबर पूरे किंगशान शहर में फैल गई। कुछ समय के लिए जियान परिवार मेहमानों से भरा रहता था और आपके कई पुराने दोस्त आपसे मिलने आते थे। उनमें से आपके अच्छे भाई लियांग जिले, जिनके साथ आप अक्सर वेश्यालयों में जाया करती थी, ने तो आपके लिए पूरा चुन्यान वेश्यालय ही बुक कर लिया था। यह उल्लेख करना उचित होगा कि चुन्यान वेश्यालय की वेश्या अभी भी क्यू जिक्सुआन ही थी। आपके लौटने के बाद वह आपसे निजी तौर पर मिलने भी आई थी। उससे बातचीत के दौरान आपने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह आपको परखने के लिए अपनी दैवीय बुद्धि का उपयोग कर रही थी। आप ये बात अपने मन में समझ गए थे। आखिरकार आप जैसे व्यक्ति का जो 10 साल से अधिक समय तक गायब रहा हो, अचानक प्रकट होना शियानलिन संप्रदाय के अमरदासों द्वारा निश्चित रूप से जांच पड़ताल करने का प्रयास करेगा। दुर्भाग्यवश आपके पास ची प्रतिबंधित ताबीज था, इसलिए चाहे वह आपको किसी भी नजरिए से देखे, आप सिर्फ एक नश्वर प्राणी थे। बेशक भले ही आपके पास अभी ची निरोधक ताबीज न हो, आपकी वर्तमान साधना के साथ केवल आधारभूत स्तर पर मौजूद क्यू जिक्सुआन किसी भी समस्या का पता नहीं लगा पाएगा। ये भी एक कारण था जिसकी वजह से आपने इस सिमुलेशन में खुलेआम जियान हवेली में लौटने का साहस किया। और आपके जियान परिवार में लौटने के कुछ ही समय बाद जियान कबीले के व्यापारी संघ को एक बड़ा व्यापारिक सौदा मिला, जिसके लिए आपके पिता जियान फुशान को लियांग देश की यात्रा करनी पड़ी। ये खबर सुनते ही आपने तुरंत अपने पिता को ढूंढा और उनसे कहा कि आप भी उनके साथ जाना चाहते हैं। आपके पिता जियान फुशान ने मना नहीं किया। आखिरकार आप दशकों से अकेले घूमने फिरने में सक्षम रही थी, इसलिए इस बार उनके साथ व्यावसायिक यात्रा पर जाने से भले ही यात्रा लंबी हो, उन्हें आपके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। 12वें वर्ष में लियांग देश में व्यापारिक वार्ता पूरी होने के बाद जियान कबीले के व्यापारी संघ का काफिला युयान पर्वत से गुजरते समय अचानक जमीन हिलने का अनुभव किया। आप जानते थे कि इसका मतलब है कि लेगेसी प्रकट होने वाली है। आपने सीधे अपना हाथ हिलाया, जिससे आपके पिता को छोड़कर बाकी सभी बेहोश हो गए। वे शांति से सो गए और फिर आपने आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उनकी रक्षा की। संभवतः जब वे जागेंगे तो उन्हें बस यही लगेगा कि उन्हें रात को अच्छी नींद आई थी। आपके पिता जियान फुशान ने आपके द्वारा किए गए हर काम को देखा और आपको कुछ उलझन भरी नजरों से देखा, लेकिन आपने बस हल्की सी मुस्कान दी और उसे संक्षेप में समझा दिया। हालांकि उस समय आपके पिता को साधना के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं थी, उन्हें सचमुच एक शब्द भी समझ नहीं आता था। भले ही उसे समझ नहीं आया हो, फिर भी उसने सिर हिलाया, बिना आपको दोष देने के जरा भी इरादे के। दरअसल अगर आपने स्पष्टीकरण नहीं भी दिया होता तो भी आपके पिता जियान फुशान के स्नेही स्वभाव को देखते हुए वह आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देते। कुछ ही समय में जमीन में एक दरार दिखाई दी और लेगेसी सामने आ गई। बाकी सभी बेहोश लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद आपने अपने पिता को उठाया और नीचे छलांग लगाई और लेगेसी के भव्य हॉल में पहुंच गए। आपके और आपके पिता जियान फुशान के प्रकट होने के बाद लेगेसी प्रकाश का गोला लगातार दाएं बाएं घूमता रहा। एक पल के लिए आपके सामने प्रकट हुआ, फिर आपके पिता के सामने। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी प्रकार का चुनाव कर रहा हो। अंततः आपने हाथ बढ़ाकर अपने पिता जियान फुशान को विरासत प्रकाश के गोले के सामने धकेल दिया। आपकी इस कार्रवाई को देखकर विरासत आपके पिता जियान फुशान के शरीर में समाहित हो गई। दरअसल इस बार आपने खुद ही विरासत हासिल करने के बारे में सोचा था, लेकिन बाद में आपने इस बारे में सोचा और लगातार सुधार करने का फैसला किया। इस बार आपका लक्ष्य एक प्रमुख क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना था और आप ईश्वर के मार्ग का अभ्यास करते हैं, जिसके लिए मार्शल मार्ग और अमर पद दोनों को एक साथ आगे बढ़ाने और पूर्णता प्राप्त करने और साथ ही एक प्रमुख क्षेत्र को पार करने की आवश्यकता होती है। आपको लगा कि आपको समय रहते स्पाइन माउंटेन को ढूंढना होगा और स्पाइन माउंटेन के नीचे मौजूद दिव्य बिजली का उपयोग करके मार्शल दाव का अभ्यास करना होगा। और एक बार जब आपने विरासत को स्वीकार कर लिया तो आपको यकीन नहीं था कि स्पाइन माउंटेन आपको ढूंढ पाएगा या नहीं। इसलिए सुरक्षा के लिहाज से आपने विरासत का त्याग कर दिया। बशर्ते आपके पिता को विरासत मिल जाए तो वे स्पाइन माउंटेन के शिवसियानिस्ट से संपर्क करेंगे, फिर आप साथ में स्पाइन माउंटेन जाने का मौका भी ले सकते हैं। जहां तक विरासत की बात है, आप इसे अपने भविष्य के लिए विचार करने के लिए छोड़ देंगे। अपने पिता द्वारा विरासत प्राप्त करने की पुष्टि करने के बाद आपने तुरंत जियान कबीले के व्यापारी संघ के बेहोश सदस्यों को जगाया और उन्हें पहले जाने के लिए कहा। ये सब करने के बाद आप लेगेसी हॉल लौट आए और शांतिपूर्वक अपने पिता के पास पहरा देते हुए उनके रक्षक के रूप में कार्य करने लगे। 3 दिन बाद काले वस्त्रधारी व्यक्ति यांग जुओ प्रकट हुआ। उसने घमंड से चिल्लाते हुए कहा, तुम अमरपद की विरासत प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। आपने उसकी जिदा 9 स्तर की साधना को देखा, फिर अपनी स्वयं की नवजात आत्मा 6 स्तर की साधना के बारे में सोचा। तुम मुस्कुराए, ये सोचकर कि आखिरकार अपनी शान दिखाने का मौका आ ही गया। आप इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तुम सीधे एक कदम आगे बढ़े, यांग जुओ के सामने पहुंचे और बुदबुदाए कचरा। फिर तुमने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारा। जैसे ही तुम अपना दिखावा जारी रखने वाले थे, यांग जुओ का सिर फट गया और तुम भून से लथपथ हो गए। तुम्हारे आलीशान कपड़ों का क्या हाल हुआ? क्या उसकी मौत ऐसे ही हो गई? आपको यांग जुओ के इतने कमजोर होने की उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए आप थोड़ा चिढ़ गए और बड़बड़ाते हुए बोले, छी छी छी, कितना घटिया आदमी है। मैं तो अभी गंभीर भी नहीं था। कुछ पल तक कोसने के बाद आपने सोचा और महसूस किया कि दिखावा करना कोई खास बात नहीं है, इसमें कोई रोमांच नहीं है। अंत में आपने फुसफुसाते हुए कहा, भूल जाओ। आपको लगा कि शायद आपके लिए सादगी ही बेहतर है, आप दिखावा करने की तकनीकी कुशलता को संभाल नहीं सकते। 72 दबंग पिता। पलक झपकते ही कई दिन बीत गए और आखिरकार आपके पिता जियान फुशान ने लेगेसी फ्यूजन को पूरा कर लिया। इस समय तक वह दक्षिणी क्षेत्र की सामान्य स्थिति को भी समझ चुका था और उसे अब आपके विस्तृत स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। 13वें वर्ष में आप और आपके पिता जियान फुशान एक साथ किंगशान शहर लौट आए। वापस लौटने पर आप दोनों साधना करने के लिए एकांत में चले गए। 14वें वर्ष में आपकी शियानदाओ साधना में सफलता प्राप्त करके आप नवोदित आत्मा के 7वें स्तर पर पहुंच जाते हैं। ये सफलता आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप ही थी। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि आपने केवल 1 वर्ष के लिए ही साधना की, लेकिन आप यात्रा करते समय या अन्य काम करते समय जब भी समय मिलता था साधना करते थे। इस एकांतवास के वर्ष के साथ साथ यह अभूतपूर्व घटना घटी जिसे संचय का परिणाम कहा जा सकता है। 15वें वर्ष में जब आप साधना कर रहे थे, अचानक आपको बेचैनी का एहसास हुआ। जब आपने बाहरी दुनिया को देखने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि नेत्र खोला तो आपने आकाश में अजीबोगरीब घटनाएं घटित होते हुए देखी। क्या हो रहा है? अचानक आपका दिल जोर से धड़कने लगा। आपको याद आया कि जब आपने मूल निर्माण चरण में सफलता प्राप्त की थी तब भी स्वर्ग और पृथ्वी की घटनाएं घटी थी, तो क्या ये वर्तमान स्थिति भी किसी और की सफलता का संकेत हो सकती है? आपने अपनी दिव्य चेतना से किंगशान शहर का त्वरित अवलोकन किया। जब आपने अपने पिता जियान फुशान के एकांत कमरे की जांच की तभी आपके चेहरे पर राहत का भाव दिखाई दिया। आपको एहसास हुआ कि आपके पिता जियान फुशान ने मूल गठन चरण में सफलता प्राप्त कर ली है। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। आखिरकार आप जानते थे कि आपके पिता केवल 30 वर्षों में ही कष्ट पार करने के 8वें स्तर या यहाँ तक कि 9वें स्तर तक भी साधना कर सकते थे। अब उनके लिए 2 साल के भीतर आकाश और पृथ्वी की घटनाओं के साथ मूल गठन चरण तक पहुंचना काफी तर्कसंगत प्रतीत होता था।
लेकिन आपने इस घटना को पहले कभी क्यों नहीं देखा था? जल्द ही आपको समझ आ गया कि इसे न देखना सामान्य बात थी। इससे पहले जब भी आपने सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया, आप कभी भी अपने पिता जियान फुशान के साथ नहीं थे। आप हमेशा अकेले ही गुप्त रूप से इसका विकास करते थे। और इससे पहले कि आप आगे कुछ सोच पाते, आपने महसूस किया कि बड़ी संख्या में अमरदास किंगशान शहर में प्रवेश कर रहे हैं। सभी अमरदासों ने अपनी तलवारें आपके जियान हवेली की ओर तान दी। आपको अचानक अपने सिर की त्वचा में झुंझुनी महसूस हुई। अब आपके मन में केवल एक ही शब्द था, भागो। जल्द ही आप अपने पिता जियान फुशान के एकांत स्थान पर पहुंच गए और उनके साथ भागने के लिए उन्हें फोन करने की तैयारी करने लगे। आपको लगा होगा कि असफल प्रयास को अगली बार फिर से आजमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपका जीवन खत्म हो गया तो वह सचमुच खत्म हो गया। जब किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना हो तो भागना है या नहीं भागना है? आपके लिए ये हमेशा एक ही विकल्प वाला प्रश्न था। हालांकि इससे पहले कि आप दरवाजा खोल पाते, आपने देखा कि आपके पिता कमरे की छत तोड़कर अंदर आ गए। आपने उसे शून्य लोक में खड़े होकर बिना किसी भय के अनेक अमरदासों का सामना करते हुए देखा। जैसे ही आप उसे मनाने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, तभी आपने अपने पिता को उन अमरदासों की ओर धीमी दहाड़ लगाते हुए सुना, आओ और लड़ो। हे भगवान, आप पल भर में स्तब्ध रह गए। आपने अभी अभी अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग करके जांच की थी। इन अमरदासों में आत्मा रूपांतरण चरण और शरीर एकीकरण चरण के कई महान साधक थे। यहाँ तक कि शियानलिन संप्रदाय के छठे स्तर के संप्रदाय प्रमुख शेनवियू भी थे, जो संकट पारगमन संप्रदाय के नेता थे। इस समय आपका दिल बिल्कुल भी शांत नहीं था और आप घबराकर शिकायत करने लगे, क्या हो रहा है पिताजी? आप अभी अभी कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंचे हैं, क्या आपको इतना सख्त होना जरूरी है? आपके पिता द्वारा की गई उस साहसिक घोषणा के बाद शियानलिन संप्रदाय के अमरदासों ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि तुरंत पूरे किंगशान शहर को घेर लिया। जब आपने ये स्थिति देखी तो आपने कहा, ये खत्म हो गया। ये खलनायक इतने सतर्क क्यों हैं? पूरा समूह इतना हंगामा मचा रहा है और यहाँ तक कि बॉडी इंटीग्रेशन विशेषज्ञों के साथ भी कोर फॉर्मेशन स्टेज के साधक से निपटने के लिए उन्हें इलाके को घेरने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उन्हें डर है कि वह भाग जाएगा? उनके कार्यों ने आपको भागने का कोई मौका ही नहीं दिया। ये जानते हुए कि अब आप बच नहीं सकते, आपने दिखावा करना बंद कर दिया और आगे बढ़कर अपने पिता जियान फुशान के बगल में खड़े हो गए। तुमने मन ही मन सोचा, जब तुम भाग नहीं सकते तो लड़ो, कम से कम मरते समय तुम अच्छे दिखोगे। ठीक उसी समय जब आप अपने पिता की नकल करते हुए एक जोरदार नारा लगाने ही वाले थे, इसी समय एल्डरली स्पाइन माउंटेन से शियुक्सियानिस्टों के साथ पहुंचे। कुछ समय के लिए शियानलिन संप्रदाय के अमरदासों को एल्डरली ने बुरी तरह पीटा और आप केवल एक दर्शक बनकर रह गए। जल्द ही युद्ध समाप्त हो गया और शियानलिन संप्रदाय के सभी अमरदास पीछे हट गए। आप और आपके पिता जियान फुशान को एल्डरली ने उठाकर स्पाइन माउंटेन की ओर तेजी से ले गए। दूसरी ओर शेनव्यू और शियानलिन संप्रदाय के अन्य अमरदासों ने पहले ही एक शहर में नरसंहार कर दिया था। आकाश में विराजमान अमर लोगों से संपर्क करने के लिए रक्तबलि की तैयारी कर रहे थे। आधे दिन बाद स्पाइन माउंटेन आपकी नजरों में आ गया। अचानक आकाश में एक कान फाड़ देने वाली गर्जना सुनाई दी। क्या यह आकाशीय गर्जना है? ये कैसे संभव हो सकता है? पलक झपकते ही आपको कुछ याद आ गया। आपको याद होगा कि एक निश्चित सिम्युलेटर रन में सिम्युलेटर ने दिखाया था कि जब आप कोर फॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करते हैं तो आप पर हेवनली थंडर का हमला भी होता है। एल्डरली द्वारा एक दिव्य वज्रपात को रोकने में मदद करने के बावजूद भी अंत में आप बच नहीं पाए। यह आपका सबसे छोटा सिम्युलेटर रन भी था। उस समय शियानलिन संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख शेनव्यू ने आकाश में स्थित अमर लोगों को सूचना दी, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि 10वें दर्जे के स्वर्ण कोर वाला एक साधक प्रकट हुआ होगा, इसलिए आकाश में स्थित अमर लोगों ने हस्तक्षेप किया। इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपके पिता जियान फुशान निस्संदेह 10वें दर्जे के स्वर्ण कोर थे, अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि आपने सामान्य स्थिति का पहले ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन अब आपके पास कोई समाधान नहीं था। हालांकि आप चिंतित नहीं थे, बल्कि आप कुछ हद तक जिज्ञासु थे। आखिरकार पिछले हर सिम्युलेटर रन में आपके पिता ने सफलतापूर्वक साधना करते हुए विपत्ति पारगमन के 8वें स्तर तक पहुंच गए थे। आप जानना चाहते थे कि आपके पिता जियान फुशान इस जानलेवा स्वर्गीय वज्रपात से कैसे बच गए। जब आप विचारों में डूबे हुए थे, तभी आकाशीय वज्र सीधे आपके पिता जियान फुशान पर गिरा। एल्डरली इसे रोकने के लिए आगे आने ही वाले थे, लेकिन आपके पिता ने झट से उन्हें धक्का देकर दूर कर दिया और अपना सिर हिला दिया। इस क्षण आपके पिता का शरीर सफेद प्रकाश से जगमगा उठा और फिर उनका पूरा व्यवहार अचानक बदल गया, मानो वे कोई अलग ही व्यक्ति बन गए हों। फिर तुमने उसे आकाश की ओर चिल्लाते हुए देखा, पीछे हटो, तुम मेरे उत्तराधिकारी को छूने के योग्य नहीं हो, तुम्हारे स्वामी को स्वयं आने दो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, आपने देखा कि स्वर्गीय गर्जना वास्तव में सीधे पीछे हट गई। आप एक पल के लिए अवाक रह गए। क्या वह इतना अद्भुत है? हालांकि आप शायद समझ गए होंगे कि अभी बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से आपका पिता नहीं था, बल्कि वह विरासत थी। बस बात यह है कि ये लेगेसी कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली लग रही थी। अब तो आपको इसका पछतावा भी हो रहा था। अगर यह विरासत इतनी शक्तिशाली थी, अगर आपने इसे सीधे तौर पर ग्रहण कर लिया होता, तो क्या आप इस विरासत का पूरी तरह से उपयोग करके दक्षिणी क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते थे? कुछ ही देर में आपने अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि चीजें इतनी सरल नहीं होनी चाहिए। अगर यह विरासत वाकई इतनी अद्भुत थी, तो आपके पिता ने आपके पिछले किसी भी सिम्युलेटर गेम में दक्षिणी क्षेत्र को कभी क्यों नहीं छोड़ा? इसके पीछे कोई और कारण जरूर होगा। इससे पहले कि आप आगे कुछ सोच पाते, जैसे ही स्वर्गीय गर्जना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, आपके पिता ने तुरंत मुंह से खून थूक दिया और उनकी पूरी आभा कमजोर हो गई। आप झटपट दौड़े और उसे उठने में मदद की, साथ ही मौका पाकर उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या था। 73 नवजात आत्मा जो आत्मा बनने वाली है। आपके पिता ने एक कड़वी मुस्कान दी और आपको बताया कि यह लेगेसी के मालिक की चेतना का एक क्षणिक अंश था, जो अब पूरी तरह से विलीन हो चुका है। उसने आपको बताया कि विरासत का स्वामी अपने जीवनकाल में अमरलोक में एक प्रमुख व्यक्ति था और उसने अपनी मृत्यु से पहले की अपनी बची हुई प्रतिष्ठा का उपयोग केवल स्वर्गीय वज्र को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को रोकने के लिए किया था। आपके पिता ने यह भी कहा कि चेतना स्वयं ही विलीन होने की कगार पर थी और उसमें कोई शक्ति नहीं बची थी, और इस घटना के बिना भी ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। यदि इस समय सचमुच बिना किसी रोक टोक के दिव्य वज्रपात होता, तो उसका विरोध करना असंभव होता। सुनने के बाद आपको समझ आ गया। इससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। आपके पिता अपनी सफलता के कारण उत्पन्न हुई दिव्य गर्जना से बचने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवनकाल से विरासत के स्वामी होने की अवशिष्ट प्रतिष्ठा का सहारा लिया था। और आपके पिता सचमुच मृत्यु रेगिस्तान से बच नहीं सके क्योंकि विरासत के स्वामी के पास कोई शक्ति नहीं बची थी, उनकी चेतना लुप्त होने वाली थी। आपके पिता की अपनी शक्ति को उच्चतर स्तर तक पहुंचने का समय ही नहीं मिला था जब उन्होंने मृत्यु के रेगिस्तान में कदम रखा था। अगले कुछ दिनों में आपके पिता जियान फुशान और जियान परिवार के सभी आश्रित स्पाइन माउंटेन पर बस गए। 16वें वर्ष में आपने आश्चर्यजनक फॉर्मेशन दाव शक्ति का प्रदर्शन किया। आपने स्पाइन माउंटेन के शियुक्सियनवादियों को कई उन्नत आत्मा संग्रहण संरचनाएं स्थापित करने में मदद की। आपने सभी की कृतज्ञता अर्जित की और धन्यवाद उपहार के रूप में लाखों स्पिरिट स्टोन प्राप्त किए। 17वें वर्ष में शियानदाओ की साधना करते समय आपको एक सहज सामयिक ज्ञानोदय का अनुभव हुआ, जिससे आपकी साधना की गति 8 गुना बढ़ गई और आपके विचार अधिक सक्रिय हो गए।
ये ज्ञानोदय 10 महीने तक चला और आपकी शियानदाओ साधना सीधे नवजात आत्मा अवस्था की पूर्णता तक पहुंच गई। अपनी शियानदाओ साधना को पूर्णता के स्तर तक पहुंचते देख आपको लगा कि अब मार्शल दाओ की साधना शुरू करने का भी समय आ गया है। हालांकि उससे पहले आपने सबसे पहले अपने पिता जियान फुशान को ढूंढा और उन्हें अपने पास बचे हुए सभी स्पिरिट स्टोन दे दिए और उनसे कहा कि वे जल्दी से साधना करें। ये सब करने के बाद आपने सीधे एल्डरली से संपर्क किया और उन्हें बताया कि आप सीनियर लू वेआई द्वारा छोड़ी गई संरचना का अवलोकन करना चाहते हैं। आप अपनी इच्छानुसार फॉर्मेशन में प्रवेश कर गए। 18वें वर्ष में आप उस संरचना का अवलोकन कर रहे थे और आपने वह स्थान ढूंढ लिया जहां से भूमिगत बिजली को बाहर निकाला जा सकता था। हालांकि आपने भूमिगत स्वर्गीय गर्जना को बाहर निकालने के लिए सीधे तौर पर कोई संरचना स्थापित नहीं की, क्योंकि एल्डरली पिछले साल भी कभी कभार आते रहते थे। आपको लगा कि आप स्पाइन माउंटेन के लोगों को इस भूमिगत स्वर्गीय गर्जना को सुझाने के लिए अस्थायी रूप से एक साथ काम करने के लिए राजी नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर यही था कि उन्हें यह न बताया जाए कि आप क्या कर रहे हैं। अन्यथा यदि वे आपको निष्कासित कर देते हैं तो आप मार्शल दाओ की साधना के लिए प्राप्त एक अनमोल भूमि खो देंगे। 19वें वर्ष में एल्डरली इस वर्ष के दौरान शायद ही कभी आए। 20वें वर्ष में आपने उल्टी 7वीं कक्षा की बिजली मार्गदर्शक संरचना स्थापित की। जैसे ही संरचना पूरी हुई तुरंत जमीन के नीचे से बिजली कड़की और आपके शरीर पर जा गिरी। आपको तब तक प्रहार किया गया जब तक आपकी त्वचा फट नहीं गई और आपका मांस फट नहीं गया, जिससे आपको गंभीर चोटें आईं, लेकिन ये वो डिवाइन बॉडी के प्रभाव से आपका भौतिक शरीर जल्दी ठीक हो गया और इस पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान आपके मार्शल दाओ में लगातार सुधार हुआ। उसके बाद के दिनों में आपने हर दिन बिजली की लगातार बौछार को सहन किया। 22वें वर्ष में आपका मार्शल दाओ ट्रू एसेंस दायरे की दूसरी परत तक पहुंच गया। 24वें वर्ष में आपकी मार्शल दाओ ट्रू एसेंस दायरे की तीसरी परत तक पहुंच गई। दशकों पलक झपकते ही बीत गए। 29वें वर्ष में आपकी मार्शल दाओ अंततः सच्ची सारता के क्षेत्र में पूर्णता तक पहुंच गई। स्पाइन माउंटेन के भूमिगत स्वर्गीय थंडर की सहायता से साधना करने पर आपकी मार्शल दाओ ने मूल रूप से हर 2 साल में एक क्षेत्र की स्थिर सफलता प्राप्त कर ली है। इस समय आपके मार्शल दाओ और शियान दाओ दोनों पूर्णता तक पहुंच चुके थे और आप जानते थे कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। पिछली बार जब आपने किसी प्रमुख क्षेत्र में प्रवेश किया था तो आपने पहले मार्शल दाओ में प्रवेश करना चुना था, जिसके कारण बाद में शियान दाओ में प्रवेश करने में बहुत अधिक प्रयास करना पड़ा। इस बार आपने सबसे पहले शियान दाओ को तोड़ने की तैयारी की। शियान दाओ की नवजात आत्मा अवस्था में सफलता प्राप्त करने के बाद यह आत्मा रूपांतरण अवस्था है। आत्मा रूपांतरण अवस्था में स्थित साधक और नवजात आत्मा अवस्था में स्थित साधक के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है और वह अंतर है आदिम आत्मा। आदिम आत्मा वास्तव में दिव्य चेतना की एक उन्नत अवस्था है। इसलिए इस सफलता के लिए आपके शरीर के भीतर मौजूद नवजात आत्मा का उपयोग करके आपकी चेतना के सागर में दिव्य चेतना को जागृत करना आवश्यक है ताकि यह एक आदिम आत्मा में परिवर्तित हो सके। ये प्रक्रिया काफी लंबी थी। ब्रेकथ्रू को पूरा करने और आत्मा रूपांतरण क्षेत्र की पहली परत तक पहुंचने में आपको पूरे 2 महीने लगे। हालांकि सफलता पूरी होने के बाद भी आपको हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता था। बाकी सबके पास एक ही आदिम आत्मा होती है, लेकिन तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि 2 हैं। नहीं, आपको लगता है कि इस तरह कहना भी पूरी तरह सही नहीं लगता। वर्तमान स्थिति यह है कि आपके चेतना सागर में एक आदिम आत्मा मौजूद है और दूसरी वास्तव में आपके शरीर के भीतर स्थित नवजात आत्मा के अंदर है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी नवजात आत्मा एक आत्मा में बदलने वाली है। आप इसे समझ नहीं पाए, लेकिन आपने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय मार्शल दाओ में सफलता प्राप्त करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। ट्रू एसेंस दायरे से मार्शल दाओ ब्रेकथ्रू के बाद ये यूनिटी दायरा है। ये सच्चे सार क्षेत्र के मूल ऊर्जा कवच को पूरी तरह से अपने भीतर एकीकृत करने पर जोर देता है। इसे हासिल करने के बाद भविष्य में आपके शरीर की रक्षा करने की क्षमता और भी मजबूत हो जाएगी। इस मार्शल दाओ ब्रेकथ्रू में एक अप्रत्याशित घटना भी घटित हुई। आपने पाया कि आपकी नवजात आत्मा भी मूल ऊर्जा ढाल को अपने भीतर एकीकृत कर रही थी। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। इस सफलता को प्राप्त करने में भी आपको 3 महीने लगे और आपकी मार्शल दाओ साधना एकता क्षेत्र की पहली परत तक पहुंच गई। ब्रेकथ्रू पूरा करने के बाद आपने अपने शरीर के भीतर की नवजात आत्मा को देखा और हमेशा महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। क्या इसे अभी भी नवजात आत्मा माना जा सकता है? इसमें एक आदिम आत्मा है और इसमें मार्शल दाओ की सुरक्षात्मक मूल ऊर्जा ढाल है। नहीं, अब सुरक्षात्मक मूल ऊर्जा ढाल इसमें एकीकृत हो गई है। आप इसे किसी भी तरह से देखें, आपको ऐसा महसूस होता था कि आपकी अपनी नवजात आत्मा एक लघु साधक की तरह है। इसे समझने में असमर्थ होने के कारण आपने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, इसे आपने ही उगाया था, इसलिए आपको लगा कि इसमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दरअसल जो बात आपको नहीं पता थी वह ये थी कि इससे नुकसान तो होता था, लेकिन इसके फायदे बहुत अधिक थे। ईश्वरीय लोक की वास्तविक शक्ति यही निहित है। ईश्वर लोक का मूल तत्व नवजात आत्मा है। ये सर्वविदित है कि शियान दाओ के शक्तिशाली योद्धाओं की 2 घातक कमजोरियां हैं, एक है नवजात आत्मा और दूसरी है आदिम आत्मा। और आप अपनी नवजात आत्मा में अंतर के कारण वास्तव में केवल एक ही कमजोरी रखते हैं और वह है आपकी नवजात आत्मा। यदि आपकी मूल आत्मा नष्ट भी हो जाती है तब भी आपकी नवजात आत्मा के भीतर एक मूल आत्मा मौजूद रहती है और आप जीवित रह सकते हैं। और देवलोक की नवजात आत्मा में मार्शल दाओ के समान ही शक्तिशाली रक्षा क्षमता होती है, जिससे इसे मारना मुश्किल हो जाता है। ये कहा जा सकता है कि समान स्तर के शियान दाओ या मार्शल दाओ के महाशक्तिशाली योद्धा आपको मार नहीं सकते। बेशक आपको इनमें से किसी भी बात का पता नहीं था। इस समय आपको केवल यही महसूस हो रहा था कि आपकी नवजात आत्मा बहुत ही विचित्र है। ब्रेकथ्रू पूरा करने के बाद आपको एल्डरली मिले। आपने एल्डरली को बताया कि सीनियर लू वेआई द्वारा छोड़ी गई फॉर्मेशन में एक समस्या है और आशा जताई कि सभी मिलकर इसे दूर कर सकते हैं। एल्डरली ने तुरंत सभी को बैठक के लिए बुलाया। अंततः आपका प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया। आपने कड़वी मुस्कान दी, ये जानते हुए कि फिर भी यह काम नहीं करेगा। आपने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खेती करना जारी रखा। 74 आकाश को ढकने वाला विशाल हाथ। 42वें वर्ष में वरिष्ठ लू वेआई द्वारा परित्यक्त संरचना ध्वस्त हो गई और स्पाइन माउंटेन में भारी जानमाल का नुकसान हुआ। इस स्थिति को देखकर आप असहाय हो गए थे। आखिरकार आपने 1 साल पहले सबको याद दिलाया था, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी बातों का कोई खास असर नहीं हुआ और ज्यादातर लोगों ने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। 43वें वर्ष में एल्डरली ने स्पाइन माउंटेन के शेष युक्सियनवादियों का नेतृत्व करते हुए आपके पिता जियान फुशान से मुलाकात की ताकि वे मिलकर सीलबंद भूमि से बाहर निकलने के बारे में चर्चा कर सकें। 20 साल से भी अधिक समय पहले आपने अपने पिता को स्पिरिट स्टोन के बहुत सारे संसाधन दिए थे, जिससे उनकी साधना में तेजी आई और अब उनकी साधना डूजी9 रील पर है। आपके पिता ने आगे बढ़कर नेतृत्व करने की पेशकश की और कहा कि वे किसी भी समय प्रस्थान कर सकते हैं। ये सुनकर एल्डरली और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हुए। डूजी9 रियल में आपके पिता जैसे गुरु का होना जो मार्ग प्रशस्त करते हैं, निस्संदेह सीलबंद फॉर्मेशन को भेदने की सफलता दर को बढ़ाता है। इसलिए उन्होंने तुरंत रवाना होने और मृत्यु रेगिस्तान का सामना करने का फैसला किया। तुम जो चुपकर सुन रहे थे, तुमने तुरंत इस क्षण उन्हें रोकने के लिए आवाज उठाई। इस सिमुलेशन की शुरुआत से ही आपने डेथ डेजर्ट में प्रवेश करने के समय को बदलने का फैसला कर लिया था।
आखिरकार आपको पता था कि 10 साल में दिव्य बिजली गिरेगी, इसलिए मृत्यु रेगिस्तान का सामना करने की कोई जल्दी नहीं थी। तुमने सोचा, जब तुम्हारे पिता 30 वर्षों से अधिक समय में एक नश्वर प्राणी से जूझी 9वें स्तर तक साधना कर सकते थे, तो क्या होता अगर उन्हें और 10 वर्ष दिए जाते। तुम्हें लगता था कि तब तक तुम्हारे पिता के लिए अमरत्व प्राप्त करना असंभव नहीं था। एक बार जब आपके पिता की साधना का स्तर अमर से ऊपर हो जाता तो उस सीलबंद संरचना को तोड़ना बहुत आसान हो जाता। तो एक अमर पिता के साथ क्या फॉर्मेशन के पीछे छिपे उन ड्रैगन सोल्स का सामना करना अभी भी बहुत खतरनाक होगा। समय रहते ही आपने आपत्ति जताने के लिए तुरंत कदम उठाया। तुम्हारी बाधा सुनकर सब तुम्हारी ओर देखने लगे। तुम्हारे प्रति उनकी निगाहें अब उतनी दोस्ताना नहीं रहीं। आखिरकार अगर वे इस जगह को छोड़ नहीं सकते तो उनमें से अधिकांश का स्वर्गीय बिजली से मारे जाने से बचना मुश्किल होगा। केवल तुम्हारे पिता जियान फुशान ने ही तुम्हारी ओर मुस्कुराते हुए देखा और तुमसे कहा कि उसके खतरे के बारे में चिंता मत करो। तुम्हें दूसरों की निगाहों की परवाह नहीं थी। आखिरकार तुम उनकी भावनाओं को समझते थे और उनके प्रति सहानुभूति रख सकते थे, लेकिन तुम्हारे अपने कारण थे। अपने पिता के शब्दों का सामना करते हुए आपको एक पल के लिए थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। तुम्हें पता था कि यह एक सिमुलेशन है, वास्तविकता नहीं, इसलिए तुमने कभी अपने पिता की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं की। हालांकि आपने तुरंत स्थिति को संभाल लिया और सभी को समझा दिया। आपने कहा था कि रक्षक दुष्ट जानवर बहुत शक्तिशाली है और सुझाव दिया था कि सभी लोग आगे बढ़ने का प्रयास करने से पहले कुछ समय और साधना करें। सब लोग आपकी बात समझ गए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आकाशीय बिजली कब गिरेगी, इसलिए सहमति की आवाजें ज्यादा नहीं उठी। और यद्यपि आपको आकाशीय बिजली के अवतरण का समय पता था, फिर भी आप इसे समझाना नहीं जानते थे। आप एक पल के लिए दुविधा में पड़ गए थे। अंततः मृत्यु रेगिस्तान का सामना करने का समय अभी भी स्थगित कर दिया गया। कारण की बात करें तो ये वास्तव में बहुत सरल था। चूंकि आप बोलती थी और आपके पिता आप पर बहुत स्नेह करते थे, तो भला वह आपकी बात क्यों नहीं सुनते। और तुम्हारे पिता जो सबसे शक्तिशाली योद्धा थे के न हिलने डुलने के कारण बाकी लोगों ने स्वाभाविक रूप से अकेले ही मृत्यु रेगिस्तान में जाने का साहस नहीं किया।